सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। उमूमन जिंदगी की जवानियां शाम होते ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन उम्रा तबके की असल जिंदगी शाम से ही शुरू होती है। इसलिए शहर के तमाम बड़े बड़े होटलों, रक्सगाहों, जुए खानों और अय्याशी के खुफिया अड्डों में शाम होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है और फिर सुबह तक रंगो नूर का एक सैलाब हर तरफ रवां तवां नजर आता है। रेनबो होटल दारुल हुकूमत का इंतहाई शानदार और वसीउ अरीज होटल था, जहां सिर्फ आला उम्रा तबका ही दाखिल होने की जरूरत कर सकता था। वैसे तो चहल पहल यहाँ हर रात होती थी, लेकिन आज तो ये चहल पहल अपने पूरे शबाब पर थी। हॉल में कुर्सियां इंतहाई करीने से सजाई गई थी। हर खाली टेबल पर रिजर्वेशन कार्ड लगा हुआ था। हॉल को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि इंसान देखते का देखता ही रह जाता। वो ऐसा महसूस करता जैसे अल्फ लैला दुनिया में आ पहुंचा हो। पूरा हॉल भरा हुआ था, सिर्फ चंद मेजें खाली थी। ये सजावट और रौनक रप्पासा मैरी के दम से थी, जिसकी शोहरत का सितारा आजकल बामे उरूज पर पहुंचा हुआ था। पूरी दुनिया में उसके रक्स और हुस्न की शोहरत थी। होटल रेनबो में ये उसका दूसरा रक्स था। कल का रक्स ही इतना जज्बात खेज और नशा आवर साबित हुआ कि लोग उसके फन हुस्न और शबाब पर मर मिटे। इसलिए आज कल से भी ज्यादा रौनक थी। अभी प्रोग्राम शुरू होने में काफी देर थी, इसलिए तमाम लोग कॉफी और शराब वगैरह से शुगल कर रहे थे। हॉल में हल्के हल्के मुतरन्नम तहकहे गूंज रहे थे, जिनकी शीरीनी के सामने हॉल में बजने वाला ऑर्केस्ट्रा भी कभी कभी मांद पड़ जाता। अचानक हॉल के दरवाजे पर इमरान नमूदार हुआ। वो जोर से खनकारा तो एकदम तमाम लोगों की नजरें उस तरफ उठ गईं और पूरे हॉल में एकदम कह कहे गूंज उठे। उसकी हालत ही इतनी मजे का खेज थी कि संजीदा से संजीदा इंसान भी हंसने पर मजबूर हो जाता। एक तो टेक्निकलर लिबास, फिर चेहरे पर हिमाकत की दबीज तहें। वो हॉल को इतनी हैरानी से देख रहा था जैसे पत्थर के जमाने का इंसान हो और यह सब कुछ जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। देखने का अंदाज ही इतना मजे का खेज था कि लोगों को बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर देता। वो वार से हर चीज को देखता, पहले एक आंख बंद करके, फिर दूसरी और फिर दोनों आंखें। जब दोनों आंखों से कुछ नजर न आता तो चेहरे पर झुंझलाहट तारी हो जाती। उसे वहां इस तरह देख देख कर एक वेटर अदब से उसकी तरफ बढ़ा और उससे रिजर्वेशन कार्ड के मुताल्लिक पूछने लगा। पहले तो इमरान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। जब वेटर जोर से बोला तो वो ऐसे उछला जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो। वो संभलते संभलते वेटर को अपने साथ जमीन पर ले आया। वेटर के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे, लेकिन वो कुछ न बोला और इमरान खड़े होकर ऐसे कपड़े साफ कर रहा था जैसे गिरना उसका मामूल हो। फिर वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक मेज पर जा बैठा। मेज पर उसके नाम का कार्ड लगा हुआ था, जो उसके बैठते ही पास खड़े हुए वेटर ने उठाकर मेज के नीचे रख दिया। इस मेज पर 4 कुर्सियां थी। इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर टांगे रख दी और इत्मीनान से जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट निकाला, उसे फाड़ा और फिर च्युइंगम का एक पीस मुंह में डाल दिया। लोग उसे इंतहाई दिलचस्पी से देख रहे थे और फिर उसके बैठने का अंदाज अभी हंसी लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी। एक स्मार्ट नौजवान पास वाली मेज से उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इमरान के इन्हिमाक में कोई फर्क ना आया। नौजवान बोला, क्या आप पहली बार किसी होटल में आए हैं? इमरान चौंका और नौजवान की तरफ देखकर फौरन खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर सीने से लगाया और जोर से बोला, हाय मेरी जान, तेरी तलाश में तो मैंने समंदर छान मारे हैं। रूसी रॉकेट में बैठकर खला से हो आया हूं, मगर तुम कहीं न मिले। नौजवान घबरा गया और गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? इमरान बोला, मेरी जान, हर आशिक को पागल ही कहा जाता है और फिर तुम्हारी जैसी हसीना का आशिक। नौजवान झिम गया और फिर उसने खिसकने में ही आफियत समझी। उसकी हालत देखकर हॉल में बैठे लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए, मगर इमरान फिर उसी तरह बैठ गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। इतने में सफदर, जूलिया और चौहान हॉल में दाखिल हुए। वो तीनों आला लिबास में बलबूस थे। खासतौर पर जूलिया तो आज खूब बनसबर कराई थी। आज की दावत भी उन्हें इमरान ने दी थी। वो इमरान की तरफ तीर की तरह बढ़े और हेलो का नारा लगाते हुए कुर्सियों पर बैठ गए, मगर जूलिया की कुर्सी पर तो इमरान पैर थैलाए बैठा था, इसलिए वो खड़ी रही और इमरान की ये हालत देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। ये कोई बैठने का अंदाज है? हटाओ मेरी कुर्सी पर से पैर। लेकिन इमरान भला ऐसी कच्ची अर्ज कहाँ सुनता है। उसके कान पर जूं तक न रेंगी। वो इस तरह पैर फैलाए च्युइंगम चबाता रहा। अब तो जूलिया का पारा एकदम 110 डिग्री पर पहुंच गया। वो और तो कुछ न कर सकी। उसने मेज पर से एस्ट्रे उठाया और इमरान के सर पर दे मारा, मगर मुकाबिल भी इमरान था, इस सदी का चालाक तरीन इंसान। एस्ट्रे लगने से पहले वो कुर्सी छोड़ चुका था। जूलिया झुंझलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इमरान फिर अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उनमें से चंद की नजरों में मलामत के आसार थे और बाकी मुस्कुरा रहे थे। सफदर इमरान की तरफ देखकर बोला, इमरान साहब, आज की दावत आखिर किस मकसद के लिए है?
वो बोला आज मैं और जूलिया अपने इश्क की पहली सालगिरह मना रहे हैं, इस सिलसिले में ये दावत दी है, वरना मुझे किसी हकीम ने बताया था कि मैं इतने पैसे खर्च करूं। सफदर और चौहान हंसने लगे और जूलिया भिन्ना कर रह गई, मगर कुछ न बोली। उसके बाद बातों का सिलसिला चल निकला। इमरान ने कॉफी मंगाई। आहिस्ता आहिस्ता जूलिया भी बातों में दिलचस्पी लेने लगी और उसका गुस्सा उतर गया, मगर इमरान बातों के साथ साथ हॉल पर भी नजर दौड़ा लेता। अचानक वो बुरी तरह चौंका और संभल कर बैठ गया, लेकिन ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुआ। उसके बाद वो उसी तरह लापरवाह हो गया। लेकिन सफदर खास तौर पर तशवीश में पड़ गया, क्योंकि इमरान का इस तरह चौंकना उसके लिए किसी खास बात का इशारा करता था। उसकी नजरें फौरन दाखिली दरवाजे की तरफ उठी। वहां से एक गैर मुल्की नौजवान इंतहाई आला गर्म सूट में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता एक मेज की तरफ बढ़ रहा था। सफदर ने समझ लिया कि इमरान उसे ही देखकर चौंका है। उसने इमरान से पूछा, ये कौन है? इमरान बोला, मेरे होने वाली बीवी के दामाद का ससुर। चौहान ने हैरत से मुंह फाड़ कर पूछा, क्या बात हुई? इमरान मुंह बनाकर बोला, कमाल है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कहते हो कोई बात ही नहीं हुई। जूलिया ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, आखिर हुआ क्या? इमरान ने उनकी तरफ मुंह करके आहिस्ता से कहा, ये नौजवान जर्मनी की सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखता है और इसका नाम मिल्टन है। सफदर अपनी हैरत न छुपा सका, बोला, जर्मनी? मगर ये यहाँ कहाँ? इमरान बोला, यही तो मैं सोच रहा हूँ। सफदर ने पूछा, मगर तुम इसे किस तरह जानते हो? इमरान बोला, मैं किसको नहीं जानता, कहो तो इसके साथ पुश्तों का हाल बयान कर दूं। चौहान बोला, खैर होगा, हमें क्या। उसके चेहरे पर भी तशवीश की आसार नुमाया थे। इमरान अचानक सफदर से मुखातिब हुआ, सफदर क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? वो बोला, नहीं। क्यों? हम यहाँ दावत खाने आए हैं, निशानेबाजी करने नहीं। इमरान बोला, लेकिन मुझे यहाँ हंगामा होता नजर आ रहा है। इतने में रक्स शुरू हो गया। रक्स वाकई है जानखेज था। सब लोग रक्स देखने में मसरूफ हो गए, लेकिन इमरान बुरे बुरे मुंह बना रहा था। जूलिया से रहा न गया। उसने इमरान से पूछा, तुम ये कौनैन क्यों चबा रहे हो? वो बोला, मैं सोच रहा हूं कि लोग इस बेमानी उछल कूद पर आशिक हो गए हैं। इससे ज्यादा अच्छी उछल कूद तो कल्लू की अम्मा कल्लू के अब्बा से लड़ाई के वक्त कर लेती होगी। रक्स अपने पूरे उरूज पर था और मैरी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लिबास से बेनियाज होता जा रहा था। लोगों के मुंह से सिसकारियां निकलती रही। अचानक इमरान तीर की तरह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा चला गया। उसको गए थोड़ी देर हुई थी कि एक जोरदार चीख बुलंद हुई। रक्स रुक गया। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उन तीनों ने देखा कि वही नौजवान सीने पर हाथ रखे फर्श पर लोटपोट हो रहा है। देखते ही देखते वो ठंडा हो गया। कत्ल कत्ल का शोर मच गया। लोग जल्दी से खिसकने लगे, लेकिन मुंतजमीन ने दरवाजे बंद कर दिए, जिस पर चंद लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन मैनेजर ने माजरत की कि जब तक पुलिस न आए वो दरवाजा नहीं खोल सकते। इतने में इमरान वापस आता हुआ नजर आया। उसके बाल कुछ बिखरे हुए थे और चेहरे पर भी 2-3 खराशें थीं। वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया ने कहा, कहाँ गए थे? वो बोला, अपनी बीवी के दामाद के ससुर के कातिल को पकड़ने। वो बोली, मगर तुमने उसे देख कैसे लिया? इमरान बोला, मुझे गैलरी के पर्दे के पीछे पिस्तौल की नाली की झलक नजर आ गई थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही वो गोली चला चुका था और फिर भाग गया। खैर मैंने उसे देख लिया है। इतने में पुलिस आ पहुंची और थोड़ी सी तफ्तीश के बाद दरवाजे खोल दिए गए और हस्बे तवक्को कातिल का कुछ पता न चल सका। टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। जूलिया ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। X2 की एक गुर्राहट सी बुलंद हुई और जूलिया संभल गई। गुड मॉर्निंग सर। वो बोला, मॉर्निंग। जूलिया, तमाम मेंबरों से कह दो कि 1 घंटे के बाद दानिश मंजिल में जमा हो जाएं। आज हमारी टीम में एक नए मेंबर का इजाफा हो रहा है, उसका तारुफ तुम सबसे कराया जाएगा। जूलिया ने तमाम मेंबरों को फोन करके ये खबर सुना दी। 1 घंटे के बाद सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान दानिश मंजिल के एक हॉल में बैठे थे। वो आपस में उस नए मेंबर के मुतल्लिक बातचीत कर रहे थे। तनवीर ने नाक सुकोड़ कर कहा, आखिर इतने सारे मेंबर भर्ती करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोग कम हैं? जूलिया ने तुनक कर जवाब दिया, X2 तुमसे बेहतर समझता है। तनवीर बोला, X2 कोई खुदा नहीं है, आखिर वो भी हमारी तरह इंसान है। चौहान बोला, खैर ये ना कहो, X2 जैसा दिमाग तो हम सब मिलकर भी नहीं पैदा कर सकते। इतने में इमरान दरवाजे में दाखिल हुआ। बोला, ये तुम सब मिलकर किसे पैदा कर रहे हो? क्या इसके लिए जूलिया अकेली काफी नहीं? सब बुक्के कहा मार कर हंसने लगे, लेकिन जूलिया और तनवीर का मुंह बन गया। अभी वो जवाब देने ही वाले थे कि जकाजक ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा और वो सब X2 को सुनने के लिए संभल गए। लेकिन इमरान उसी तरह लापरवाही से बैठा रहा। X2 की आवाज आई, क्या तमाम मेंबर आ गए? जूलिया ने कहा, जी हाँ। X2 बोला, खूब, तो सुनो, आज मैं आपका एक नए मेंबर से तारुफ करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम सब उससे मिलकर जरूर खुश होगे और वो हमारी टीम में एक शानदार इजाफा होगा। उसका नाम कैप्टन शकील है और मैंने उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस से लिया है। उसका साबिका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। बाकी रही पर्सनैलिटी वाली बात, वो आप सब खुद देख लोगे।
X2 की आवाज आना बंद हो गई थी। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद सीधे बालों वाला नौजवान जिसने इंतहाई खूबसूरत चॉकलेटी रंग का सूट पहना हुआ था, उसका कद तकरीबन 6 फुट 4 इंच के करीब था और उसके साथ साथ उसका जिस्म भरा हुआ और फौलाद की तरह सख्त मालूम होता था। चेहरा बिल्कुल सपाट, सिर्फ कुशादा पेशानी पर 2 लकीरें उभरी हुई थीं जो उसकी वजाहत में और भी इजाफा कर रही थीं। सब उसकी वजाहत और खूबसूरत शख्सियत से मुतासिर नजर आने लगे। कैप्टन शकील ने अंदर दाखिल होकर सबको सलाम किया और फिर एक एक से हाथ मिलाने लगा। सफदर ने तारुफ की रस्म अदा की और फिर वहां चाय का दौर चलने लगा और इस दौरान बातों का सिलसिला छिड़ गया जिसका ताल्लुक कैप्टन शकील की जात से ही था। कैप्टन शकील ने अपना तारुफ करवाया कि वो एक आला पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। एमए तक तालीम हासिल करने के बाद मिलिट्री में चला आया, वहां से मिलिट्री इंटेलिजेंस में लिया गया और अब उसे यहाँ भेज दिया गया है। उसकी बातें करने का अंदाज भी इंतहाई दिलकश था, लेकिन ये अजीब बात थी कि बातें करने के दौरान उसका चेहरा इंतहाई सपाट रहता था, जैसे वो मेकअप में हो। इस चीज को जूलिया और सफदर ने महसूस किया, लेकिन वो चुप रहे। X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी, कैप्टन शकील। शकील फौरन बोला, यस सर। बाकी सब लोग तहका मारकर हंस पड़े। सफदर बोला, आप हैरान ना हो कैप्टन साहब, ये हैं ही ऐसे, अभी तो आगे आगे आप पर इनके जौहर खुलेंगे। इमरान बुरा मानने वाले अंदाज में बोला, मैं कोई मिस जौहर कलकत्ते वाली हूं जो मेरे जौहर खुलेंगे? सफदर, तुमने मेरी तौहीन कर दी है, अब मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। एक बार फिर सब हंस पड़े, जिनमें कैप्टन शकील भी शामिल था, और फिर ये दिलचस्प मजलिस बर्खास्त हो गई। शहर में गहमा गहमी पूरे जोरों पर थी। हर शख्स अपने अपने हाल में मस्त था। रेडियो पर दोपहर की खबरें नशर हो रही थीं कि अचानक रेडियो की नशरियात में गड़बड़ होने लगी और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे अनाउंसर की आवाज मध्यम होती चली गई। वो कह रही थी कि ऐ कुर्राए अर्ज के लोगों, संभल जाओ, अब भी वक्त है। तुम लोग अपने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दो जिन्होंने तुम्हारे हुकूक जब्त कर रखे हैं, जो तुम्हें गुर्बत की चक्कियों में पीस रहे हैं। ये सब गद्दार हैं, इनको इनकी गद्दारी की भयानक सजा दो। ये पहला अल्टीमेटम है, अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपने मौजूदा हाकिमों के खिलाफ बगावत न की तो माका जोंगा की नजरों में तुम भी गद्दार हो जाओगे और फिर तुम्हारी भी वही सजा होगी जो उनकी है। सुनो, अब भी संभल जाओ, माका जोंगा तुम्हें वक्त दे रहा है। 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे, उसके बाद तुम सब पर एक आफत टूट पड़ेगी जिससे न नौजवान बच सकेंगे, न बूढ़े, न औरतों को पनाह दी जाएगी और न बच्चों को। हर अमीर व गरीब को यकसां सजा दी जाएगी। अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुमने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो अवाम इस सजा से बच जाएंगे और माका जोंगा की निगरानी में ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। माका जोंगा जिंदाबाद। तकरीर खत्म होते ही अनाउंसर की आवाज दोबारा आने लगी। इस आवाज को सुनते ही हुकूमत की तमाम मशीनरी परेशान हो गई। टेलीफोन पर टेलीफोन होने लगे। उसकी आवाज का मखरज मालूम करने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन कुछ पता न चल सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि उसी वक्त तमाम दुनिया की नशरियात जाम हो गईं और यही आवाज तकरीबन हर मुल्क के उस इलाके की कौमी जबान में नशर हुई। तमाम दुनिया इस ऐलान से बौखला उठी। अवाम में चेमेगोइयां शुरू हो गईं। चंद लोग इसकी हिमायत में थे और चंद इसके खिलाफ। शरपसंद नासिर ने अपनी तमाम सरगर्मियां तेज कर दी, लेकिन हर मुल्क की हुकूमत ने सख्ती से इस तकरीर की तरदीद की। लोगों को होशियार किया कि इस काले प्रोपेगेंडे से बचें। दारुल हुकूमत में फौरी तौर पर हुकाम का एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें काफी बहस व मुबाहसे के बाद ये तय किया गया कि नज़्म नस्क को हर हालत में बरकरार रखा जाए और गुंडा अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। शाम की खबरों में एक बार फिर ये ऐलान दोहराया गया, जिससे हलचल में इजाफा हो गया। फिर तो खबरों की हर बुलेटिन के दौरान ये ऐलान दोहराया गया और मोहलत की मुद्दत बाकायदा घंटों में बताई जाती। पूरी दुनिया के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। सारी दुनिया में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। जैसे जैसे मुद्दत खत्म होती जाती, खौफ व हरास में इजाफा होता चला जाता। दारुल हुकूमत का नज़्म नस्क फौज ने संभाल लिया, लेकिन हुकाम और अवाम दोनों परेशान थे कि यह मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई और किस तरह होगी, किस किस्म की होगी। सबके जहनों में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसका कोई मुनासिब जवाब न मिल सका। आखिर इस मोहलत के खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घंटा भी गुजर गया। लोग परेशानी के आलम में घरों में घुस गए। अचानक फजा में वही आवाज गूंजने लगी, कुर्राए अर्ज के लोगों, तुम्हारी सजा का वक्त आ पहुंचा। माका जोंगा तुम्हें भयानक सजा देना चाहता है, लेकिन चूंकि ये पहली वार्निंग थी इसलिए सजा इंतहाई कम दी जाएगी। इसके बाद जो सजा होगी वो इंतहाई भयानक होगी। लोगों, तैयार हो जा। अब से ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी जमीनों में पानी की सतह ऊंची हो जाएगी और फिर जमीन के चप्पे चप्पे से पानी निकलेगा
तमाम इमारतें, चाहे वो कच्ची थीं या पक्की, ऐसे गिरने लगेंगी जैसे रेत की दीवारें। लोग डूबने लगे, तमाम इंतजामी मशीनरी फेल होकर रह गई। सड़कों पर पानी ही पानी बहने लगा। लोग धड़ाधड़ ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचने लगे, लेकिन इस धक्कम-पेल में सैकड़ों लोग मर गए। लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए। यह सब कुछ आधे घंटे के लिए हुआ। उसके बाद जमीन से पानी निकलना बंद हो गया। अब हर तरफ कयामत का समा था। तूफान नूह की तो सिर्फ हिकायतें सुनी हुई थीं। अब लोगों ने अपनी आंखों से तूफान नूह का मंजर देख लिया था। हर तरफ पानी ही पानी था। अब पानी निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन इमारतें धड़ाधड़ गिर रही थीं। लोग इमारतों से सामान निकालने लगे, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। सैकड़ों लाशें उस पानी में तैर रही थीं। उनमें से बच्चे भी थे, बूढ़े भी और औरतें भी। मुख्तलिफ सामान भी पानी में तैर रहा था। हर तरफ मौत की सी वीरानी छाई हुई थी। लेकिन यह अच्छा हुआ कि हर लम्हा पानी की सतह नीचे गिर रही थी। आखिर जब पानी की सतह बिल्कुल नीचे हो गई तो बचे कुचे बदहाल लोग बिल्डिंगों की आखिरी मंजिलों से निकल आए। अब शहर में हर तरफ मातम हो रहा था। लाखों की तादाद में लोग मर चुके थे। करोड़ों का नुकसान हो चुका था। दारुल हुकूमत को फौज के हवाले कर दिया गया था और फौजी गाड़ियां और टैंक शहर में गश्त कर रहे थे। हर तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई थी। वीरानी ही वीरानी, मौत की वीरानी। सफदर आराम से बैठा चाय पी रहा था कि एकदम उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन होटल के सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। वो बड़ा हैरान हुआ, फिर सोचा शायद किसी के साथी का नाम हो। चनाचे वो फिर चाय की प्याली की तरफ मुतवज्जे हो गया कि अचानक उसे एक छोटा सा कंकर लगा। बेसाख्ता उसकी नजर ऊपर उठ गई तो गैलरी में उसे कैप्टन शकील बैठा हुआ नजर आया। कैप्टन शकील ने उसे आंख से इशारा किया। वो खुद उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। सफदर ने इत्मीनान से चाय का आखिरी घूंट लिया और उठकर बाथरूम की कतार की तरफ बढ़ गया। एक तरफ उसे कैप्टन शकील सिगरेट पीता नजर आया। उसकी आंखों में बेताल्लुकी थी और चेहरा हमेशा की तरह हर किस्म के जज्बात से आ रही। सफदर जैसे ही उसके पास से गुजरा, एक कागज का पुर्जा उसके हाथ में मुंतकिल हो गया। सफदर फौरन एक खाली बाथरूम में घुस गया। उसने पुर्जा पढ़ा तो लिखा था, सफदर, अपने सामने वाली मेज पर ग्रे सूट वाले का ख्याल रखना। वो तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहां तक आया है। सफदर ने कागज को मरोड़कर बेसन में बहा दिया और खुद दरवाजा खोल दिया। बाहर आ गया तो उसे वही ग्रे सूट वाला अपनी तरफ आता नजर आया। सफदर को देखते ही उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमायां हुई। सफदर बगैर तवज्जो दिए उसके पास से गुजरता चला गया। सफदर सीधा काउंटर पर गया और काउंटर गर्ल से फोन की इजाजत चाही। सफदर ने X2 के नंबर घुमाए। फौरन उधर से X2 की मखसूस आवाज उभरी। X2, मैं सफदर बोल रहा हूं जनाब। X2 बोला, कहो क्या बात है। आवाज में सख्ती नुमाया थी। सफदर ने कहा, जनाब आपके हुक्म के मुताबिक होटल शिजान में ठीक 6 बजे पहुंच गया था। वहां मुझे कैप्टन शकील ने एक ग्रे रंग वाले सूट के मुतल्लिक बताया कि वो मेरा ताकुब करता हुआ यहां तक पहुंचा है। X2 गुर्राया, सफदर ने फौरन कहा, यस सर। X2 बोला, तुम फौरन होटल से चले जाओ। ग्रे सूट वाला तुम्हारा पीछा करेगा। उसे हर हालत में लेकर दानिश मंजिल में पहुंच जाओ। मैं नाकामी की बात नहीं सुनूंगा। सफदर ने कहा, ओके सर, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने फोन रख कर काउंटर गर्ल की तरफ देखा, लेकिन वो उस तरफ मुतवज्जे न थी। सफदर ने आहिस्ता से जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रख कर बाहर निकलता चला गया। बाहर आकर उसने इधर उधर देखा और एक टैक्सी को बुलाकर उसमें बैठ गया। ड्राइवर को न्यू हाई स्ट्रीट की तरफ चलने का हुक्म दिया। टैक्सी चल पड़ी। सफदर ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो एक सुर्ख रंग की कार बड़ी तेजी से उनके आगे निकल गई। उसे वही ग्रे सूट वाला ड्राइव कर रहा था। सफदर मुस्कुराया और उसने ड्राइवर को कहा कि इसका पीछा करो। ड्राइवर ने कहा, मगर चना। सफदर ने कहा, यह पुलिस का काम है, घबराओ मत। और ड्राइवर बड़ी मुस्तैदी से उसका पीछा करने लगा। अचानक सुर्ख रंग की कार झरना झील की तरफ मुड़ गई। ये एक सुनसान सड़क थी। सफदर संभल गया। अब तमाम रास्ता सुनसान शुरू हो गया था। अचानक सुर्ख रंग की कार सड़क पर टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक मारी। टैक्सी रुक गई। एक कार पीछे भी आ रुकी। उसमें से 4 आदमी पिस्तौल लेकर नीचे उतर आए। सफदर बुरी तरह घिर चुका था, लेकिन वो इत्मीनान से बैठा रहा। वो चारों उसकी कार के गिर्द खड़े हो गए। उनमें से एक ने सफदर को नीचे उतरने को कहा। जैसे ही सफदर नीचे उतरा, वो सुर्ख रंग की कार तेजी से आगे बढ़ गई और सफदर अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो चारों उसे पिस्तौल की जद में लिए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। सफदर ने सोचा, इस तरह तो वो खुद किसी हकीर चूहे की तरह चूहेदान में फंस जाएगा। उसे कुछ करना चाहिए। ये सोचते ही वो चलते चलते एकदम बैठ गया। उससे बिल्कुल पीछे आने वाला उसके ऊपर से गिरता हुआ आगे जा पड़ा।
ये सोचते ही वो चलते चलते एकदम बैठ गया। उससे बिल्कुल पीछे आने वाला उसके ऊपर से गिरता हुआ आगे जा पड़ा। सफदर को इतना मौका काफी था। वो बाकितियों से उलझ पड़ा और इतनी तेजी से लातें और घूंसे मारने लगा कि उनके हाथ से पिस्तौल छूट गए और वो सफदर से गुथ गए। सफदर भला 3 आदमियों के बस में कहाँ आता था। उसने 2 मिनट से भी कम अरसे में तीनों को लिटा दिया। अचानक उसके पीछे से एक चीख उभरी और वो उछलकर एक तरफ हट गया। उसे अपने पीछे एक आदमी जिसको उसने नीचे बैठकर गिराया था गिरता हुआ नजर आया। ये कारनामा टैक्सी ड्राइवर का था जिसने एक पत्थर से उसे मार गिराया था। सफदर ने उन चारों की तलाशी ली तो सबकी जेबों से एक अजीबोगरीब कार्ड निकला जिस पर सुर्ख रोशनाई से माका जोंगा लिखा हुआ था। नीचे मौत की तस्वीर यानी खोपड़ी और उसके नीचे 2 हड्डियां बनी हुई थी। इतने में वो टैक्सी ड्राइवर भी करीब आ गया। सफदर ने उसे तहजीन आमेज नजरों से देखा और उसकी मदद से उन चारों को उठाकर उनकी कार में ठूस दिया और खुद टैक्सी में बैठकर वापस शहर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि ऐसे यकीन था कि वो उस सुर्ख रंग की कार को नहीं पा सकता। वो X2 से सख्त शर्मिंदा था। अब न जाने उसकी इस नाकामी पर X2 का क्या रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन शायद इन कार्डों की वजह से जान बच जाए। शहर आने पर उसने टैक्सी फोन बूथ के करीब रुकवा दी। जैसे ही ग्रे सूट वाला होटल से उठा, कैप्टन शकील ने अपनी जगह छोड़ दी। बिल वो पहले ही अदा कर चुका था। वो तीर की तरह ग्रे सूट वाले के पीछे गया। ग्रे सूट वाला एक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में बैठ रहा था। कैप्टन शकील ने तेजी से इधर उधर देखा और फिर वो डिग्गी को आहिस्ता से उठाकर फुर्ती से अंदर घुस गया। इतने में कार आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी, फिर वो तेजी से भागने लगी। कैप्टन शकील एक झर्री से पीछे का नजारा देख रहा था। अचानक कार ने एक टैक्सी को क्रॉस किया। उसमें उसे सफदर की कमीज के कफ में लगे हुए मखसूस बटन की झलक नजर आई। फिर वो सुर्ख टैक्सी तेजी से कार के पीछे भागती हुई नजर आई। अचानक कार रुक गई। कैप्टन शकील ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, नहीं तो उसका सर डिग्गी के ढकने से जा टकरा था। टैक्सी के ब्रेक भी बड़ी तेजी से लगे थे। कैप्टन शकील को डर था कि कहीं कार में मौजूद ग्रे सूट वाला उतरकर पीछे न चला आए, लेकिन कोई ना आया। उसने देखा कि सफदर की कार के पीछे एक और कार आकर रुकी और सफदर 4 पिस्तौलों की जद में नीचे उतर रहा है। अभी वो कुछ करने का इरादा ही कर रहा था कि कार तेजी से चल पड़ी। अब सारी स्कीम उसकी समझ में आ गई। ताकुब को रोकने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया गया था। कार तेजी से चल रही थी। अचानक वो कच्चे में उतर गई। अब कैप्टन शकील सख्त मुश्किल में फंस गया, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं डिग्गी के उछलने या खुद उसके उछलने से ग्रे सूट वाला होशियार ना हो जाए। लेकिन कच्चे में थोड़ी ही देर चलकर कार रुक गई और वो ग्रे सूट वाला उतरकर एक तरफ चल पड़ा। कैप्टन शकील भी फुर्ती से डिग्गी में से उतरा और एक दरख्त के पीछे छुप गया। सामने ही एक कच्ची सी इमारत नजर आ रही थी। वो कार से उतरने वाला शख्स उसमें दाखिल हो गया। कैप्टन शकील भी इमारत में दाखिल हो गया। इमारत के दरवाजे के बाद एक राहदारी बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ कमरे थे। एक दरवाजे की दर्ज में से रोशनी की पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। कैप्टन शकील बिल्ली किसी चाल चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा। उसके हाथ में रिवॉल्वर मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो इंतहाई चौकन्ना था। उसने दर्ज से आंख लगाकर देखा। अंदर 4 आदमी नकाब पहने सोफों पर बैठे थे। ग्रे सूट वाला एक तरफ खड़ा था। एक नकाब पोश ने कहा, क्या रहा? ग्रे सूट वाले ने जवाब दिया, सब ठीक है। नकाब पोश ने पूछा, किसी ने ताकुब तो नहीं किया? ग्रे सूट वाला बोला, ताकुब किया था मगर तरकीब नंबर 4 से रोक दिया। अचानक कैप्टन को पीछे से एक लात लगी और कैप्टन बेख्याली में कमरे के अंदर जा गिरा, लेकिन फौरन उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर एक अवी हैकल हबशी हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी। कमरे में बैठे हुए 4 नकाब पोश हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। कैप्टन का पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर ग्रे सूट वाले के कदमों में जा गिरा, जिसे उसने उठा लिया था। अब कैप्टन शकील खाली हाथ था। हबशी गुर्राया, साहब, ये कुत्ता बाहर से बातें सुन रहा था। एक नकाब पोश की फुंकारती हुई आवाज आई। उसने कैप्टन शकील की तरफ मुखातिब होकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? कैप्टन शकील बोला, सवाल के पहले हिस्से का जवाब मैं नहीं दे सकता, अलबत्ता दूसरे का बता सकता हूं कि मैं ये इन साहब की कार की डिग्गी में आया। नकाब पोश की गुर्राहट भयानक हो गई। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। नकाब पोश ने हबशी की तरफ देख कर कहा, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ। उस ग्रांडील हबशी ने अपना पिस्तौल एक नकाब पोश के हवाले कर दिया और खुद आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज इंतहाई मरूबकुन था, लेकिन कैप्टन शकील एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन न थी। वो इंतहाई इत्मीनान से उस हबशी की तरफ देख रहा था। हबशी उसका ये इत्मीनान देखकर एक लम्हे के लिए झिझका, लेकिन फिर अचानक उछलकर कैप्टन शकील की तरफ आया। कैप्टन शकील इंतहाई फुर्ती से एक तरफ हट गया। हबशी उतनी तेजी में ही आगे की तरफ बढ़ा।
पीछे से कैप्टन शकील ने उसकी पुश्त से एक भरपूर लात मारी और हफ्शी उछलकर सामने वाली दीवार से टकरा गया। फिर अचानक वो तेजी से पलटा। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और इंतहाई भयानक लग रहा था। आंखों में शोले से भड़क उठे थे। उसने अपना दायां हाथ तेजी से हिलाया। कैप्टन शकील ने फौरन पहलू बदला, लेकिन हफ्शी उसे डॉज देने में कामयाब हो गया। उसे फौरन इंतहाई फुर्ती से और जोर से अपने बाएं हाथ से कैप्टन शकील के मुंह पर भरपूर घूसा मार दिया। कैप्टन शकील लड़खड़ाता हुआ 3 कदम पीछे चला गया। अब कैप्टन शकील की आंखों में सुर्खी आ गई, लेकिन चेहरे पर वही इत्मीनान था। अचानक कैप्टन शकील अपनी जगह से उछला और उसके दोनों पैर तेजी से हब्शी के सीने से टकराए। हब्शी के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक से खून के फव्वारे उबल पड़े। कैप्टन शकील की जोरदार फ्लाइंग किक से उसकी पसलियां टूट गई थीं। वो चंद सेकंड के लिए तड़पा और ठंडा हो गया। चारों निकाबपोश एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। कैप्टन शकील इंतहाई तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे ग्रे सूट वाला उसके हाथों में था। वो दरवाजे की तरफ भागा। ग्रे सूट वाला उसके हाथों में एक बेबस परिंदे की तरह मचल रहा था। अचानक निकाबपोशों को होश आया। एक ने गोली चला दी, लेकिन बेसूद गोली दरवाजे के सामने वाली दीवार से टकराई। कैप्टन शकील राहदारी के आखिरी सिरे तक दौड़ता गया, फिर अचानक पलटा और साथ वाले एक कमरे में घुस गया। ग्रे सूट वाला अब भी उसके हाथों में मचल रहा था, लेकिन कैप्टन शकील ने उसका मुंह सख्ती से दबा दिया था। निकाबपोश डरते हुए राहदारी में आए, लेकिन कैप्टन शकील उन्हें नजर न आया। वो राहदारी से बाहर निकल गए। वहां भी कैप्टन शकील का कोई पता नहीं था। निकाबपोश ने कहा, इतनी जल्दी भला कहां जा सकता है? एक हुर्राहट बुलंद हुई, पता नहीं। पहले वाले ने कहा, कहीं पिछले दरवाजे से तो नहीं भाग गया? चारों पिछले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वहां भी नहीं था। एक निकाबपोश ने, जो उनका सरदार था, तीनों को इमारत के मुख्तलिफ कोनों में देखने के लिए भगा दिया और खुद बिल्डिंग देखने के लिए गया। इतना वक्फा कैप्टन शकील के लिए काफी था। उसने ग्रे सूट वाले को हाथों पर उठाया। उसके मुंह पर हाथ रखने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो गेट के सामने खड़ी हुई सुर्ख कार में फुर्ती से बैठ गया। ग्रे सूट वाले को उसने पिछली सीट पर फेंका और इंतहाई तेजी से कार रिवर्स की और सड़क पर से होता हुआ तेजी से एक तरफ चल पड़ा। उसकी कार की पिछली तरफ से गोलियां टकराईं, लेकिन जल्द ही उसकी कार पिस्तौल की रेंज से निकल गई। चंद ही लम्हों में वो जामनगर वाली सड़क पर था। उसकी कार इंतहाई तेजी से भाग रही थी और उसका रुख दानिश मंजिल की तरफ था। इमरान की सुर्ख रंग की कार सर सुल्तान की वसीओवरीज कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। इमरान दरवाजा खोलते ही तेजी से नीचे उतरा। इस बार उसके जिस्म पर सलीते के कपड़े थे और चेहरे पर हिमाकत की तहें बिल्कुल गायब थी। ऐसा महसूस होता था कि ये इमरान की बजाय कोई और है। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ सर सुल्तान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। सर सुल्तान अपने ड्राइंग रूम में बड़ी परेशानी से टहल रहे थे। उनकी परेशानी पर गौर व फिक्र की गहरी लकीरें नुमायां थी। इमरान को देखते ही उनके चलते कदम रुक गए। इमरान ने सलाम किया। सर सुल्तान उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गए। सर सुल्तान इमरान को इस रूप में देखकर और भी संजीदा हो गए। 2 मिनट तक तो कोई कुछ न बोला। फिर सर सुल्तान ने सुकूत तोड़ा। इमरान बेटे, हालात का तो तुम्हें इल्म है। इमरान ने जवाब दिया, जी हाँ बखूबी। सर सुल्तान ने एक हाथ से दूसरे हाथ को थपकी देते हुए कहा, मैं तो सोचते सोचते थक गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। उधर अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत पर तुले खड़े हैं और इधर हुकूमत बेबस नजर आती है कि वो किस तरह इस मुसीबत का मुकाबला करे। इमरान ने कहा, जी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर सुल्तान ने कहा, बेगा अब सबकी नजरें तुम्हारी तरफ ही लगी हुई है। और हाँ, मिल्टन का पता चला कि वो यहाँ किस लिए आया था। इमरान बोला, ब्लैक जीरो ने उसके मुताल्लिक तहकीक की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी उसी माका जोंगा के चक्कर में यहाँ आया था, लेकिन किसी से राब्ता कायम करने से पहले ही होटल में कत्ल कर दिया गया। सर सुल्तान ने सोचते हुए कहा, क्या जर्मन हुकूमत को उसकी हलाकत की खबर पहुंचा दी है? इमरान ने उठते हुए कहा, जी हाँ, हमारी हुकूमत ने उसे मुत्तला कर दिया है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत से काम है। सर सुल्तान ने हाथ मिलाते हुए कहा, अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और इमरान तेजी से बाहर निकल गया। उसने बड़ी तेजी से कार कोठी से बाहर निकाली। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी और दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। दारुल हुकूमत में इस दफा ऐसी तबाही आई थी कि इससे पहले इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था और दारुल हुकूमत गैर मुल्की जासूसों की आमाजगाह बनी हुई थी। इन हालात में इमरान और उसके टीम के सर पर ही तमाम जिम्मेदारियां आ गई थी। इमरान की कार बड़ी तेजी से झरना झील की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। वो बेइंतहा चौकन्ना था। झरना झील के करीब जाकर उसने कार रोक दी और फिर वो आहिस्ता से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसका दायां हाथ उसके कोट की जेब में था। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ कोट की जेब से बाहर आया। उसमें कार्ड था जिस पर माँ का जोंगा लिखा हुआ था।
उसने वो कार्ड निकाल कर गौर से देखा और फिर उसे जेब से लाइटर निकाल कर जला दिया और कार्ड को उसकी लौ पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कार्ड पर एक इमारत उभरती हुई नजर आई। उसने गौर से उस इमारत की तरफ देखा और फिर कार्ड को जेब में डाल लिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की कतारों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर उसे ये इमारत नजर आ गई जिसकी तस्वीर उस पुरस्कार कार्ड पर थी। इमारत इंतहाई खस्ता और पुरानी थी। किसी जमाने में ये इमारत वाकई फन तामीर का शानदार नमूना थी, लेकिन अब बेरहम जमाने के हाथों उसकी तमाम दिलकशी और खूबसूरती मिट चुकी थी। अब तो वो शिकस्ता ईंटों और गर्द गुबार का एक ढेर थी, लेकिन उसके बावजूद खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। इमरान ने एक नजर उस पर डाली, कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा। अब उसके कदम तेज तेज बढ़ रहे थे। उसने कार का स्टीयरिंग संभाला और उसे सड़क के एक तरफ लंबी लंबी घास में उगी हुई खुदरौ झाड़ियों के घने झुंड में इस तरह छुपा दिया कि वो बिल्कुल नजर न आती थी, और खुद वो दोबारा उस इमारत की तरफ चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचा जहां से वो वापस मुड़ा था तो उसने एक बार फिर गौर से इमारत को देखा, लेकिन इमारत का इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल खामोश था। एक बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो उस इमारत को रात की तारीकी में चेक करे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ चल पड़ा। उसे ये तो यकीन था कि किसी न किसी वास्ते से ये इमारत माका जोंगा से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो इंतहाई मोहतात था। वो लंबी लंबी घास की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब वो इमारत के नजदीक पहुंचा तो कुछ देर उस घास में दुबक कर बैठ रहा, फिर वो आहिस्ता से उठा और इमारत में दाखिल हो गया। इमारत तमाम तर सुनसान थी। कोई भी ऐसा कमरा न था जो शिकस्ता न हो। हर तरफ मकड़ी के जाले तने हुए थे। वो सख्त परेशान हो गया कि इस वीरान इमारत का माका जोंगा से किस तरह ताल्लुक हो सकता है। उस इमारत को देखकर तो ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कोई नहीं आया, हर चीज गर्द गुबार से अटी हुई थी। उसकी बारीक भी नजरें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। अचानक वो चौंका। उसे एक छोटा सा बैज पड़ा हुआ नजर आया जो उमूमन कोट के कॉलर पर लगाया जाता है। उस पर MZ के अल्फाज कंदा थे और उस पर एक बल खाता हुआ अजदहा उभरा हुआ था जिसकी सुर्ख जबान बाहर को निकली हुई थी। उसने वो बैज उठाकर जेब में डाल लिया। अब वो इंतहाई एहतियात से इधर उधर नजरें डाल रहा था। एक जगह से गर्द गुबार जरा कम नजर आया। उसने बगौर देखा तो किसी के जूतों के हल्के हल्के निशान नजर आने लगे। वो कुछ सोच कर मुस्कुराया। अब उसका अजली अहमकपन उसके चेहरे पर दोबारा नजर आने लगा। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा, फिर मुंह लटका लिया और मायूसी से गर्दन झटक कर वापस मुड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया और फिर थोड़ी दूर चलकर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उस इमारत से 2 आदमी निकले। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर किसी को न पाकर वापस चले गए। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और वो वहां से उतरकर वापस कार की तरफ आया और थोड़ी ही देर के बाद उसकी कार शहर की तरफ दौड़ने लगी। अब उसके हाथ सुराख की एक कड़ी आ गई थी। उसे मालूम हो गया कि कम से कम ये उनका कोई अहम अड्डा है जिसमें यकीनन तहखानों का एक जाल बिछा हुआ होगा। जूलिया छल्लाई हुई एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। न जाने आज क्या बात थी कि उसके इशारे पर कोई टैक्सी भी नहीं रुकती थी। वो अपने फ्लैट में आराम से लेटी हुई थी कि X2 का फोन आया कि फौरन दानिश मंजिल पहुंचो, और वो उस वक्त से टैक्सी के इंतजार में खड़ी सूख रही थी। आखिर तंग आकर वो बस स्टॉप पर आ गई, लेकिन बस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से इमरान अपनी तमाम हिमाकत माबियों समेत तशरीफ फरमा थे। जोसेफ कार ड्राइव कर रहा था। इमरान ने उसे देखते ही आंखें झपकनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मोहतरमा अंदर तशरीफ लाइए, धूप में रंग काला हो जाएगा। जूलिया ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, नहीं, मुझे दानिश मंजिल जाना है। इमरान ने आंखें झपका कर कहा, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारे मेके ले जा रहा हूं। फिर दरवाजा खोलते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे ससुराल ही जा रहा हूं। जूलिया ने बिभरते हुए लहजे में कहा, बकवास मत करो, मैं टैक्सी में आ जाऊंगी। मगर इमरान उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगा। जूलिया ने बाजू छुड़ाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है, इसे इगवा कहते हैं। फिर जोसेफ को मुखातिब होकर कहा, चलो। जोसेफ ने कार चला दी। जोसेफ इंतहाई तेज रफ्तारी से कार चला रहा था। कार का स्टीयरिंग उसके हाथों में खिलौने की तरह मालूम हो रहा था, जिसे वो इंतहाई तेजी से इधर से उधर और उधर से इधर घुमा रहा था। कार अब भरी सड़कों से गुजरकर वीरान सड़कों पर चलने लगी। जूलिया ने इमरान से पूछा, ये कहाँ चले? दानिश मंजिल चलो। इमरान ने आंखें बंद करके कहा, क्यों, क्या मेरा घर तुम्हें पसंद नहीं है? जूलिया बोली, मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। जोसेफ, कार रोको, मैं नीचे उतरूंगी।
जूलिया बोली, मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। जोसेफ, कार रोको, मैं नीचे उतरूंगी। लेकिन जोसेफ के कान पर जूं भी न रेंगी, बल्कि उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। जूलिया ने झुंझलाकर कार के दरवाजे पर हाथ रखा तो एक सर्द सी आवाज आई, पागल न बनो जूलिया, हमारा ताक़ुब हो रहा है। ये इमरान था। जूलिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो काफी दूर उसे एक नीले रंग की शेवरले आती नजर आई। इमरान ने जोसेफ को मुखातिब करके कहा, जोसेफ, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करो ताकि मैं पीछे आने वालों का आमलेट बनाकर सरकंडों पर मंडलाने वाली रूह को डिनर खिला सकूं। जोसेफ ने फौरन गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी और बोला, बॉस, जुमेरात के दिन सरकंडों की रूह का नाम मत लिया करो, वरना हमेशा शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। इमरान ने कहा, अबे तेरा दिमाग खराब है? आज कोई दिन है? आज तो जुमेरात है, यानी जुम्मे की रात। क्यों जूलिया? जूलिया ने आहिस्ता से बोली, मुझे मालूम नहीं, मुझे बोर मत करो। इतने रंग में नीले रंग की शेवरले बिल्कुल नजदीक आ गई और फिर वो आहिस्ता से पास से गुजरने लगी। इमरान की आवाज आई, होशियार, और सब ने अपना सर नीचे कर लिया। उसी लम्हे गोलियों की बौछार हुई लेकिन कुछ न हुआ। अब नीले रंग की शेवरले आगे निकल गई। जोसेफ ने अपनी बिसात से बढ़कर अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि कार की रफ्तार न सिर्फ बिल्कुल आहिस्ता कर ली बल्कि अचानक सड़क से नीचे खेतों में उतारी, जिसका नतीजा ये हुआ कि टॉमी गन से आने वाली गोलियों की बौछार कार के दाईं तरफ लगी, वरना सामने से पड़ने वाली गोलियां यकीनन उनमें से एक हाथ को जरूर चाट जाती। अब नीले रंग की शेवरले कार का फासला इमरान की कार से इतना ज्यादा हो गया था कि इमरान की कार गोली की रेंज से बाहर थी। इमरान ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, जोसेफ, कार को फुर्ती से वापस मोड़ लो। जोसेफ ड्राइविंग का इंतहाई हैरतअंगेज कमाल दिखाते हुए तकरीबन 50 मील फी घंटा की रफ्तार से जाती हुई कार का एकदम स्टीयरिंग मोड़ लिया। कार दो पहियों के बल एक चक्कर खाती हुई रिवर्स हुई। जूलिया की तो चीख निकल गई, लेकिन इमरान के चेहरे पर तहसीन के तासुरात नुमाया थी। थोड़ी देर के बाद कार की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता होने लगी। इमरान ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ जोसेफ? वो बोला, बॉस, शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। इमरान बोला, पेट्रोल खत्म हो गया? गधे, जब चला था तो पेट्रोल चेक नहीं किया था। वो बोला, बॉस, गलती हो गई। इमरान बोला, अब फिर गलती का खमियाजा भुगत, चल बाहर निकल और 500 डंड निकाल। जोसेफ बोला, बॉस, मर जाऊंगा। इमरान ने कहा, मर जाओ, फातिहा मैं दिलवा दूंगा और वादा करता हूं तेरा मजार भी बनवाऊंगा और उन पर जंगल के जंगल उगवाऊंगा। जूलिया इमरान पर बरस पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इमरान ने जूलिया का नोटिस न लेते हुए कहा, जोसेफ, मैंने क्या कहा? फिर जोसेफ को नीचे उतरना पड़ा और वो कार के पीछे डंड निकालने के लिए गया, लेकिन इमरान ने उसे बीच सड़क में जाने का हुक्म दिया। जूलिया को उस वक्त शदीद गुस्सा आ गया। उसने इमरान को झंझोड़ा, ये भी कोई मजाक का वक्त है? इमरान मजे से च्युइंगम चबाता रहा और जोसेफ गरीब सड़क के दरमियान खड़ा डंड निकालता रहा। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। अचानक वो खड़ा हुआ, बोला, बॉस, इस बार माफ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी। इमरान बोला, तुम खड़े क्यों हो गए हो? मेरे हुक्म की अदम तामील पर 100 डंड और जुर्माना, जल्दी करो वरना 100 और। जोसेफ जल्दी से दोबारा डंड निकालने लगा। जूलिया का गुस्से से बुरा हाल था, उसका बस नहीं चलता था कि वो क्या करे। अचानक उसने इमरान के बालों में हाथ डाल दिया और उसके बाल मुट्ठी में पकड़कर झंझोड़ने लगी। इमरान अरे अरे करता हुआ अपने बाल छुड़ाने लगा। जूलिया बोली, मैं कहती हूं बंद करो ये नाटक, नहीं तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। इमरान को मजबूरन जोसेफ को मना करना पड़ा, मगर जोसेफ ने डंड पेलने बंद करने से इनकार कर दिया। उसने रुककर सिर्फ ये कहा, बॉस, मैं औरत का हुक्म नहीं मान सकता। इमरान बोला, अरे गधे, क्या मैं औरत हूं? जोसेफ ने बदस्तूर डंड निकालते हुए कहा, बहरहाल हुक्म दिलाने वाली तो औरत ही है। जूलिया का दिल चाहा कि वो खुदकुशी कर ले। उसने झुंझलाहट में कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर एक तरफ चल दी। इतने में कार सामने से आती हुई नजर आई। वो जोसेफ के नजदीक आकर रुक गए, मगर जोसेफ अपनी धुन में डंड पेलता रहा। उस कार में 2 मर्द थे। वो नीचे उतर आए और इतनी हैरानी से जोसेफ को देखने लगे जैसे वो किसी चिड़िया घर में पहुंच गए हों। इमरान ने कहा, जोसेफ, अब बंद करो। जोसेफ यकलख्त रुक गया, जैसे किसी मशीन को ब्रेक लगा दिया गया हो। उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो दोनों अब इमरान के पास आए और पूछने लगे, जनाब, ये क्या किस्सा है? इमरान बोला, हीरामन तोते का है, मैंने नानी अम्मा से सुना था। वो बोले, क्या मतलब? हैरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इमरान ने कहा, मतलब तो मुझे भी नहीं आता। बहरहाल, क्या आपके पास कुछ फालतू पेट्रोल होगा? वो बोले, पेट्रोल? इमरान ने कहा, जी हाँ, पेट्रोल, जिसे इंग्लिश में पेट्रोल कहते हैं और उर्दू में भी पेट्रोल ही कहते हैं। यार, ये उर्दू भी कैसी जबान है, कोई लफ्ज भी तो इसका अपना नहीं है। अब भला बताओ, बोल उर्दू रहे हैं और लफ्ज अंग्रेजी, ये क्या धांधली है? पेट्रोल का उर्दू तर्जुमा होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसका उर्दू तर्जुमा मुश्मक तेल होना चाहिए। इमरान पूरी रवानी से बोल रहा था। उनमें से एक ने दिलचस्पी से पूछा, मुश्मक तेल क्या? शायद उन्होंने इमरान को पागल ही समझ दिया था। इमरान ने कहा, अरे मुश्मक तेल नहीं जानते? यानी साफ से स्वाद, शुदा से शीन,
मिट्टी से मीम और कार से काफ, ये बन गया मुशमक, और तेल साथ मिला लिया, ये बन गया मुशमक तेल। एक ने बहस करते हुए कहा, लेकिन तेल को पूरा कहने की क्या जरूरत है, तेल का ते भी साथ मिला लो। इमरान बोला, नहीं नहीं, तेल दरअसल बुनियादी चीज है, तेल चाहे मिट्टी का हो या सरसों का, तेल ही होता है। जोसेफ ने दखल अंदाजी करते हुए कहा, बॉस पेट्रोल? अब उसका सांस ठीक हो गया था। इमरान ने पूछा, हाँ जनाब, क्या आपके पास पेट्रोल है? एक बोला, जी हाँ। उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर पेट्रोल का एक कैन उसे ला दिया। गनीमत था कि ये सड़क अक्सर सुनसान रहती थी, वरना अब तक तो यहाँ ट्रैफिक का अजदहाम हो जाता। जोसेफ ने वो पेट्रोल अपनी कार में डाला और इमरान उनसे कुछ कहे बगैर कार में बैठ गया। जूलिया एक दरख्त के नीचे होंठ चबा रही थी, वो भी कार में आकर बैठ गई और जोसेफ ने कार स्टार्ट कर दी। अब उसका रुख दानिश मंजिल की तरफ था। दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में इमरान ब्लैक जीरो और ग्रे सूट वाला, जिसे कैप्टन शकील ले आया था, मौजूद था। वो ग्रे सूट वाला इंतहाई खौफजदा मालूम होता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके चेहरे पर इस किस्म के तासुरात थे जैसे वो अपनी रिहाई के बारे में नाउम्मीद न हो। इमरान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, देखो, अगर तुमने मेरे सवालों के सही सही जवाब दिए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ग्रे सूट वाले ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब उसका चेहरा पदरे पुरसुकून हो गया था। इमरान ने कहा, मैं कहता हूं, मुझे तशद्दुद पर मजबूर न करो, वरना तुम्हारे फरिश्ते भी सब कुछ बता देंगे। वो बोला, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर लो, अगर तुम मेरी जबान खुलवा सको तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। इमरान ने कहा, तो ये बात है। अच्छा, अपना नाम बताओ। ग्रे सूट वाला बोला, हाँ, नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा नाम जैकल है। इमरान ने कहा, जैकल, क्या तुम अमरीकी हो? लेकिन जैकल ने कोई जवाब न दिया, बल्कि चुपके से सोफे पर बैठ गया। इमरान ने तवील सांस ली और फिर ब्लैक जीरो की तरफ मुखातिब होकर बोला, मेरे ख्याल में तरकीब नंबर 13 मुनासिब रहेगी। ब्लैक जीरो ये सुनकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी जो उसने इमरान को दे दी। इमरान ने ब्लैक जीरो को इशारा किया और उसने जल्दी से जैकल को दोनों हाथों की तरफ से कस लिया। जैकल तिलमिलाने लगा, लेकिन इमरान ने एक भूरे रंग का सफूफ निकालकर जैकल की नथनों में डाल दिया और फिर एक हाथ से उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। जैकल ने तिलमिलाकर जोर से सांस ली और ब्लैक जीरो और इमरान दोनों उसे छोड़कर एक तरफ हट गए। अचानक जैकल को एक जोरदार छींक आई और फिर तो छींकों का एक तांता बन गया। जैकल सारे कमरे में नाचता फिरता रहा। उसकी नाक, मुंह और आंखों से पानी बह रहा था। आंखें सुर हो गई थीं, सारे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया था और वो पागलों की तरह कमरे में हर तरफ छींकता फिर रहा था। इमरान ने कहा, देखो, मैं कहता हूं, अब भी सब कुछ बता दो, वरना छींकते छींकते दम निकल जाएगा। अब जैकल की बुरी हालत थी, छींके थी कि रुकने का नाम ही न लेती थी। शायद उसे इंतहाई ताकतवर किस्म की नस्वार दी गई थी। ये मुजरिमों का मुंह खोलने का एक निराला तरीका था जो यकीनन इमरान ही ने इजाद किया था। अब जैकल में और छींकने की ताब न रही, उसकी हालत गैर हो रही थी। उसने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाए और इशारा किया कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। इमरान ने ब्लैक जीरो को इशारा किया और आगे बढ़कर अलमारी से हुलूल निकाला। जैकल की नथरों में 2-2 कतरे टपकाए और जैकल की छींकें बंद हो गईं, मगर उसका सांस धूंकनी की तरह चल रहा था और वो बेदम होकर फर्श पर पड़ा हाँप रहा था। कुछ देर बाद उसकी हालत एतदाल पर आई और वो कुछ बताने के काबिल हुआ। ब्लैक जीरो ने उसे ब्रांडी का एक गिलास दिया, जिसके बाद उसके आशाब मामूल पर आ गए। अब इमरान ने उससे दोबारा पूछा, तुम्हारा सही नाम क्या है? उसने जवाब दिया, सही नाम? मैंने बताया तो है, मेरा नाम जैकल है। इमरान गुर्राया, क्या अब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? क्या एक डोज की और जरूरत है? ब्लैक जीरो ने फिर शीशी की तरफ हाथ बढ़ाया। बोला, नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ, मुझे कुछ ना कहो। इमरान ने इशारे से ब्लैक जीरो को मना कर दिया और उससे कहा, बताओ। वो बोला, आप सवालात पूछते जाएं, मैं जवाबात देता जाऊंगा। इमरान ने कहा, लेकिन देखो, अब मैं गलत जवाब हरगिज नहीं सुनूंगा। तुम्हारा नाम? वो बोला, कार्ल बर्गर। इमरान ने पूछा, कौमियत? वो बोला, नीदरलैंड। पूछा, पासपोर्ट किस मुल्क का है? वो बोला, गैर कानूनी तरीके से आया हूँ। पूछा, आने की वजह? बोला, तखरीब पसंदाना हरबे इस्तेमाल करके आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाना। इमरान ने पूछा, जहां किस पार्टी के तहत काम कर रहे हो? बोला, माका जोंगा के तहत। पूछा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो बोला, मुझे नहीं मालूम, ग्रुप में अभी तक मेरी इतनी अहमियत नहीं है कि मुझे हेडक्वार्टर के मुताल्लिक पता चल सके। इमरान ने पूछा, तुम्हारी पोजीशन क्या है? बोला, मेरा काम पैगाम पहुंचाना है। पूछा, क्या मतलब? बोला, कभी कभी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पैगाम पहुंचाना। पूछा, पैगाम कौन देता है? बोला, पैगाम मुझे हमेशा फोन पर मिलता है और जिस शख्स को पहुंचाना होता है उसका पता भी। इमरान ने पूछा, फिर तुम उसे पहुंचाते कैसे हो? वो बोला, उसके दस्तानों से। दस्तानों से? वो बोला, जिस शख्स को पैगाम पहुंचाना होता है वो हमेशा सफेद रंग के दस्ताने पहने होता है। इमरान ने पूछा, अहकामात क्या होते हैं? वो बोला, बिल्कुल मुख्तसर, मसलन पानी चढ़ गया, बारिश हो गई, इस किस्म की फिक्रें। इमरान ने कहा, लेकिन सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए तुम्हें दूसरे मुल्क से बुलाया गया है?
क्या इसके लिए कोई मकामी शख्स नहीं मिल सकता? वो बोला, मुझे मालूम नहीं। इमरान ने यकलख्त कहा, तुम्हारे सर पर सींग क्यों नहीं है? कार्ल आंखें फाड़ कर रह गया। जी? इमरान गुर्राया, मैं कहता हूं तुम्हारे सर पर सींग क्यों नहीं है? वो बोला, सींग? और वो फटी फटी आंखों से इमरान को देखने लगा। इमरान ने कहा, गधे, इससे मेरा मतलब यह है कि तुमने ये सब कुछ इतनी तफसील से क्यों बताया है? इससे मालूम होता है कि तुम गधे हो, लेकिन तुम्हारे सर पर सींग नहीं है, इसलिए तुम गधे नहीं बैल हो। कार्ल बेतहाशा हंसने लगा, फिर बोला, जनाब, ये सब कुछ मैंने इसलिए बता दिया है कि अब मुझ में मजीद छींकने की ताकत नहीं थी, और सच सच इसलिए बता दिया है कि ये सब कुछ बताकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तंजीम मुझे हर हालत में मार डालेगी, इसलिए क्या फायदा मरने से पहले झूठ बोलूं। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और ब्लैक जीरो को लेकर उस साउंड प्रूफ कमरे से बाहर निकला। अभी रात के 10 बजे थे, लेकिन जूलिया बेहद बोर हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वक्त कैसे गुजारे। X2 ने आज सुबह ही उसे कहा था कि वो उसकी तरफ से जब तक दोबारा इत्तला न मिले, सीक्रेट सर्विस का कोई मेंबर अपने फ्लैट से बाहर न निकले। सुबह 10 बजे ये इत्तला मिली और अब रात के 10 बज चुके थे। 12 घंटे से X2 ने कोई इत्तला न दी थी। अब उन्हें कमरों में बंद हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। कई बार सफदर, तनवीर चौहान और नुमानी जूलिया को फोन पर बोरियत की शिकायत कर चुके थे, लेकिन जूलिया क्या कर सकती थी? जूलिया हैरान थी कि कैप्टन शकील ने उसे अब तक फोन नहीं किया था। फिर जूलिया का जहन कैप्टन शकील के मुताल्लिक सोचने लगा। जब से कैप्टन सर्विस में आया था, सफदर और जूलिया के दरमियान कई बार इस सिलसिले में बहस हो चुकी थी कि आया कैप्टन शकील ही X2 है। शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कैप्टन शकील का चेहरा हर वक्त सपाट रहता था, न खुशी, न गमी, न फिक्र, न गुस्सा। गर्ज के किसी चीज का भी तासुर उसके चेहरे पर नहीं उभरता था। इससे जूलिया ये नतीजा निकालती थी कि वो प्लास्टिक के मेकअप में है, और सिवाय X2 के और किसको जरूरत है कि वो सर्विस में मेकअप में आए। लेकिन सफदर का दूसरा ख्याल था। उसका कहना था कि अगर X2 ने जरूर मेकअप करके हमारे साथ शामिल होना था, तो फिर इतना भौंडा मेकअप करने की क्या जरूरत है जिसे हम लोग भी पहचान जाएं। जूलिया कहती, भौंडा तो खैर नहीं कह सकते, हमने कई बार बगौर उसका चेहरा देखा था, लेकिन किसी सूरत में भी मेकअप मालूम नहीं होता। सिर्फ उसके चेहरे का सपाटपन देखकर शक होता है कि जरूर मेकअप होगा। लेकिन फिर कैप्टन शकील की मौजूदगी में X2 की आवाज का क्या बनेगा? उसे किस खाने में फिट किया जाएगा? सफदर उसे कोई अहमियत न देता, क्योंकि उसका ख्याल था कि हो सकता है कि X2 ने एक आदमी ऐसा रखा हुआ है जो उसकी आवाज की नकल करके उसके लिखे हुए अल्फाज उसके सामने बोल दे। मामला शक को शुबे में ही था। आखिरकार सफदर और जूलिया ने यह तय किया था कि किसी तरह कैप्टन शकील का मुंह अमोनिया से धोया जाए, ताकि मालूम हो कि मेकअप है या नहीं। लेकिन इसका मौका कब आएगा? अचानक जूलिया के जहन में एक ख्याल बिजली की मानंद कौंधा कि कैप्टन शकील को फोन करके देखा जाए कि आया वो फ्लैट में है या नहीं। उसने तेजी से नंबर घुमाए और बेताबी से रिसीवर को कानों से लगा लिया। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने की आवाज आई और जूलिया के आसाब ढीले पड़ने लगे। ऊपर से एक गैर मानूस आवाज आई, कौन बोल रहा है? जूलिया ने पूछा, आप कैप्टन शकील बोल रहे हैं? वो अच्छी तरह जानती थी कि ये कैप्टन शकील की आवाज नहीं है। आवाज आई, नहीं जनाब, मैं उनका मुलाजिम जमील बोल रहा हूँ, फरमाइए। जूलिया ने कहा, शकील साहब कहाँ हैं? मुलाजिम बोला, वो दूसरे कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। जूलिया बोली, उन्हें बुलवाओ, कहो जूलिया का फोन है। चंद ही लम्हों के बाद जूलिया के कानों में एक भारी मगर मानूस आवाज आई, हेलो जूलिया, हाउ आर यू? जूलिया बोली, ओके। शकील बोला, किस सिलसिले में फोन किया? जूलिया बोली, कुछ नहीं, वैसे सारा दिन कमरे में बंद पड़े पड़े बोर हो गई थी। तकरीबन सबके फोन मेरे पास आए हैं, सब ही बोरियत की शिकायत कर रहे थे। एक तुम्हारा फोन नहीं आया था, मैंने सोचा खुद ही फोन करके हाल मालूम कर लूं। वो बोला, जूलिया, दरअसल मेरी तबीयत कुछ अजीबोगरीब वाक़ हुई है। आज सारा दिन मैं किताबों का मुताला करता रहा। मुझे मुताले का बेहद शौक है। मेरे पास 10,000 नायाब किताबों का जखीरा है। मुझे जब भी जरा सी फुर्सत मिलती है, मैं किताबों में गुम हो जाता हूँ, इसलिए बोरियत का सवाल पैदा ही नहीं होता। जूलिया बोली, अच्छा शुगल है, कभी मुझे भी कोई किताब देना। शकील ने कहा, अच्छा, कभी मेरे पास आ जाना, जो किताब अच्छी लगे ले जाना। जूलिया ने कहा, ओके, फिर इजाजत दो, खुदा हाफिज। शकील ने कहा, खुदा हाफिज, और जूलिया को रिसीवर रखने की आवाज आई। जूलिया ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। अभी रिसीवर रखे हुए 1 ही मिनट हुआ था कि फोन की घंटी जोर से बजी। उसने सोचा शायद X2 का फोन हो, इसलिए बड़ी फुर्ती से उसने रिसीवर उठाकर कानों से लगाया। बोली, हेलो, जूलिया स्पीकिंग। इमरान की आवाज आई, जूलिया नहीं, जूलिया ते फिट्स वाटर बोलो। जूलिया मुस्कुराई, इमरान तुम हो? वो बोला, जी हाँ, मैं ही हूँ, वो हकीर फकीर पुरतकसीर हेचमंदान बंदाए नादान बिस्मी अली इमरान, नौकर जिसका सलमान, खा रहा हूँ आपके कान। जूलिया हंसने लगी, बोली, खूब, तो आज शायरी का दौरा पड़ा है। इमरान बोला, शायरी कौन चुगत कर रहा है, मैं तो अपनी शान में बरसिया पढ़ रहा था।
जूलिया बोली, और अब पूछती हूँ क्यों, क्या हुआ? इमरान बोला, हाय जालिम, दिल को जलाकर राख कर दिया, जिगर मेरा खाक कर दिया, और अब पूछती हो क्यों, क्या हुआ? जूलिया ने झंझलाकर जवाब दिया, ये क्या बकवास लगा रखी है, रिसीवर रख दूं क्या? इमरान बोला, नहीं जूलिया, खुदा के लिए रिसीवर न रखना, वरना मैं मारे बोरियत के आज खुदकुशी कर लूंगा। गजब खुदा का, अब तुम्हारा ये चूहा मुझ पर भी रोब डालने लगा। आज सुबह फोन किया कि जब तक मैं ना कहूं फ्लैट ना छोड़ना। भला बताओ, ये भी कोई तुक है? भला मैं उसके बाप का नौकर हूं कि उसके हुक्म की पाबंदी करूं? जूलिया ने पूछा, फिर तुमने फ्लैट क्यों छोड़ा? इमरान बोला, कैसे छोड़ता, अब उसने कह तो दिया था। जूलिया के हलक से एक तवील तहकहा निकला और फिर वो लगातार हंसती चली गई। इमरान बोला, हैं ये क्या हुआ तुम्हें? खुदा के लिए चुप हो जाओ, वरना मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। जूलिया बोली, अरे क्या हो गया तुम्हें? आखिर झुंझलाकर इमरान ने रिसीवर रख दिया। जूलिया का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। उसे हंसी इस खुशी में आ रही थी कि X2 ने इमरान पर अपनी बर्तरी मनवा ली। इमरान उसे कुछ नहीं समझता था और अक्सर मैं इमरान के सामने डींगे मारता था कि वो X2 से नहीं डरता। आज वही इमरान X2 की पाबंदी के अहकाम के सामने बेबस हो गया। हालांकि अगर गरीब जूलिया को ये मालूम हो जाता कि इमरान ही X2 है तो मालूम नहीं उसका क्या हशर होता। अभी तक जूलिया अपनी हंसी पर पूरी तरह काबू न पा चुकी थी। टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। उसने फौरन रिसीवर उठाया और फिर गुर्राहट आमेज आवाज आई जो यकीनन X2 की थी, जिसे सुनकर उसे हंसी का गला घोंटना पड़ा। हंसी दबाने की वजह से उसकी आवाज अजीब हो गई। यस सर, X2 ने कहा, क्या हो रहा है? तुम शायद फोन उठाने से पहले हंस रही थी। X2 की आवाज हद दर्जे सर्द थी। जूलिया बोली, यस सर, वो इमरान ने फोन किया था, उसकी बातों पर हंस रही थी। जूलिया ने खुशगवार मूड में जवाब दिया। X2 की गुर्राहट तेज हो गई। जूलिया और सर्दी की एक शदीद लहर जूलिया के जिस्म में सरायत कर गई। जूलिया ने पजमुर्दा सा जवाब दिया, यस सर। X2 ने कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि फोन को ज्यादा इंगेज न किया करो। हो सकता है किसी इंतहाई जरूरी कॉल के लिए तुमको फौरन अहकाम देने हो। X2 का लहजा इंतहाई सर था। शिद्दत जज्बात से जूलिया की आंखों में आंसू आ गई। माफी चाहती हूँ बॉस। X2 ने कहा, सुनो, कैप्टन शकील को फौरन इत्तला दो कि वो झरना झील के पास वाली कदीम इमारत के पास इमरान को मिले। जूलिया ने कहा, ओके सर, और रिसीवर रखने की आवाज सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया। उसे X2 पर बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो क्या करे, और वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। X2 तो एक पत्थर था। जज्बात का शीशा तो उससे जितनी बार भी टकराता टूट जाता। बहरहाल उसने कैप्टन शकील को X2 के अहकाम पहुंचा दिए और खुद निढाल होकर पलंग पर गिर गई। पूरे माहौल में एक पुरस्कार खामोशी छाई थी और घोर तारीकी की वजह से इस पुरस्कारियत में कुछ और इजाफा हो गया था। झाड़ियों और दरख्तों में छुपी हुई वो शिकस्ता सी इमारत तारीकी में एक हयजुला महसूस हो रही थी। इस पुरस्कारियत में उस इमारत की शिकस्तगी भी किरदार अदा कर रही थी। इमरान एक शिकस्ता से खंडर में दुबका हुआ था। उसने चुस्त स्याह लिबादा पहना हुआ था और मुंह पर निकाब पहनी हुई थी। वो स्याह लिबास में तारीकी ही का एक हिस्सा मालूम हो रहा था। अचानक इस तारीकी को एक कार की मध्यम सी रोशनी ने चीर डाला। ये रोशनी सिर्फ चंद सेकंड के लिए चमकी थी और फिर तारीकी में मदगम हो गई। वो कार एक स्याह कश्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ बढ़ रही थी। उसकी तमाम लाइटें बंद थीं, अंदर की लाइटें भी बंद थीं, इसलिए महसूस तक नहीं होता था कि कार में कितने आदमी हैं और कौन कौन है। कार आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अचानक इमारत में से एक रोशनी का सिग्नल हुआ। दूर से बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जुगनू चमका हो। उस रोशनी के होते ही कार का दरवाजा आहिस्ता से खुला और फिर उसमें से 2 आदमी निकले और इमारत की तरफ बढ़े और फिर वो तारीकी में जज्ब हो गए। एक बार फिर उस पुरस्कार तारीकी ने माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद उसी तरह एक कार और आई और उसमें से 3 आदमी निकलकर अंदर चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और कारों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अब इमरान बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अचानक फजा में उल्लू की करख्त आवाज गूंजी। ये कैप्टन शकील का सिग्नल था कि मैदान साफ है। चुनाचे उधर से इमरान ने भी उसी आवाज में सिग्नल दिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस खंडर से निकलकर इमारत की तरफ बढ़ने लगा। ये कैप्टन शकील था। इमारत के नजदीक आकर वो दोनों मिल गए और फिर रेंगते रेंगते उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब वो एक शिकस्ता कमरे में मौजूद थे। वो वहां दम साथे पड़े थे कि अचानक उस कमरे की दीवार एक तरफ सरकती चली गई और एक शख्स उसमें से बाहर निकला और फिर वो कमरे में से होता हुआ बाहर चला गया। दीवार फिर से मिल रही थी। अचानक इमरान ने छलांग लगाई और उस मिलती हुई दीवार से अंदर चला गया। बस चंद सेकंड का फर्क था। अगर 1 सेकंड वो देर से छलांग लगाता तो आज उसकी हड्डियां दीवारों के दरमियान फंसी हुई होती। कैप्टन शकील अभी तक बाहर पड़ा था।
इमरान की यह छलांग इतनी खतरनाक थी कि कैप्टन शकील जैसे आदमी के आसाब झुंझला उठे और वो इमरान की बेजिगरी का दिल से कायल हो गया। अब मसला था कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। इसके लिए इंतजार करना पड़ा कि वो शख्स जो अभी अंदर से बाहर आया है, जब वो दोबारा अंदर जाएगा तो उस वक्त कोशिश की जाएगी। चुनाचे दम साधे एक कोने में खड़ा रहा। अब वो तारीकी में आसानी से देख सकता था। वो सोच रहा था कि इमरान ने अंदर जाकर क्या किया होगा। कदमों की मध्यम चाप दूर से उभरी और कैप्टन शकील मुस्तैद हो गया। वही शख्स अंदर आ रहा था। वो तेजी से कमरे में आया। उसने शिकस्ता दीवार में एक सुराख में उंगली घुमाई और दीवार एक बार फिर से सरकने लगी। वो अंदर दाखिल हो गया। दीवार एक बार फिर तेजी से मिल गई। चंद लम्हे ठहर कर कैप्टन शकील उस सुराख की तरफ बढ़ा। उसने उस सुराख में उंगली डाली तो उसे एक जगह उभरी हुई महसूस हुई। उसने उसे दबाया और दीवार एक बार फिर खुल गई और वो तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर भी एक कमरा सा था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, दीवार एक बार फिर तेजी से मिल गई। वो चंद लम्हे कमरे के एक कोने में खड़ा रहा। फिर वो कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे से सर बाहर निकाल कर देखा। उसे लंबी सी एक गैलरी नजर आई जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे और गैलरी में एक ताकतवर बल्ब लगा हुआ था, जैसे गैलरी रोजे रोशन की तरह चमक रही थी। कैप्टन शकील उस गैलरी में दाखिल हुआ और दीवार के साथ चिपक कर आगे बढ़ने लगा। जब पहले कमरे का दरवाजा आया तो उसने अपने कान दरवाजे के साथ लगा दी, लेकिन कोई आवाज ना आई। शुक्र यह कि गैलरी बिल्कुल सुनसान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। एक दरवाजे में उसे कुछ रोशनी नजर आई। उसने की होल में से नजर अंदर डाल ली। उसे एक शख्स अजीब सी मशीन के सामने बैठा नजर आया। अभी वो उसे अच्छी तरह देख भी न सका था कि गैलरी में भारी कदमों की आवाज उभरी। वो फौरन एक तरफ झुका, मगर वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसने दीवार के साथ चिपकने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेसुध थी। सामने से आने वाले दो अशखास थे जिनके हाथों में टॉमी गन्ने थी। जैसे ही उन्होंने कैप्टन शकील को देखा, वो एक लम्हे को चिटके, मगर दूसरे लम्हे उनकी टॉमी गन्ने उसकी तरफ तन गई। कैप्टन शकील के हाथों को जुम्बिश हुई और गैलरी में जलने वाला बल्ब एक धमाके से बुझ गया। कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से छलांग लगाई और दूसरी तरफ जमीन पर लेट गया। दोनों टॉमी गन्नों से गोलियों की बौछार हुई और अब वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। कैप्टन शकील इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन पर रेंग रहा था। उसकी जान सख्त खतरे में थी। गोलियां उसके इर्द गिर्द पड़ रही थी। अचानक उसने हाथों को जुम्बिश दी और एक भयानक चीख उभरी और एक टॉमी गन खामोश हो गई। फिर दूसरी चीख उभरी और दूसरी टॉमी गन भी खामोश हो गई। अचानक कमरों के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे। फिर पूरी गैलरी फ्लैश लाइट से चमक उठी। अब कैप्टन शकील को सिवाय हाथ उठाने के और कोई चारा न था। उसके इर्द गिर्द टॉमी गन्नों से लैस निकाबपोश खड़े थे। उन्होंने कैप्टन शकील को एक तरफ चलने का इशारा किया और कैप्टन शकील हाथ उठाए हुए उन निकाबपोशों की रहनुमाई में चलने लगा। वो गैलरी की सीधी समत जा रहे थे, लेकिन कैप्टन शकील सोच रहा था कि इमरान कहाँ गया होगा। अभी तक इमरान कहीं नजर नहीं पड़ा था और न ही उससे पहले उसे कोई गड़बड़ होती नजर आई थी। इसका मतलब यह है कि इमरान किसी मखसूस जगह बाहिफाजत पहुंचने में कामयाब हो चुका है। फिर वो यहाँ आने के मकसद पर गौर करने लगा। आज सुबह जूलिया ने इस इमारत के पास पहुंचने के लिए X2 का हुक्म सुनाया था। फिर यहाँ उसे इमरान मिला और उसने उसे बताया कि इस इमारत में शायद माका जोंगा की मकामी ब्रांच का हेडक्वार्टर मौजूद है, इसलिए आज रात तुम और मैं इस इमारत में घुसेंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। चुनाचे उसके नतीजे में वो उस वक्त यहाँ मौजूद था। अचानक उसकी सोच में खलल पड़ गया क्योंकि उसे दाएं तरफ मुड़ने का हुक्म दिया गया। वो दाएं तरफ मुड़ गया। यहाँ गैलरी का इख्तिताम था और सामने एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था, जिस पर पीतल की 2 तलवारें जड़ी हुई थीं। उस दरवाजे के सामने एक निकाबपोश टॉमी गन हाथ में लिए टहल रहा था। उन्हें देखते ही वो रुक गया। उसने शकील की तरफ गन सीधी कर ली। शकील एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन पीछे से टहूका मिलते ही फिर आगे बढ़ने लगा। जब वो उस मुहाफिज के पास पहुंचा तो पीछे आने वाले नकाबपोशों में से एक ने दरवाजे के मुहाफिज को मुखातिब करते हुए कहा, माका अजीम है। दरवाजे पर टहलने वाले मुहाफिज ने जवाब दिया, जोंगा अजीम तर है। उसके बाद दरवाजे वाले मुहाफिज ने अपनी टॉमी गन नीचे कर ली। उसने शकील की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन है और इस जगह कैसे आया। निकाबपोश बोला, मालूम नहीं कैसे आया है, वैसे मुझे तो कोई मकामी जासूस मालूम होता है। कैप्टन शकील हाथ उठाए खामोशी से ये मुकालमे सुनता रहा। दरवाजे पर टहलने वाले मुहाफिज ने एक तलवार के दस्ते पर बने हुए किसी बटन को दबाया, फिर दूसरी तलवार के दस्ते पर जोर दिया, फिर उन दोनों की नोकों को खींचा और फिर उन तलवारों के नीचे बने हुए हैंडल को घुमाया। अब दरवाजा एक जोरदार चरचराहट से खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया जिसमें चारों तरफ किस्म किस्म की मशीनें चल रही थी। उनमें से हर एक मशीन के सामने एक एक शख्स बैठा हुआ था। चंद मशीनों में स्क्रीन भी थे जिन पर मुख्तलिफ नज़ारे नजर आ रहे थे। हर शख्स अपने काम में लगा हुआ था। चंद निकाबपोश यहाँ भी टॉमी गन्ने लिए टहल रहे थे।
कैप्टन वॉर से मशीनों को देखता हुआ दरम्यान में से गुजरता चला गया। हॉल के एक तरफ पहले दरवाजे की तरह बड़ा दरवाजा था, जिसके बाहर एक और गैलरी नजर आ रही थी। कैप्टन शकील उस टूटी फूटी इमारत के नीचे इस कदर अजीम शान और पुरअसरार इंतजामात देख कर हैरान रह गया। अब वो गैलरी में गुजर रहे थे, एक दरवाजे पर जाकर वो रुक गए। उसके बाहर एक सुर्ख बल्ब जल रहा था। एक नकाबपोश ने कोने में लगा हुआ बटन दबाया और फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके अटेंशन खड़ा हो गया। दूसरे नकाबपोश भी मुस्तैद खड़े थे। अचानक दरवाजे के सामने लगा हुआ बल्ब सुर्ख से सब्ज रंग में तब्दील हो गया और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। नकाबपोशों ने कैप्टन शकील को अंदर चलने का इशारा किया और कैप्टन शकील आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गया। नकाबपोश भी अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तारीक सा कमरा था। सामने एक बड़ी मशीन नजर आ रही थी जिस पर मुख्तलिफ किस्म के बटन लगे हुए थे। सैकड़ों की तादाद में डायल थे। इस मशीन के कोने में स्क्रीन भी था। रंग रंग के बल्ब बड़ी तेजी से स्पार्क कर रहे थे, जिस पर सुर्ख रंग की बहुतात थी। उस पूरे कमरे में कोई भी शख्स न था। शकील हैरान था कि अब क्या होगा। अचानक बल्ब तेजी से स्पार्क करने लगा और फिर स्क्रीन रोशन हो गई, जिसमें एक साया सा कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था। उस साये को देखते ही तमाम नकाबपोशों ने बैक वक्त बुलंद आवाज में कहा, माँ का अजीम है, जोंगा अजीम तरीन है, हम माँ का जोंगा को सलाम करते हैं। अचानक उस साये के होंठ हिले और फिर मशीन पर लगी हुई एक जाली में से आवाज आई, माँ का जोंगा के गुलामों में ये कौन है? नकाबपोश ने कहा, ये शख्स गैलरी नंबर 1 में फिर रहा था। आवाज आई, क्या? आवाज इतनी खतरनाक थी कि मशीन की जाली भी थरथरा उठी। कैप्टन शकील के दोनों कानों में जैसे लोहे की गर्म सलाख उतरती चली गई और वो नकाबपोश झुक गए। आवाज आई, क्या किसी ने गद्दारी की है जो इस शख्स ने यहां दाखिल होने का रास्ता पा लिया? नकाबपोश कुछ ना बोले। आवाज आई, अच्छा, इसे छोड़कर बाहर चले जाओ और गैलरी नंबर 1 के ऑपरेटर को फौरन हाजिर करो। आवाज में वर्राहट बदस्तूर मौजूद थी। चारों नकाबपोश बाहर निकल गए और दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। अब कैप्टन शकील उस मशीन के सामने अकेला खड़ा था। जाली से आवाज आई, तुम कौन हो? मुंह से निकाब उतारो। कैप्टन शकील चुपके से खड़ा रहा। इस बार आवाज में शदीद गुर्राहट थी। क्या तुमने सुना नहीं? कैप्टन शकील गुमसुम खड़ा था, उसने कोई हरकत न की। अचानक बल्ब इंतहाई तेजी से स्पार्क करने लगे और फिर एक बारीक शुआ तेजी से कैप्टन शकील पर पड़ी। उस शुआ का पड़ना था कि कैप्टन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में आंधियां चल रही हों और कोई शख्स उसे मुंह पर से निकाब उतारने का हुक्म दे रहा हो। अचानक कैप्टन शकील का हाथ उठा और उसने अपने मुंह पर से निकाब उतार दिया। दिमाग में सुकून हो गया और उसके साथ ही मशीन में बल्बों की स्पार्किंग भी कम हो गई। कैप्टन शकील हैरान रह गया। जाली में से एक तहकहा बुलंद हुआ। इतने में दरवाजा खुला और वो चारों नकाबपोश एक आदमी को लेकर आ गए जिसका रंग जर्द पड़ गया था। वो मशीन के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। आवाज आई, गैलरी नंबर 1 पर तुम थे? उस नौजवान ने बदस्तूर सर झुकाए जवाब दिया, यस सर। आवाज इंतहाई गजबनाक हो गई। फिर ये नौजवान कैसे पहुंच गया? नौजवान बदस्तूर सर झुकाए खड़ा रहा, उसने कोई जवाब न दिया। आवाज आई, तुम अपनी गलती तस्लीम करते हो। इतना कहते ही एक सब्ज रंग की शुआ उस मशीन से निकली और उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान की एक भयानक चीख निकली और एक लम्हे के बाद उसकी लाश वहां पड़ी थी, बिल्कुल जली हुई लाश। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उसे रोस्ट कर दिया। नकाबपोश फौरन झुके और माँ का जोंगा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद जाली से फिर आवाज आई, अब तुम बताओ तुम कौन हो? देखो सच सच बताओ वरना तुम्हारा हशर भी यही हो सकता है। शकील बोला, मैं CID इंस्पेक्टर हूं। आवाज आई, तुम गलत बयानी कर रहे हो। कैप्टन शकील ने जोर देकर कहा, मैं सच बोल रहा हूं। आवाज आई, अच्छा, तुम यहाँ कैसे आए? कैप्टन शकील ने कहा, मैं राह भटक कर इधर आ गया, लेकिन यहाँ से अचानक दीवार खुली देखकर नीचे उतर आया। आवाज आई, बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो अपनी जान के गाहक न बनो, सब कुछ बता दो वरना यहाँ लोग मौत को तरसते हैं और मौत नहीं आती। कैप्टन शकील ने कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है। आवाज आई, माँ का जोंगा के गुलामों, तुम बाहर जाओ और चंद मिनट के बाद इसकी लाश ले जाना। नकाबपोश दरवाजा खोल कर बाहर निकल गए। अभी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था कि कैप्टन शकील ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर उसने मशीन पर लगातार फायर करने शुरू कर दिए। पहला फायर हुआ और एक बहुत बड़ा बल्ब जो मुसलसल स्पार्क कर रहा था टूट गया। उसके बाद दूसरा फायर हुआ और स्क्रीन तारीक हो गई। उसके साथ ही मशीन से एक अजीब सी शुआ निकली और कैप्टन शकील की तरफ बढ़ी, लेकिन कैप्टन शकील फुर्ती से एक तरफ हट गया। शुआ सीधी सामने के दरवाजे पर पड़ी और दरवाजा पिघल गया जैसे मोम पिघलता है। कैप्टन शकील ने एक और फायर किया, एक और डायल टूटा, मगर उसके बाद कैप्टन शकील के दिमाग पर धुंध सी छा गई और उसके तमाम एहसासात यकदम सो गए। उसे इतना याद था कि वो बुरी तरह हाथ पैर मारता हुआ नीचे गिर रहा है। उसके बाद मुकम्मल तारीकी थी।
इमरान जैसे ही छलांग मारकर अंदर आया वो एक छोटे से कमरे में था। इमरान चंद लम्हे उस कमरे में खड़ा रहा, फिर हाथ में पिस्तौल लेकर दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने एक लंबी सी गैलरी थी जिसमें एक बहुत बड़ा तेज बल्ब जल रहा था और गैलरी के दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे और सामने से 2 टॉमी गन्नों वाले राउंड लगाकर वापस जा रहे थे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल दिया। अचानक वो आखिरी सिरे पर जाकर मुड़ने लगे। अब इमरान के पास छुपने की कोई जगह न थी। इमरान एक लम्हे के लिए ठिठका, लेकिन फिर बिजली की तेजी से साथ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर जोर दिया और इत्तेफाक से वो दरवाजा खुला था। इमरान पलक झपकते ही अंदर दाखिल हो गया और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। राउंड लगाने वालों के कदमों की आवाज वैसे ही नपी तुली और पुरसुकून थी, इसलिए इमरान को इत्मीनान हो गया कि उन्होंने उसे नहीं देखा। अब इमरान कमरे के अंदर की तरफ मुतवज्जे हुआ। कमरा खाली था, लेकिन उसमें एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी। एक तरफ एक बहुत बड़ी अलमारी रखी हुई थी, उसका एक पट खुला हुआ था। उसमें किस्म किस्म के कपड़े दिखाई दे रहे थे। मेज पर एक गिलास रखा जिसमें अभी तक शराब थी। इमरान गिलास के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे गिलास में शराब की सतह थरथरा रही थी। वो फौरन वार्डरोब के पीछे छुप गया। एक लम्हे के बाद सामने की दीवार में एक शिगाफ हुआ और एक लंबा तिरंगा शख्स नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो जैसे ही उस शिगाफ से बाहर आया, शिगाफ दोबारा बंद हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी पर आ बैठा और गिलास में रखी हुई बाकी ईमानदार शराब उठाकर हलक में उंडेल ली। फाइल खोलकर उसे पढ़ने लगा। इमरान की तरफ उसकी पुश्त थी। इमरान आहिस्ता से अलमारी के पीछे से निकला और कदम पर कदम रखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वैसे भी कालीन पर रबड़ सोल जूते आवाज नहीं देते थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इमरान ने एक हाथ उस शख्स के गले में डाला और रुमाल उसकी नाक पर रखा। एक लम्हे के लिए वो तड़पा, लेकिन शायद रुमाल में क्लोरोफॉर्म की मिकदार काफी से ज्यादा थी, क्योंकि दूसरे लम्हे वो इमरान के हाथों झूल गया। इमरान ने उसे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और उसकी नब्ज देखकर अंदाजा लगाया। फिर मुतमईन होकर फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। फाइल पर नजर डालते ही वो बुरी तरह चौंका। उसने झपट कर वो फाइल उठाई और फिर जैसे जैसे वो उसे पढ़ता गया उसकी हालत मुतगय्यर होती गई। फिर उसने वो फाइल मोड़ तोड़ कर अपने कोट की अंदर वाली जेब में रख दी। अब वो अलमारी देख रहा था जिसमें कपड़े टंगे हुए थे। उसने कपड़ों के पीछे हाथ बढ़ाकर देखा तो उसे एक और खाना महसूस हुआ। उसने उसे खोला। उसमें मुख्तलिफ कागजात थे जो तमाम के तमाम कोड वर्ड्स में लिखे हुए मालूम होते थे। इमरान ने ये सब निकालकर अपनी जेबों में ठूंस लिए। यकदम वो उछल पड़ा, क्योंकि गैलरी में टॉमी गन्ने चलने की आवाजें आने लगीं। एक फायर हुआ, फिर एक चीख निकली। इमरान ने ये सब निकालकर अपनी जेबों में ठूंस लिए। यकदम वो उछल पड़ा, क्योंकि गैलरी में टॉमी गन्ने चलने की आवाजें आने लगीं। एक फायर हुआ, फिर एक चीख निकली। इमरान ने जल्दी से उस शख्स के कपड़े उतारे, खुद कपड़े पहने, अपने कपड़े उसे पहनाए, कागजात निकालकर अपनी जेबों में रखे और अलमारी में रखा हुआ एक निकाब जिस पर MZ के अल्फाज लिखे हुए थे अपने मुंह पर चढ़ा लिया। अब गैलरी में शोर मच गया था। वो दरवाजे के पास आया। उसने जरा सा दरवाजा खोल कर देखा तो कैप्टन शकील टॉमी गन्नों के दरमियान खड़ा था। उसने तवील सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो उस खुफिया दरवाजे को खोलने का तरीका मालूम करना चाहता था। उसने तमाम दीवारों को हल्का हल्का ठोंका, मगर बेसूद। आखिर उसने आतिशदान पर रखी हुई तस्वीर को हिलाया, मगर वो अपनी जगह से न हिली। अचानक उसे तस्वीर के कोने से एक सुर्ख रंग का नुक्ता नजर आया। उसने उस पर उंगली रखकर उसे दबाया, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। उसका एक एक लम्हा कीमती था। उसने कोट की कॉलर से पिन निकाला और उसके सिरे से उस नुक्ते को दबाया। दीवार खट से खुल गई। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जल्दी से उस शिगाफ की तरफ बढ़ा। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो एक एक करके नीचे उतरता गया। दूसरी सीढ़ी पर उसका कदम पड़ते ही दीवार फिर बराबर हो गई। अब वो इंतहाई चौकन्ना होकर नीचे उतर रहा था। 10वीं सीढ़ी के बाद वो एक कमरे में पहुंच गया जिसमें एक बहुत बड़ी मेज थी। मेज पर एक बहुत बड़ी मशीन थी जो उस वक्त बंद पड़ी थी। इमरान ने उसे गौर से देखा, लेकिन वो कुछ न समझ सका। उसने कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे एक कोने में एक दरवाजा नजर आया। उसने वो दरवाजा जरा सा खोला और दूसरी तरफ देखने लगा। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत सी मशीनें चल रही थी। ऑपरेटर उनके सामने बैठे उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। वो अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, तमाम टॉमी गन वाले जो वहां टहल रहे थे अटेंशन हो गए। वो सर हिलाता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। वो समझ गया कि जिसका उसने लिबास पहना हुआ है वो शायद यहाँ का इंचार्ज हो या कोई अच्छी पोजीशन रखता। वो बारी बारी एक मशीन के पास रुकता और फिर उसे गौर से देखने लगा। एक मशीन की स्क्रीन पर उसे सदर ममलिकत अपने ऑफिस में काम करते दिखाई दिए।
फिर सदर मुमलिकत ने मेज की दराज में से एक फाइल निकाली और उसका मुताला करने लगा। ऑपरेटर ने एक बटन दबाया, अब वो फाइल एक जाविये से दिखाई देने लगी। फिर ऑपरेटर ने एक और बटन दबाया, अब मशीन ने उस फाइल की फोटो उतारनी शुरू कर दी। इमरान जो देख कर दंग रह गया। इसी तरह हर मशीन किसी न किसी अहम शख्सियत की निगरानी कर रही थी। निगरानी का ये तरीका देख कर अक्ल जवाब दे गई। इतनी तरक्की याफ्ता और बड़ी तंजीम के मुताल्लिक तो उसने सोचा ही न था, और ना ही उस इमारत में घुसते वक्त उसे ख्याल आया था कि वो इतनी बड़ी तंजीम के हेडक्वार्टर में जा रहा है। खैर, वो आहिस्ता से हॉल के सामने के दरवाजे में चला गया। सामने एक गैलरी नजर आ रही थी, उसके दोनों तरफ भी दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान अंदर घुसा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में एक मेज कुर्सी पर एक नौजवान, जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक मालूम हो रही थी, बैठा शराब पी रहा था। उसने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आज एक मकामी जासूस पकड़ा गया है। उसने मशीन गन नंबर 1 पर फायरिंग कर दी है। अब वो मशीन ठीक हो रही है। मैंने उसे हलाक इसलिए नहीं किया कि इतनी जुर्रत करने वाला यकीनन कोई मामूली शख्स नहीं होगा। अब मैं उससे तमाम राज उगलवाऊंगा, मगर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अचानक इमरान ने उछलकर उसकी नाक पर टक्कर दे मारी और वो डगराता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इमरान की कोट की जेब में से फायर हुआ और गोली उस शख्स की खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ मालूम होता था, इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा न था। उस इमारत में घुसते वक्त इमरान को ख्याल ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी तंजीम के हेडक्वार्टर में जा रहा है। खैर, वो आहिस्ता से हॉल के सामने के दरवाजे में चला गया। सामने एक गैलरी नजर आ रही थी, उसके दोनों तरफ भी दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान अंदर घुसा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में एक मेज कुर्सी पर एक नौजवान, जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक मालूम हो रही थी, बैठा शराब पी रहा था। उसने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आज एक मकामी जासूस पकड़ा गया है। उसने मशीन गन नंबर 1 पर फायरिंग कर दी है। अब वो मशीन ठीक हो रही है। मैंने उसे हलाक इसलिए नहीं किया कि इतनी जुर्रत करने वाला यकीनन कोई मामूली शख्स नहीं होगा। अब मैं उससे तमाम राज उगलवाऊंगा, मगर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अचानक इमरान ने उछलकर उसकी नाक पर टक्कर दे मारी और वो टकराता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इमरान की कोट की जेब में से फायर हुआ और गोली उस शख्स की खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ मालूम होता था, इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा न था। ऐसा करना इमरान के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इमरान बोल नहीं सकता था और ना ही कोई ऐसी हरकत कर सकता था। उसने जिसका लिबास पहना हुआ था उसकी आवाज ही नहीं सुनी थी और वो कोड वर्ड भी नहीं जानता था। उसने दोबारा अपने कपड़े उतारे और दूसरे के कपड़े उतार कर खुद पहने। उसका निकाब मुंह पर लगाया और उसे उठाकर अलमारी में ठूस दिया और खुद कमरे का मुआयना करने लगा। फिर बगली दरवाजे से वो दूसरे कमरे में चला गया। सामने एक कमरा नुमा मशीन रखी हुई थी, जिस पर मुख्तलिफ बटन लगे हुए थे। एक कोने में स्क्रीन थी। उसने मेज पर बैठकर एक सब्ज रंग का बटन दबाया तो अचानक सारी मशीन के डायल जलने लगे, बल्ब स्पार्क करने लगे और फिर स्क्रीन पर एक कमरे का अक्स उभरने लगा, जिसका दरवाजा बंद था और कमरा खाली था। अचानक कमरे के दरवाजे के अंदर लगा हुआ सुर्ख बल्ब जलने बुझने लगा। इमरान ने कुछ सोचते हुए मशीन के पीले रंग का बटन दबाया। वो इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन बटनों के दबाने से क्या होगा, कहीं उनका रद्द अमल खतरनाक ना हो। लेकिन वो इमरान था, उसके दिल में जो ख्याल आ जाता, फिर दुनिया का कोई खौफ उसको उस ख्याल पर अमल करने से बाज नहीं रख सकता था। बहरहाल जर्द रंग के बटन दबाने से कोई खास रद्द अमल न हुआ, बल्कि दरवाजे के अंदर का बल्ब बंद हो गया और इमरान ने देखा कि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। फिर दरवाजे से एक निकाबपोश अंदर दाखिल हुआ, जिसने कौमी गन उठाई हुई थी। उसने अंदर दाखिल होकर सर झुकाया और फिर इमरान के सामने की मशीन से आवाज सुनाई दी। वो निकाबपोश सर झुकाए माँ का अजीम है, जुंगा अजीम है के नारे लगा रहा था। इमरान ने बगैर सोचे सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। अब मशीन के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। अचानक इमरान ने देखा कि मशीन में से सुर्ख रंग की शुआ निकली और उस निकाबपोश पर पड़ी जो सर झुकाए खड़ा था। निकाबपोश के मुंह से एक भयानक चीख निकली और 1 मिनट के बाद उस निकाबपोश की जली हुई लाश वहां पड़ी हुई थी। इमरान ये देख कर दंग रह गया। अब सिर्फ एक बटन था जो नीले रंग का था। उसने वो दोबारा दबाया। थोड़ी देर बाद उसे स्क्रीन पर वो हॉल नजर आया जिसमें तमाम ऑपरेटर काम कर रहे थे। स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ था। उसने उसे घुमाया, उसके साथ साथ मंजर भी तब्दील होने लगा। उसे स्क्रीन पर हर कमरा बारी बारी नजर आने लगा। कहीं पर जदीद असलहे के ढेर लगे हुए थे, कहीं कमरे में शराब की बोतलों के अंबार थे। एक छोटे से कमरे में करेंसी नोट बनाने की मशीन थी। इस तरह वो बारी बारी हर कमरा देखता गया। उसकी आंख में शदीद हैरत थी। इतनी बड़ी और मुकम्मल तंजीम उसकी आंखों के सामने थी।
वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने इंतजामात हुए और उसे आज तक खबर न हुई। बहरहाल एक कमरे को देखकर वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें कैप्टन शकील एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। अब उसके सामने दो मसले थे, एक तो कैप्टन शकील को आज़ाद करना और दूसरा उन तमाम मशीनों पर या तो हुकूमत का कब्जा कराना या उन्हें तबाह करना। उसे इत्मीनान था कि उसने हेडक्वार्टर के इंचार्ज को खत्म कर दिया है। यह भी एक इत्तेफाक था, वरना न जाने इंचार्ज तक पहुंचने के लिए इमरान को कितने हाथ पैर मारने पड़ते। लेकिन उसके बावजूद जो लम्हा भी गुजर रहा था उसके लिए खतरा बढ़ रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला कुन कदम उठाने का फैसला किया और फिर कुछ सोचकर इंचार्ज का लिबास पहने वो कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आ गया। ये एक इंतहाई खतरनाक इक़दाम था, क्योंकि इमरान को बिल्कुल मालूम नहीं था कि आया इंचार्ज कभी ग्राउंड पे लगाता था या नहीं। अगर लगाता था तो बाकी लोगों से उसका रवैया कैसा था। बहरहाल जो हो सो हो के मुस्ताक उसने फैसला कुन कदम उठाया। अब वो हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकता था। बहरहाल जैसे ही उसने गैलरी में कदम रखा, ऐसा मालूम हुआ जैसे पूरे माहौल में एक अजीब किस्म की बेचैनी, सनसनी और पुरस्रारियत सी फैल गई, जिसे इमरान ने भी बखूबी महसूस कर लिया। इससे उसे मालूम हुआ कि इंचार्ज अव्वल तो कभी बाहर नहीं निकला, दूसरा उसका रवैया दीगर लोगों से इंतहाई सख्त रहा होगा, वरना उसे देखते ही पूरे माहौल में एक बेचैनी और अदम इत्मीनान की लहर न दौड़ जाती। जैसे ही इमरान आहिस्ता से गैलरी में निकला, सामने पहरा देने वाले निकाब पोशों के गिरोहों से माँ का अजीम है, जोंगा अजीम तरीन है के नारों से उसका इस्तकबाल किया। लेकिन इमरान आहिस्ता आहिस्ता से उनके पास से गुजर गया। उसने सिर्फ एक हाथ जिस पर स्याह रंग के दस्ताने पहने हुए थे उठाने पर इक्तिफा किया। वो हॉल में दाखिल हो गया। उसे देखते ही तमाम ऑपरेटर अपने कामों में और भी ज्यादा तुंदही से मसरूफ हो गए। किसी ने एक नजर उठाकर भी ऊपर न देखा। इमरान उनके दरमियान से गुजरता हुआ दूसरी गैलरी में निकल आया। वो निकाबपोश टॉमी गन उसके पीछे पीछे बतौर बॉडीगार्ड आ रहे थे। इमरान एक दरवाजा खोलकर एक कमरे में दाखिल हो गया। फिर उसके अकबी दरवाजे से दाखिल होकर वो बड़े हॉल में दाखिल हो गया, जहां एक बहुत बड़ा प्लांट किसी बहुत बड़े मकसद के लिए नस्ब था। अजीबोगरीब मशीनें थीं। इमरान समझ गया कि ये प्लांट किसी बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ नस्ब है। बहरहाल वो उसके ऑपरेटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने प्लांट का मकसद समझने के लिए उसे गौर से देखा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उठाकर हवाओं में उछाल दिया हो। लेकिन ये सिर्फ उसकी जहनी कैफियत थी, क्योंकि अब इस प्लांट का मकसद वो किसी हद तक समझ गया था। ये प्लांट जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए नस्ब था, जिसका मुजाहिरा पिछले दिनों माका जोंगा बतौर सजा कर चुका था। अब इमरान के लिए ये लाजमी हो गया कि वो हर कीमत पर उस प्लांट को तबाह कर दे। वो फौरन मुड़ा और उस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें कैप्टन शकील बंद था। कमरे का नंबर स्क्रीनिंग मशीन से वो देख चुका था। वो कमरे के सामने रुका। उसके बाहर ताला लगा हुआ था और एक निकाबपोश टॉमी गन उठाए बाहर पहरा दे रहा था। इमरान ने उसे ताला खोलने का इशारा किया। उसने झट ताला खोल दिया और दरवाजा खोलकर इमरान और उसके साथ दो बॉडीगार्ड अंदर दाखिल हुए। कैप्टन शकील कुर्सी पर बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा इंतहाई सपाट था। इमरान उसे देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। फिर उसने इंचार्ज के लहजे में पुकारा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा या नहीं? लेकिन कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। इमरान ने दूसरे निकाबपोशों को उसको खोलने का हुक्म दिया और उसे अपने कमरे में पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने झट कैप्टन शकील को खोल दिया और फिर उसे लेकर इंचार्ज के कमरे की तरफ बढ़े। इमरान उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो लोग कैप्टन शकील को छोड़कर खुद बाहर चले गए। कैप्टन शकील के हाथ अभी तक बंधे हुए थे। इमरान ने हर तरफ से इत्मीनान करके अपना निकाब उतार दिया और कैप्टन शकील उसे देखकर हैरान रह गया। लेकिन हैरत सिर्फ उसकी आंखों से टपक रही थी, चेहरे से नहीं। इमरान ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए और आहिस्ता से उसे तमाम हालात बता दिए। अब दोनों ने मिलकर उस हेडक्वार्टर को तबाह करना था। इमरान ने इसके लिए डायनामाइट तजवीज़ किया, लेकिन सवाल यह था कि डायनामाइट लाया कहां से जाए, उसे ऑपरेट कहां से किया जाए। कैप्टन शकील ने टाइम बम का मशवरा दिया, लेकिन जहां मसला उनकी फौरी फराहमी का था। अचानक इमरान को एक तजवीज़ सूझी। उसने निकाब चेहरे पर डाला और खुद उठकर उस मशीन पर जा बैठा। उसने सब्ज रंग का बटन दबाया और मशीन को स्टार्ट कर दिया। स्क्रीन पर कमरे का अक्स उभरा तो उसने फौरन नीले रंग का बटन दबा दिया। अब किसी हद तक वो इस मशीन को समझ चुका था, इसलिए आसानी से उसे ऑपरेट कर चुका था। स्क्रीन पर हॉल का अक्स उभरा, लेकिन वो हैंडल घुमाता रहा और एक कमरे में एक निकाबपोश कुर्सी पर बैठा शराब पीता नजर आया। उसके सीने पर नंबर 3 लिखा हुआ था। इमरान ने हैंडल को वहीं रोक दिया और फिर उसने जर्द रंग का बटन दबा दिया। फिर उसने स्क्रीन पर उस शख्स को चौंकते देखा और वह शख्स तेजी से उठा और चेहरे पर निकाब भी करता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब इमरान ने हैंडल को दोबारा घुमाया और जब उस कमरे का अक्स नजर आया जो पहले नजर आता था तो उसने हैंडल को छोड़ दिया। अचानक उसी कमरे के अंदर लगा हुआ बल्ब जलता बुझता नजर आया। उसने जर्द रंग के बटन को एक बार फिर दबाया
बल्ब बुझने से रुक गया और दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही निकाब पोश नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होकर मखसूस नारा लगाया और फिर सर झुकाकर खड़ा हो गया। इमरान ने माइक का बटन दबाया और फिर सरसराती हुई आवाज में बोला, नंबर 3। नंबर 3 ने सर उठाकर कहा, यस सर। इमरान की आवाज आई, हमारे स्टॉक में कितने टाइम बम मौजूद हैं? नंबर 3 ने अदब से कहा, जनाब हमारे स्टॉक में 10,000 टाइम बम मौजूद हैं। इमरान ने कहा, अभी जाओ और उनमें से 500 मेगा पावर के 10 टाइम बम ले आओ। नंबर 3 ने कहा, बहुत बेहतर, और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान ने फिर हैंडल को घुमाया तो स्क्रीन पर वो निकाब पोश एक गैलरी में तेजी से जाता नजर आया। इमरान स्क्रीन पर उसे फॉलो कर रहा था। निकाब पोश चलता हुआ एक दरवाजे पर रुक गया। उसने दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी, दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बहुत बड़ा असलहा खाना था। इमरान उस असलहे को देखकर दंग रह गया। उसे उस असलहे खाने का इल्म नहीं था। उसने देखा निकाब पोश वहीं बैठे एक निकाब पोश से 10 टाइम बम ले रहा था। इमरान अब शकील की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने उसे सारी स्कीम बताई कि जैसे ही नंबर 3 बम लेकर अंदर दाखिल हो, मैं उसकी जगह ले लूंगा, तुम इस मशीन पर बैठ जाना। इमरान ने उसे ऑपरेट करने का तरीका बता दिया। उसने उसे बताया कि मैं ये बम मुख्तलिफ कमरों में रखूंगा, तुम इस मशीन के जरिए मुझे फॉलो करना। जहां कुछ खतरा मालूम हो, ये सुर्ख रंग का बटन दबा देना। फोकस में जितने लोग होंगे वो जल जाएंगे, लेकिन ये उस वक्त करना जब इसके बगैर कोई चौरा ना हो। ये कहकर उसने अपना इंचार्ज वाला लिबादा उतार कर शकील को पहना दिया और शकील वो मखसूस निकाब लगाकर मशीन पर बैठ गया। इतने में नंबर 3 बम्मों का डब्बा लेकर मखसूस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। कैप्टन शकील ने उसे अंदर आने की इजाजत दी और फिर उसे हिदायत की कि वो इसे कमरा नंबर 1 में पहुंचा दे। कमरा नंबर 1 इंचार्ज का जाती कमरा था। नंबर 3 वो डिब्बा लेकर कमरा 1 की तरफ बढ़ गया, जहां इमरान उसकी ताक में था। जैसे ही नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ, इमरान ने उसे छाप लिया। चूंकि ये उफ्ताद उसके लिए अचानक पड़ी थी, इसलिए वो बेखबरी में मार खा गया। चुनांचे चंद ही लम्हों बाद वो इमरान के हाथों में झूल रहा था। इमरान ने फुर्ती से उसके कपड़े उतारे और अपने कपड़ों पर पहन लिए। फिर उसने बम्मों को निकालकर अपने लिबादे में मुख्तलिफ जगहों पर छुपाना शुरू कर दिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान कमरे से बाहर तेजी से गैलरी में चलने लगा। उसने तमाम बम निकाले और 15 मिनट का टाइम सेट किया और फिर एक बम गैलरी में लगी हुई रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इमरान के ख्याल में ये उस टोकरी का बेहतरीन मसरफ था। बहरहाल वो आगे बढ़ा और हॉल में दाखिल हो गया। वो आहिस्ता से चलता हुआ एक कोने में गया और एक मशीन के पास खड़ा हो गया। ऑपरेटर ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। इमरान ने हाथ में वो छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर बम लिया और फिर आहिस्ता से उसकी मशीन और पिछली दीवार के दरमियान डाल दिया। फिर वो खामोशी से बाहर निकला। असलहा खाने का इंचार्ज उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने उससे रजिस्टर मांगा और फिर उस रजिस्टर को देखने लगा। फिर अचानक वो जोर से चौंका और गौर से दूसरे कमरे की तरफ ध्यान करके सुनने लगा। असलहे खाने का इंचार्ज भी निकाब लगाए हुए परेशान हो गया। उसने नंबर 3 की तरफ हैरानी से देखा। इमरान ने उसके कान में ये कहा कि दूसरे कमरे से कोई आवाज आ रही है, जाकर देखो कौन है। वो तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा और इमरान ने फुर्ती से असलहे के ढेर के दरमियान वो बम छुपा कर रख दिया। इंचार्ज वापस आया तो उसने बताया कि वहां कोई नहीं है। इमरान ने अपना वहम जानकर उसे मुतमईन किया और फिर वो वापस मुड़ गया। अब उसने गैलरी में बने हुए मुख्तलिफ खाली कमरों में बम छुपा दिए। अब वो उस प्लांट की तरफ जा रहा था जिसने पिछले दिनों पूरे दारुल हुकूमत में भयानक तबाही फैला दी। वो उस कमरे में दाखिल हुआ। वहां सिर्फ एक ऑपरेटर ड्यूटी पर मौजूद था। प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद था। ऑपरेटर ने उसे देखते ही सैल्यूट किया। उसने सैल्यूट का जवाब दिया और फिर उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो उसकी तरफ बढ़ा। इमरान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो भी खासा ताकतवर था, लेकिन इमरान के सामने उसकी एक न चली और चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो दम तोड़ चुका था। इमरान ने उसकी लाश घसीट कर एक तरफ डाली और खुद स्क्रू ड्राइवर लेकर उस प्लांट की एक साइड खोली। उसमें उसने बम रख कर उसे दोबारा कस दिया। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि अगर किसी ने ऑपरेटर की लाश देख भी ली तो वो प्लांट को नहीं बचा सकेंगे। यहां से फारिग होकर वो इत्मीनान से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही वो ठिठक गया क्योंकि सारे हॉल में हलचल मच रही थी। उसकी समझ में इस सब की वजह न आ सकी, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं कैप्टन शकील का राज तो नहीं खुल गया, क्योंकि उसने बहुत से नकाब पोश टॉमी गन उठाए कमरा नंबर 1 की तरफ भागते देखे। टाइम बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। अब इन 10 मिनटों में उसे भी और कैप्टन शकील को भी इस इमारत से बाहर निकलना था। लेकिन जे अचानक एक और उफ्ताद आ पड़ी। भागते भागते एक निकाब पोश से वो टॉमी गन लेना न भूला। उस पहरेदार ने उसे अपना ऑफिसर समझते हुए अपनी टॉमी गन उसे पकड़ा दी। वो तेजी से कमरा नंबर 1 की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और 20-25 निकाब पोश अंदर टॉमी गन ने उठाए खड़े थे। वो नंबर 3 को उलट पलट कर देख रहे थे
लेकिन वो उसे पहचान न सके, क्योंकि जहां तमाम लोग मुंह पर निकाब डाले फिरते थे, इसलिए वो कुछ न समझ सके। इमरान ने देखा कि कैप्टन शकील एक शीशे के बहुत बड़े जार में बंद है। इमरान की समझ में न आया कि कैप्टन शकील यकदम जहां कैसे बंद हो गया, लेकिन अब वक्त सोचने का न था। मुकम्मल तबाही में अब सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान ने टॉमी गन सीधी की और फिर कमरा टॉमी गन की आवाज से गूंज उठा। एक ही वार में तमाम निकाबपोश फर्श पर तड़प रहे थे। इमरान ने ट्रिगर पर बदस्तूर दबाव डाले रखा। सैकड़ों गोलियां उनके जिस्मों से पार हो गईं और चंद लम्हों के बाद वहां फर्श पर खून ही खून था और लाशें पड़ी हुई थीं। इमरान भागकर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा कि उस जार में कहीं भी दरवाजा न था। उसने कैप्टन शकील को आवाज दी, लेकिन बेसूत। कैप्टन शकील के होंठ हिले, लेकिन इमरान को कोई लफ्ज न सुनाई दिया। अब इमरान ने कैप्टन शकील को एक तरफ हटने का इशारा किया और गोलियों की बाढ़ उस शीशे पर डाली, लेकिन उस पर कोई असर न पड़ा। और गोलियों की बाढ़ उस शीशे पर डाली, लेकिन उस पर कोई असर न पड़ा। अब इमरान घबरा गया, क्योंकि बम फटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे और इन्हीं 5 मिनटों में उसे सब कुछ करना था। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी। फौरी तौर पर उसे एक ही ख्याल आया। उसने जेब से आखिरी टाइम बम निकाला और कैप्टन शकील को इशारा किया कि वो फर्श पर लेट जाए। अब जो कुछ होता सो होता। अगर रिहाई की सूरत निकल आई तो खैर, वरना मौत तो सामने ही थी। कैप्टन शकील इशारा पाते ही फौरन जमीन पर लेट गया। इमरान ने बम पर 2 सेकंड का टाइम लगाया और बम शीशे की दीवार के पास रखकर खुद भी फुर्ती से जमीन पर लेट गया। पलक झपकते ही 2 सेकंड गुजरे और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस शीशे के जार के पुर्जे उड़ गए। उसके साथ ही वो कमरा भी तबाह हो गया। एक भारी शहतीर इमरान के बिल्कुल पास आकर गिरा। उस शहतीर की वजह से कैप्टन शकील और इमरान बच गए, क्योंकि तमाम मलबा उस शहतीर ने रोक लिया। अब दोनों वहां से उठे और बाहर की तरफ भागने लगे। बम फटने में सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। वो तेजी से एक गैलरी में भागे। इस धमाके की वजह से तमाम अड्डों में दौड़ मची हुई थी। घंटियां बज रही थीं, सुर्ख और सब्ज बल्ब जल रहे थे। वो दोनों तेजी से एक तरफ भागे। उस गैलरी की तरफ एक टनल सी बनी हुई थी। वो दोनों तेजी से उसमें दौड़ने लगे। ये पानी का बहुत बड़ा पाइप था। वो बेतहाशा भाग रहे थे। अचानक इमरान का पांव फिसला और वो तेजी से उस टनल में फिसलता चला गया। दूसरे लम्हे वो टनल के दूसरे सिरे से बाहर हवा में उड़ता जा रहा था। टनल जमीन से काफी ऊंचाई पर बनी हुई थी, इसलिए वो तकरीबन हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। कैप्टन शकील उससे पहले ही जमीन पर था। चंद लम्हों तक उसे कुछ महसूस न हुआ, लेकिन फिर अचानक कान फाड़ धमाका हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आतिशफिशां पहाड़ गरज रहा हो। पै दर पै धमाके हो रहे थे। इमरान और शकील के नीचे की जमीन हिल रही थी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान और शकील के आसाब जवाब दे गए और उनकी कुव्वत समात खत्म हो गई। सफदर ने अपनी मोटरसाइकिल रेस्तरां के पार्किंग शेड की तरफ घुमा दी। वो नीचे उतरा और जेबों में हाथ डाले रेस्तरां के हॉल में दाखिल हो गया। उसने देखा कि दोनों गैर मुल्की कोने वाली मेज पर बैठ रहे हैं। सफदर आहिस्ता से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उनके करीब की मेज पर जाकर बैठ गया। वो उसे देखकर कतन न चौंके, जिससे सफदर ने अंदाजा लगाया कि उन्हें ताक़ुब का इल्म नहीं हुआ। वो आज सुबह से X2 के हुक्म से इन दोनों का ताक़ुब कर रहा था, इसलिए किसी हद तक सफदर बोर हो गया था। लेकिन हुक्म बहरहाल हुक्म था, बोरियत की इंतहा ही क्यों ना हो जाए। सफदर ने बैरे को कॉफी का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकाल कर मुंह से लगा लिया। उसने जेब से लाइटर निकाला जो जिसामत में आम लाइटरों से कदरे बड़ा और वजन में कदरे ज्यादा था। उसने सिगरेट सुलगाया, लेकिन इस दौरान वो उन दोनों के 2 पोज ले चुका था। इस लाइटर में एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर कैमरा नस्ब था। सफदर ने लाइटर जेब में रखिया और फिर इत्मीनान से कॉफी पीनी शुरू कर दी जो बैरा उसकी मेज पर रख गया था। वो दोनों भी चुपचाप कॉफी पी रहे थे। अचानक उनमें से एक बोला, आज किधर जाना है? दूसरा बोला, नंबर 3 में। पहला बोला, नंबर 1 तबाह हो गया है। दूसरा बोला, हाँ, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और फिर वो चुप हो रहे। इतने में एक लड़की उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। वो कोई गैर मुल्की नजर आ रही थी। सफदर उसके चेहरे से उसकी कौमियत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। उसके नजदीक आते ही वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए और वो भी उनके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। फिर सफदर को भी चौंकना पड़ा, क्योंकि जूलिया भी हॉल में दाखिल हो रही थी और उसकी नजरें हॉल में किसी को ढूंढ रही थी। सफदर समझ गया कि जूलिया इस लड़की के ताक़ुब में यहाँ आई है। चुनाचे जैसे ही जूलिया की नजरें उस लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सफदर ने जूलिया को इशारा किया और वो सीधी उसकी मेज की तरफ चली गई। जूलिया ने बैठते ही सवाल किया, कैसे बैठे हो? सफदर ने कहा, 2 शेरों पर गौर कर रहा हूं। शेरों पर एक लम्हे के लिए जूलिया को हैरत हुई,
लेकिन फिर वो समझ गई कि सफदर किसी का ताक़ुब करते हुए यहाँ आया है, इसलिए उसने और सवाल न किया। सफदर ने उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और फिर गौर से साथ वाली मेज की गुफ्तगू सुनता रहा। वो लोग अब इतालवी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। सफदर किसी हद तक इतालवी ज़बान समझ रहा था, लेकिन जूलिया इस ज़बान से नाबलद थी, चुनाचे खामोशी से बैठी कॉफ़ी पीती रही। सफदर ने सुना कि वो आपस में किसी ऑपरेशन के सिलसिले में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि सफदर काफ़ी कोशिश और तवज्जो के बाद सिवाय चंद लफ्ज़ों के और कुछ न सुन सका। काफ़ी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो लड़की उठकर चली गई और उसके साथ जूलिया भी चली गई। सफदर ने दोबारा कॉफ़ी मंगवाई और उसे पीने बैठ गया। अब दोनों उठकर ऊपर बने हुए कमरे में जा रहे थे और सफदर सोच रहा था कि आया ये उसी रेस्तरां में रिहाइश पजीर हैं या किसी और से मिलने जा रहे हैं। चुनाचे उसने चेक करने का फैसला किया और जैसे ही वो दोनों ऊपर जाकर एक और गैलरी की तरफ मुड़े, सफदर ने फुर्ती से अपनी मेज छोड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उससे पहले वो मेज पर नोट रखना न भूला था। सफदर जब उस गैलरी तक पहुंचा जिस पर वो दोनों मुड़े थे, को उसे वो एक कमरे में घुसते दिखाई दिए। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और फिर गैलरी में इधर उधर देखा। तमाम गैलरी सुनसान थी। सफदर ने अपनी आंखें की होल पर लगाईं। अंदर उसे 4 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे नजर आए। अचानक कदमों की चाप हुई और सफदर फुर्ती से दरवाजे के एक तरफ हट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगा। ये एक वेटर था जो ट्रे हाथ में लिए इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी ट्रे में 4 ग्लास थे। सफदर आगे बढ़कर नीचे उतर गया और फिर उसने X2 को फोन किया ताकि उससे मजीद हिदायत ले। X2 ने उसे फौरन कैफे गुलिस्तान पहुंचने को कहा, जहां इमरान उसका इंतजार कर रहा था, और यहां सफदर की बजाय नगमानी की ड्यूटी लगा दी। थोड़ी देर के बाद नगमानी हॉल में दाखिल हुआ। सफदर ने उसे तमाम हालात से आगाह कर दिया और खुद बाहर निकलकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सड़क पर निकल आया। अब उसका रुख कैफे गुलिस्तान की तरफ था। कैफे गुलिस्तान इस शहर का एक मॉडर्न कैफे था। इसकी सबसे बड़ी शोहरत इसका बाग था। शायद इस शहर का बेहतरीन बाग था। इस वजह से शाम के वक्त लोग अमूमन कैफे गुलिस्तान जाना ज्यादा पसंद करते थे। सफदर की मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से सड़क पर भाग रही थी और सफदर का जहन उन 2 आदमियों की तरफ लगा हुआ था जिन्हें वो पीछे नगमानी की निगरानी में छोड़ाया था। इस उधेड़बुन में उसे ताक़ुब महसूस न हुआ। हालांकि उसी रेस्तरां ही से एक छोटी सफेद रंग की कार उसका ताक़ुब कर रही थी। उसमें 2 आदमी सवार थे। सफदर की मोटरसाइकिल कैफे गुलिस्तान के कंपाउंड में मुड़ गई और उसके साथ ही वो मोटर भी उस कंपाउंड में आकर रुकी। सफदर मोटरसाइकिल को लॉक करते हुए हॉल की तरफ बढ़ा। यहाँ इमरान एक मेज पर बैठा ऊँग रहा था। सफदर उसकी मेज की तरफ बढ़ा। उसने इमरान के कांधे पर हाथ रखा, लेकिन फिर वो अपनी जगह से उछल पड़ा क्योंकि इमरान उसके हाथ लगाते ही कुर्सी के नीचे आ गिरा, लेकिन फौरन ही उठ खड़ा हुआ। आसपास बैठे हुए लोगों की हलक से बेइख्तियार तह कहे निकल पड़े, लेकिन इमरान सफदर को इस तरह आंखें झपका झपका कर देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हूं। सफदर नदामत से सुर्ख हो रहा था। इमरान का यह मजाक उसे खल गया, मगर वो कर भी क्या सकता था। चुपके से साथ बैठ गया। इमरान दोबारा कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आखिर तंग आकर सफदर ने इमरान को कहा, इमरान साहब। इमरान ने आंखें फाड़कर सफदर की तरफ देखा और फिर बोला, आपने मुझे कुछ कहा है? सफदर ने झुंझुलाकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से कह रहा हूं। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। सफदर समझ गया कि इमरान किसी वजह से उससे अनजान बनना चाहता था, इसलिए अब वो भी चुपचाप बैठ गया। सफदर इतनी शिद्दत से बोर हो गया कि जिसकी इंतहा न थी। उसका जहन लगातार बोरियत की गर्दान कर रहा था। उसने इमरान को देखा और दूसरे लम्हे वो झटके से अपनी कुर्सी छोड़ चुका था। वो तेजी से बाहर को लपका। उसके उठते ही वो दोनों भी अपनी अपनी मेजों से उठकर बाहर को लपके। इमरान ने कनखियों से उन्हें देखा और फिर वो भी कुर्सी से उठकर बाहर जा रहा था, लेकिन बाहर जाने के लिए उसने सामने वाले दरवाजे की बजाय अकबी दरवाजे का रुख किया। उस तरफ से वो तेजी से घूमता हुआ बाहर निकल गया। देखा तो उसे वो दोनों एक कार में बैठे तेजी से एक तरफ जाते दिखाई दी। इमरान ने एक टैक्सी रोकी और फिर तेजी से उस कार का ताकुब करने लगा। सफदर अपने ताकुब से बेखबर इंतहाई झुंझलाहट में मुब्तला अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो इतनी शदीद झुंझलाहट में मुब्तला हो गया था कि वो X2 के हुक्म को भी भुला बैठा था और तेजी से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। इमरान टैक्सी में बैठा सोच रहा था कि किसी तरह सफदर को उसके फ्लैट जाने से रोका जाए। वो नहीं चाहता था कि सफदर की रिहाइश गाह दुश्मनों की नजर में आ जाए, क्योंकि उमूमन सीक्रेट सर्विस के अरकान एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। इस तरह थोड़ी सी निगरानी के बाद तमाम सीक्रेट सर्विस के अरकान से वो वाकिफ हो जाएंगे। वो दूसरों को भी बहैसियत X2 सफदर के फ्लैट में जाने से रोक सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सफदर का फ्लैट उनकी नजरों में आए। लेकिन सफदर की मोटरसाइकिल कुछ इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी कि वो कुछ न कर सकता था।
अचानक सफदर का जहन पलटा और उसे X2 का हुक्म याद आया कि वो इमरान से मिले। इसका मतलब था कि वो इमरान से कोई हिदायत ले या उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन इमरान ने उसे वहां न पहचाना, जिससे बोर होकर वो वापस पलट गया। लेकिन अब उसे ख्याल आया कि इमरान ने ये सब कुछ किसी वजह से किया होगा। फिर उसे अपने ताकुब का ख्याल आते ही उसके जहन पर छाई हुई तमाम धुंध छट गई और अब वो अपने आप को कोसने लगा कि वो एक सीधी और साफ बात न समझ सका। यकीनी बात थी कि सफदर का ताकुब किया जा रहा था, इसलिए इमरान ने उसे न पहचाना। अभी इमरान कोई और रास्ता निकालता कि सफदर वापस जाने की हरकत कर बैठा। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर उस वक्त उसका ताकुब हो रहा था तो यकीनन अब भी हो रहा होगा। ये सोचते ही वो एक और सड़क मुड़ गया। इमरान ने जैसे ही उसे वो सड़क मुड़ते देखा, वो समझ गया कि सफदर को अक्ल आ गई है। चुनांचे उसने एक टेलीफोन बूथ के पास अपनी टैक्सी रोक ली और खुद उतरकर टेलीफोन बूथ में घुसकर टेलीफोन में सिक्के डालने के बाद उसने डायल घुमाया। दूसरी तरफ फोन उठाने वाला ब्लैक जीरो था। ब्लैक जीरो की आवाज आई, हेलो, X2 स्पीकिंग। इमरान ने कहा, इमरान स्पीकिंग। ब्लैक जीरो ने कहा, यस सर। इमरान ने कहा, X2 पहले तो कार नंबर 1210 KJD के मालिक का पता कराओ जल्दी। दूसरे तमाम मेंबरान से कह दो कि वो अब सफदर को मत मिले, वो माँ का जोंगा की नजरों में आ गया है। X2 ने कहा, ओके सर, मैं अभी हिदायत जारी कर देता हूं। इमरान ने कहा, नगमानी से जैसे ही रिपोर्ट मिले मुझे मुत्तला कर देना। उसके साथ ही इमरान ने रिसीवर रख दिया। इधर सफदर ने 2-3 मोड़ काटते ही महसूस कर लिया था कि वाकई उसका ताकुब हो रहा है। चुनाचे वो मालाबार होटल की तरफ चला गया। मालाबार होटल में वो तेजी से दाखिल हुआ, फिर फौरन रिक्रिएशन हॉल से होता हुआ अकबी दरवाजे से बाहर निकला। अब वो घूमता हुआ दोबारा होटल के सामने एक छोटे से कैफे में बैठा चाय पी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घनी मूंछों का इजाफा हो चुका था। एक इंतहाई सादा मेकअप, मगर उससे उसका चेहरा बदल गया था। अब सिवाय गौर से देखने के उसे पहचाना नहीं जा सकता था। अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे कि वो दोनों अशखास जो उसका पीछा कर रहे थे सरासीमगी की हालत में बाहर निकले। उन्होंने सफदर की मोटरसाइकिल देखी, चंद लम्हे बातें करते रहे और फिर कार में बैठकर एक तरफ चल दिए। सफदर तेजी से उठा, एक छोटा नोट मेज पर रखा और टैक्सी पकड़कर उनके पीछे चल दिया। वो नजदीक ही एक कोठी में घुस गए। ये राना मंजिल थी, शहर के मशहूर रईस राना शहजाद की कोठी। सफदर उसके बाद नजदीकी बूथ की तरफ चला गया और X2 को तमाम हालात बताए और फिर अपने फ्लैट की तरफ चला गया। उसे कैफे गुलिस्तान से उठ आने पर काफी झाड़ पड़ी। आज का दिन पूरे दारुल हुकूमत पर कयामत बनकर गुजरा। आज सारा दिन सड़कों पर फायरिंग होती रही। बेगुनाह लोग गोलियों की बौछार में मरते रहे। पुलिस की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई, लेकिन इस कत्लो गारत पर काबू न पाया जा सका। और ये कत्लो गारत अजीब तरीके से होती। भरे बाजार में अचानक एक खुशपोश आदमी पिस्तौल निकालता और फिर 6-7 आदमी जमीन पर गिर कर तड़पने लगते। लेकिन अचानक एक नामालूम समत से गोली आती और उसका सीना तोड़ती निकल जाती। सारा दिन शहर में यही होता रहा। दोपहर तक लोग घरों में बंद रहे। सारा शहर सुनसान हो गया। सिर्फ पुलिस शहर में गश्त कर रही थी। लेकिन फिर ये वबा पुलिस में भी फैल गई और पुलिस वालों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिए और फिर पुलिस के सिपाही और ऑफिसर सड़कों पर ढेर होने लगे। अब तो हुकाम इंतहाई परेशान थे। लेकिन 4 बजे के बाद ये कत्लो गारत खत्म हो गई। उसके बाद रात तक कुछ ना हुआ। लोग डरते डरते घरों से निकलने लगे। एक बार फिर बाजारों में अजदहाम हो गया। हर तरफ इसी कत्लो गारत के चर्चे थे। अंदाजन 10-15 हजार आदमी मर चुके थे। सारी रात हुकाम परेशान होकर मीटिंग पर मीटिंग बुलाते रहे, लेकिन किसी की भी समझ में ना आया कि यह सब कुछ क्या है। इधर इमरान भी सख्त परेशान हो गया। उसके ख्याल में किसी मखसूस मकनातीसी असर के तहत ऐसा हुआ था। उसने अपने तमाम मेंबरों को हुक्म दिया कि वो सुबह होते ही बाजारों में गश्त करें और जहां किसी शख्स को पिस्तौल निकालते देखें उसे फौरन गोली मार दें। अगर हो सके तो ऐसे किसी 1-2 अशखास को दानिश मंजिल पहुंचा दें। सब मेंबरान को इस वबा से महफूज रखने के लिए एंटी मैग्नेट आलात दिए गए थे जो उन्होंने जेबों में रखे हुए थे। ये अजीबोगरीब हुक्म मिलते ही सारे मेंबरान सख्त परेशान थे। जिंदगी में पहली बार उन्हें सरकारी हुक्म के तहत खुले बंदों कत्लो गारत करनी थी। ये उनका पहला भयानक तजुर्बा था, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे। चुनाचे सुबह ही सुबह वो सारे शहरों में फैल गई। उनमें से हर एक के पास 2-2 रिवॉल्वर और फालतू कारतूसों का काफी जखीरा था। इमरान का ख्याल था कि सूरज निकलते ही कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 6 बजे सुबह जैसे ही सूरज तुलू हुआ, एक बार फिर बाजारों में फायरिंग की आवाजें और जख्मियों की चीखों और आहों की फरियादें गूंजने लगी। इस बार बिलवास्ता तौर पर सीक्रेट सर्विस के अरकान भी मुलव्विस थे। वो जेबों में रिवॉल्वरों पर हाथ रखे हर शख्स को गौर से देखते फिर रहे थे। फिर जैसे अचानक कोई शख्स पिस्तौल निकालता, उनके रिवॉल्वर से गोली निकलती और उस शख्स की खोपड़ी से पार हो जाती।
कहीं कहीं वो गोली मारते देखे जाते तो उन्हें लोगों से जान बचाने के लिए भागना पड़ता। अभी तक कैप्टन शकील और सफदर ही एक एक शख्स को दानिश मंजिल में पहुंचाने में कामयाब हो सके थे। दिन के 12 बजे थे। एक बार फिर सैकड़ों लोग मर चुके थे। अगर सीक्रेट सर्विस के अरकान वाकई कत्तो गारत न करते तो शायद तादाद हजारों में तब्दील हो जाती। दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शहर का निजाम फौज ने संभाल लिया, जो टॉमी गन्नों और मशीन गन्नों से मुसल्ला थे। 1 घंटे तक अमनो अमान रहा, लेकिन फिर उस दिन का भयानक दौर शुरू हुआ। वो वबा मिलिट्री के सिपाहियों पर असरअंदाज हो गई और फिर पिस्तौल की गोलियों के बजाय टॉमी, मशीन गन्ने और टैंकों पर लगी हुई तोपें चलने लगी। मिलिट्री के नौजवान मकई के दानों की तरह भुनने लगे। हुकाम चीख पड़े। ये सूरत हाल इंतहाई भयानक, परेशान कुन और नाजुक थी। फौरन आला हुकाम की मीटिंग हुई। उसमें सदर मुमलिकत तक शामिल हुए। इमरान भी बहैसियत X2 नकाब पहनकर उसमें शामिल हुआ। इस नाजुक मसले पर बहस शुरू हो गई, लेकिन कोई नतीजा न निकला। उन पर बुरी से बुरी खबरें आ रही थीं। अगर चंद घंटे और इसी तरह कत्लो गारत होती तो शायद सारी फौज खत्म हो जाती और इस सूरत हाल को बंद करना जरूरी था, इंतहाई जरूरी। मगर इसका हल किसी के पास न था। सबके चेहरे लटके हुए थे, आंखों की चमक मध्यम हो चुकी थी। लेकिन X2 ने सिर्फ एक लफ्ज कहकर सबके चेहरों पर रौनक बढ़ा दी। वो कह रहा था, हजरात, इस वबा का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए। सदर मुमलिकत चीख उठे, खुदा के लिए बताओ, मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। X2 बोला, बता तो रहा हूं जनाब, दरअसल ये मकनातीसी कुव्वत का करिश्मा है। कमिश्नर हैरान होकर बोले, मकनातीसी कुव्वत का क्या मतलब है? X2 बोला, मेरा मतलब इससे ये है कि किसी मखसूस मकनातीसी असर से लोगों के दिमागों का रुख कत्तो गारत की तरफ मोड़ दिया गया है। चुनाचे आज मैंने अपने आदमियों को एंटी मैग्नेट आला देकर शहर में फिराया। उनमें से किसी पर भी इस वबा का असर न हुआ। चुनाचे मेरी राय में तमाम मिलिट्री को ये आलात फौरी तौर पर तकसीम कर दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फौरन कमांडर इन चीफ की तरफ मुखातिब हुए। X2 ठीक कहते हैं, आप जल्द अज जल्द ऐसे आलात तकसीम करने का इंतजाम करें। ये कहकर सदर मुमलिकत उठ खड़े हुए और मीटिंग खत्म हो गई और फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसे आलात तमाम मिलिट्री में तकसीम कर दिए गए और नतीजा हस्ब तवक्को रहा, क्योंकि मिलिट्री के जहनों से धुंध छट गई और फिर हालात मामूल पर आ गए। लेकिन ये 2 दिन दारुल हुकूमत की तारीख में हमेशा हमेशा इस इबरतनाक तबाही की याद दिलाते रहेंगे। 10 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा, फौज गश्त करती रही, फिर कर्फ्यू हटा लिया गया और हालात मामूल पर आ गए। इमरान पर आज सुबह से ही शायरी का दौरा पड़ा हुआ था। चुनाचे इस सिलसिले में सुलेमान बेचारे की कमबख्ती आ गई। वो सुबह से इमरान के सामने बैठा हुआ था और उसके ऊट पटांग शेरों की दाद दे रहा था। जान बचाने का फिलहाल कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। इमरान बोला, हाँ सुलेमान, ये शेर सुनो भाई, गजब खुदा का कलम तोड़ कर रख दिया है। सुलेमान बोला, मैंने शेर तो बहुत सुने हैं, अब गीदड़ भी सुनाते हैं। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम फाख्ता, मैं शेर कह रहा हूं, शेर नहीं। सुलेमान बोला, अबे अगर कभी लखनऊ। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम फाख्ता, मैं शेर कह रहा हूं, शेर नहीं। अबे अगर कभी लखनऊ में होता तो 1 सेकंड जिंदा न रह सकता। सुलेमान बोला, अच्छा जनाब, आप चाहे शेर सुनाएं या गीदड़, मैं नहीं सुन सकता, मुझे चाय बनानी है। इमरान बोला, सुलेमान, मैं कहता हूं तुम कभी अच्छे शायर नहीं बन सकते। सुनो, शेर सुनो, नहीं तो सारी उम्र बावर्ची ही रह जाओगे। सुलेमान बोला, मैं बावर्ची ही अच्छा हूं। जो शेरियत देगची में चमचा चलाने में होती है वो भला आपके शेरों में कहां? इमरान बोला, मैं कहता हूं सुलेमान, शेर सुन। सुलेमान जमाई लेते हुए बोला, सुनाओ जी सुनाओ। इमरान बोला, मैं सड़क के इस पार देखता हूं किसी महजबी को जिसके सर पर सींग नहीं, जिसके कान हैं इत्ते इत्ते। उसके साथ ही इमरान ने हाथ से बड़े का इशारा किया। सुलेमान आखिर बोल पड़ा, जनाब, शायरी में हाथों की इशाराबाजी एकदम नहीं चलती। इमरान बोला, तुम सुनते जाओ, दखल दर मालूकात न करो, दखल दर माकुलात न करो। फिर बोला, जिसके कान इत्ते इत्ते हैं, जिस पर लदी है मिट्टी की बोरी। सुलेमान बोला, मिट्टी की बोरी, हा हा हा, वाह 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 वाह, एकदम मजा आ गया। इमरान बोला, मुझे तो इस शायरी में मसूर की दाल का मजा आ रहा है, बड़ा गरम गरम शेर है। सुलेमान बोला, बिल्कुल गरम मसाले की तरह। वाह वाह जनाब, मैं जबीन पर मिट्टी की बोरी। इमरान बोला, अबे तू दाद दे रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? सुलेमान बोला, नहीं जनाब, मैं भला आपका मजाक उड़ा सकता हूँ? सिर्फ बचपन में कबूतर उड़ाता था, अब कसम ले लीजिए कभी पतंग भी उड़ाई हूँ, मगर वाह वाह, मिट्टी की बोरी महजबीं पर। इमरान बोला, अबे उल्लू की दुम, ये जदीद शायरी है, कुछ समझा भी करो। ये महजबीं दरअसल गधी है, गधी। आजकल तमाम महजबीं गधियां ही होती हैं, गधियां जो खामखा फैशन और मोहब्बत का बोझ उठाए फुदकती फिरती हैं। इमरान ने फलसफा छांटा।
सुलेमान जान छुड़ाने के लिए बोला, अच्छा अच्छा, ये गधी पर शायरी कर रहे हैं, खूब, आखिर नस्ल का भी असर होता है। इमरान ने आंखें निकाली, बोला, क्या कहा? मैं गधी की नस्ल से हूं? सुलेमान, तुम होश में तो हो? सुलेमान बोला, जनाब, इसे दाद कहते हैं। मैंने एक दफा एक मुशायरे में ये फिक्रा सुना था, आज बोल दिया। और जनाब जरा सोचें तो, जब सारी महजबी गधियां हैं तो फिर मैंने नस्ल का असर बना दिया तो कौन सा बुरा किया। सुलेमान ने भी इमरान के मुकाबिल में फलसफा छेड़ा। इमरान ने कहा, तुम फौरन चले जाओ, तुम हो ही इसी काबिल के सारी उम्र बावर्ची खाने में गुजारो। तुम भला अली इमरान अल मुतखल्लस बूदम बेदाल इसको कहां समझ सकते हो? सुलेमान इमरान की इस दाद से घबरा रहा था। बोला, तो जनाब सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये आपके तखल्लुस का मतलब क्या है? बूदम बेदाल यानी ऐसा बूदम जिसमें दाल ना हो, और बूदम में से दाल निकाल दो तो बाकी बच जाएगा बूम, और बूम के मानी है उल्लू। सुलेमान बोला, तो आप उल्लू हैं? इमरान बोला, हाँ सुलेमान, आजकल सारे शायर उल्लू ही हैं। इमरान बोला, हाँ सुलेमान, आजकल सारे शायर उल्लू ही हैं। दिन को ऊँगते हैं, रात को शायरी करते हैं, परेशान और इंतहाई दर्जे की नहूसती। जिस किसी ने उनकी शक्ल देखी गया काम से। अच्छा, आप जरा जाओ और चाय बना दो। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। मैं बूदम बेदाल बोल रहा हूँ। आवाज आई, इमरान, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान बोला, सुल्तान बोल रहे हो या गधा, मुझे क्या एतराज? इमरान ने दीवार को आंख मारते हुए कहा। सर, सुल्तान ने कहा, तुम होश में हो? फौरन मुझे मिलो, इंतहाई अहम मामला है। यह कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने रिसीवर रखा और फिर कपड़े तब्दील करने गया। इतने में सुलेमान ने चाय मेज पर रख दी। इमरान ने आधी प्याली पी और फिर सुलेमान को मुंह चढ़ाता हुआ नीचे उतर गया। चंद मिनटों के बाद उसकी कार सर सुल्तान की कोठी में थी। इमरान की कार सर सुल्तान की कोठी में दाखिल हुई। सर सुल्तान अपने ड्राइंग रूम में इमरान के मुंतजिर थे। इमरान जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ। सर सुल्तान ने उसे देखते ही बैठने का इशारा किया। वो सोफों के दरमियान में रखी हुई मेज पर बैठ गया। सर सुल्तान ने कहा, ये क्या बेहूदगी है, सोफे पर बैठो। वो बोला, जनाब, आपके हाथ का इशारा मेज की तरफ था। सर सुल्तान ने कहा, बको नहीं, तुम्हारी ये हरकतें कभी कभी बड़ा परेशान करती हैं। इमरान मेज से उठकर सोफे पर बैठ गया। अब वो लाताल्लुक सा ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे जामे जहानुमा में दुनिया का मुशाहिदा कर रहा। इमरान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि जो कुछ पिछले दिनों दारुल हुकूमत में हुआ था और जो सिर्फ तुम्हारी जहानत की वजह से रुक गया, वही सब कुछ दुनिया के 14 ममालिक के दारुल हुकूमतों में हुआ है। लेकिन वहां का इतना जानी नुकसान हुआ जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इससे पहले जमीन से पानी निकलने का वाकया भी सारी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हुआ था। इमरान ने कहा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि कत्ल गारत माका जोंगा के तहत हुई है? उसका मकामी हेडक्वार्टर तो मैंने तबाह कर दिया। सर सुल्तान ने कहा, अभी वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। ये देखो, कल ही सदर मुमलिकत के नाम ये खत आया है। इसी से मैंने अंदाजा लगाया है कि सब कुछ माका जोंगा के तहत हुआ है। इमरान ने सर सुल्तान से वो खत लिया जो सुर्ख रंग के लिफाफे में था और कागज का रंग भी इंतहाई सुर्ख था। उसमें तहरीर था कि माका जोंगा की नाफरमानी की हल्की सी सजा देख ली। यह सिर्फ एक हल्का सा टच था जो आप लोगों को अपनी ताकत का हमने दिखाया है। सिर्फ एक मामूली सा अड्डा तबाह करने पर एक बहुत बड़ी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ता। माका जोंगा अनकरीब दुनिया पर हुकूमत करेगी, ये उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब बेहतर तो यह है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो जाए और नज़्म नस्क माका जोंगा के कारकुनों के हवाले कर दिया जाए, वरना भयानक तरीन सजा के लिए तैयार रहो। माका जोंगा अजीम कुव्वतों की मालिक है। उसकी मामूली से मामूली सजा भयानक मौत है और बड़ी सजा का तो तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। माका जोंगा जिंदाबाद। इमरान ने खत पढ़कर जोर का सांस लिया। सर सुल्तान इस दौरान इमरान के चेहरे को बगौर देख रहे थे, लेकिन खत पढ़ने के दौरान इमरान के चेहरे पर छाई हुई हिमाकतों की तह में कोई तब्दीली न हुई। सर सुल्तान ने परेशान होकर पूछा, अब क्या किया जाए? इमरान ने मुख्तसरन कहा, ट्विस्ट डांस। सर सुल्तान झुंझला गए। क्या मतलब? मैं कहता हूँ ये मजाक किसी और वक्त के लिए रखो। इमरान ने कहा, देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ न कुछ हो जाएगा। सर सुल्तान ने कहा, ओह, मुझे याद आया, देखो, इस माका जोंगा के सिलसिले में दुनिया के 14 ममालिक के अरकान का इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है ताकि इसकी सरकूबी के लिए कोई मुश्तरका कदम उठाया जाए। मैं चाहता हूं तुम इसमें शिरकत करो, शायद कोई राह नजर आ जाए। इमरान ने पूछा, कब हो रही है ये मीटिंग? सर सुल्तान ने जवाब दिया, 1 हफ्ते तक। इमरान ने पूछा, कितने अरकान की इजाजत है? वो बोले, तुम अपने साथ 3 और मेंबर ले जा सकते हो। इमरान ने कहा, बेहतर, मुझे तफसीलात भिजवा दीजिए, मैं हुआऊंगा।
सर सुल्तान ने कहा, फिर तुम्हारी शिरकत के लिए मैं लिख दूं? इमरान ने कहा, जी हाँ, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कुछ काम करने हैं। सर सुल्तान ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, बेहतर, खुदा हाफिज। और इमरान कार में बैठकर कोठी से बाहर चला गया। जूलिया आजकल बाकायदगी से अखबार का मुताला कर रही थी, क्योंकि बाका जोंगा ने शहर में उधम मचा रखा था और रोजाना अखबारों में उनके मुताल्लिक कुछ न कुछ लोग अंदाजा लगाया करते थे। जूलिया ने सोचा था शायद उनमें से कोई इशारा उनके काम का निकल आए, लेकिन आज जब उसने पढ़ा कि माका जोंगा दरअसल हुकूमत का असिस्टेंट है जो उसने आइंदा आने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए रचाया है, तो उसने झुंझला कर अखबार फेंक गया, क्योंकि इसे लोगों की कम अक्ली और नासमझी पर गुस्सा आया था। लेकिन फिर उसका ख्याल उनकी अदम वाकफियत की तरफ चला गया और उसके आसाब काफी हद तक ढीले हो गए, क्योंकि ये तो जाहिर था कि सीक्रेट सर्विस में होते हुए जो कुछ उसे मालूम था, आम लोगों को तो शायद उसकी हवा भी कभी नहीं लगी थी और न लग सकती थी। अभी जूलिया ये सोच रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी की करख्त आवाज उसके कानों में पहुंची। वो फौरन उठकर साइड टेबल की तरफ मुड़ गई जहां फोन रखा हुआ था। जूलिया ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, जूलिया स्पीकिंग। भर आई हुई मखसूस आवाज आई, X2। मॉर्निंग जूलिया, तुमने शायद अभी तक नाश्ता नहीं किया। जूलिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, मॉर्निंग सर। X2 की आवाज में नरमी थी। जूलिया की आवाज भी इंतहाई शीरीं हो गई। बोली, नहीं जनाब। X2 का नरम लहजा ही उसे जन्नत की लतीफ फजाओं में पहुंचा देता जो उसे कभी कभी ही नसीब होता था। X2 ने कहा, अच्छा, तुम नाश्ता करके सफदर को लेकर दानिश मंजिल पहुंच जाओ। वहां से तुम सफदर, शकील और इमरान ने न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए अपना रोजमर्रा का सामान साथ ले आना। जूलिया ने नीची आवाज में पूछा, तो क्या जनाब, न्यूयॉर्क जाना सरकारी काम से होगा? X2 गुर्राया, जूलिया, क्या मैं तुम्हें वहां किसी की शादी में शिरकत के लिए भेज रहा हूं? होश में तो हो तुम? जूलिया बोली, माफी चाहती हूँ जनाब, दरअसल मैं गलती से पूछ बैठी। मैं पूछना ये चाहती थी कि वहां हम माका जोंगा के सिलसिले में जा रहे हैं या कोई और सिलसिला है? जूलिया ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाते हुए जुमला पूरा किया, वरना वो तो दरमियान में ही रो पड़ती। X2 ने कहा, हाँ, ये माका जोंगा ही का सिलसिला है। वहां दुनिया के उन 14 ममालिक ने जिनमें माका जोंगा ने अपनी सरगर्मियां शुरू की हुई हैं, अमेरिका की ज़ेर सदारत एक मीटिंग होगी। अमेरिका की ज़ेर सदारत एक मीटिंग करेंगे जिसमें इज्तिमाई तौर पर माका जोंगा से निपटने के तरीकों पर गौर किया जाएगा, ताकि उसके सद्देबात के लिए कोई मुनासिब कदम उठाया जाए। इसलिए मैं तुम्हें, इमरान, सफदर और शकील को वहां अपनी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए भेज रहा हूं। वहां तुम सब इमरान की सरकर्दगी में काम करोगे। जूलिया ने हकलाते हुए कहा, मगर जनाब। वो ये फितरा कहते हुए दिल से बहुत डर रही थी। बोली, इमरान अपनी नाशाइस्ता हरकत से अपने मुल्क का वक़ार भी खतरे में डाल देता है। X2 ने कहा, देखो जूलिया, तुम हजारों बार देख चुकी हो कि उसकी कोई हरकत फायदे से खाली नहीं हुई। उसका तरीकाकार यही है कि वो खुद को बेवकूफ पोस्ट करके दूसरों को बेवकूफ बनाता है और फिर अपना मतलब साफ निकाल लेता है। तुमने देखा है कभी वो अपने मिशन में नाकाम नहीं रहता, उसके बावजूद तुम हर वक्त उसकी शिकायत करती रहती हो। X2 का लहजा इंतहाई भयानक हो गया था। जूलिया बोली, माफी चाहती हूँ सर। X2 की आवाज ने उस पर कपकपी तारी कर दी थी और जब उधर से रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी तो उसने इत्मीनान से सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया। उसने रिसीवर रख दिया और फिर आहिस्तेगी से चलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। फिर कुछ सोच कर रुकी और फिर फोन की तरफ तेजी से आई और सफदर को टेलीफोन किया। उधर सफदर ने फौरन रिसीवर उठा लिया। हेलो, सफदर स्पीकिंग। सफदर की आवाज जूलिया के कानों में गूंजी। वो बोली, मैं जूलिया बोल रही हूँ। क्या तुम नाश्ता नहीं कर चुके? तो आज नाश्ता मेरे पास आकर करूं। सफदर ने कहा, शुक्रिया, नाश्ते से तो मैं अभी फारिग हुआ हूं, फिर कभी तुम्हारे यहाँ आऊंगा। वो बोली, अच्छा, तुम जरूरी सामान लेकर मेरे पास पहुंचो। हम इमरान और कैप्टन शकील की हमराही में आज न्यूयॉर्क जा रहे हैं। सफदर ने कहा, न्यूयॉर्क? किस खुशी में? जूलिया बोली, उसी माका जोंगा के चक्कर में। वहां 14 ममालिक की मीटिंग हो रही है जिसमें माका जोंगा के सद्देबाब के मुताल्लिक तदबीरें सोची जाएंगी। सफदर ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूं। और सफदर ने रिसीवर रख दिया। जूलिया ने रिसीवर रखा और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। फिर आधे घंटे के बाद कैप्टन शकील, इमरान, जूलिया दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में बैठे X2 की कॉल के मुंतजिर थे। इमरान की चुलबुली शख्सियत से जूलिया सख्त बेजार थी और जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ था, इमरान से बेजारी और भी बढ़ती जाती थी। इससे जूलिया के किरदार पर कोई हर्फ नहीं आता। जूलिया दरअसल अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि कैप्टन शकील दरअसल X2 है और कैप्टन शकील मेकअप करके हमारे दरमियान शामिल है। इसलिए कैप्टन शकील की शख्सियत में वो कभी कभी अपने लिए बेपनाह दिलचस्पी महसूस करती। लेकिन उधर कैप्टन शकील का किरदार X2 से 2 कदम शायद आगे था। वो औरतों से रूमानी बातें करना और उनमें दिलचस्पी लेने को मर्दों की तौहीन समझता है। इसलिए आज तक ना उसने शादी की और ना ही उसकी शख्सियत से कोई रोमान टपकता था।
उसकी शख्सियत एक बेदाग शख्सियत थी। जूलिया से भी उसकी दिलचस्पी सिर्फ इसी हद तक थी जिस हद तक वो उसकी करंट ऑफिसर थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज जब X2 ने उसे सिर्फ सफदर को फोन पर इत्तला देने के लिए कहा और कैप्टन शकील के मुताल्लिक कोई बात न मिली, तो उसके जहन के किसी गोशे में एक ख्याल रिंग रहा था कि कैप्टन शकील ही दरअसल X2 है। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि कैप्टन शकील इमरान के साथ किसी वजह से पहले ही दानिश मंजिल में मौजूद था। बहरहाल उस वक्त उन सब में न्यूयॉर्क में होने वाली मीटिंग के मुताल्लिक बातचीत हो रही थी। सफदर का कहना था कि यह मीटिंग कतई नाकाम रहेगी, लेकिन इमरान इसके खिलाफ था। उसने सफदर को चैलेंज करते हुए कहा, कैसे नाकाम रहेगी? सफदर ने बाकायदा बहस करते हुए कहा, इसलिए कि इतनी बड़ी तंजीम की बेखुनी इस तरह की मीटिंगों से नहीं की जा सकती। जो तंजीम इतने बड़े पैमाने पर कत्लो वारत कर सकती है, वो उस मीटिंग का सद्देबाब नहीं कर सकती। कैप्टन शकील ने भी तायद करते हुए कहा, सफदर का ख्याल ठीक है। इमरान ने मजे का खेज दलील पेश की, बोला सफदर का ख्याल गलत है। दरअसल ये माका जोंगा से जहनी तौर पर मरूब हो गए हैं और फिर ये अपने स्कूल के इम्तिहानात में चूंकि हमेशा फेल होते हैं, इसलिए नाकामी का भूत हर वक्त इसके जहन पर सवार रहता है। सफदर ने हंसते हुए कहा, खैर इम्तिहानात में फेल होने का रिकॉर्ड तो इमरान साहब ही तोड़ते रहे। इमरान ने उंगली से सर खुजाते हुए नीम व आंखों से जवाब दिया, रिकॉर्ड तो नहीं, अलबत्ता रिकॉर्ड प्लेयर जरूर तोड़ा है। फिर इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए मजीद टुकड़ा लगाया, और मिस दिलमोहलिया को तो मैंने एक मदरसे में कान पकड़े मुर्गा बना हुआ भी देखा है। शकील और सफदर ने दिलमोहलिया की इस्तिलाह पर दिल खोल कर कह लगाए और जूलिया फट पड़ी। बोली, देखो इमरान, मुझे मत छेड़ा करो, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। इमरान बेनियाजी से गुनगुनाने लगा, गजल हमने छेड़ी कोई साज देना। जूलिया का चेहरा हमारे गुस्से से सुर हो गया। वो जोर से चीखी, चढ़ा। अभी इमरान कुछ कहने ही वाला था कि ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा। सब संभल कर बैठ गए। जूलिया ने आगे बढ़कर बटन दबाया। उसके चेहरे पर अब तक सुर्खी थी, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू पाने की शदीद कोशिश कर रही थी। ट्रांसमीटर से मखसूस आवाज उभरी, हेलो X2 स्पीकिंग। जूलिया ने जवाब दिया, मैं जूलिया बोल रही हूँ जनाब। X2 ने पूछा, क्या सब मेंबर आ चुके हैं? वो बोली, यस सर। X2 ने कहा, तो सुनो, अब से आधे घंटे के बाद तुम सब लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। वहां इस बार मीटिंग को खुफिया रखने के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात की जा रही हैं। तुम सब लोग जहां से मेकअप में जाओगे, तुम्हारे पासपोर्ट अभी तुम्हें मिल जाएंगे। पासपोर्टों पर सफर का मकसद सयाहत होगा, उसके बाद तुम्हें इमरान की रहनुमाई में काम करना होगा। बाकी हिदायत उसे दे दी गई हैं। इमरान से कहो वो तुम सबके मेकअप कर दे। जूलिया ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा, मगर जनाब कैप्टन शकील तो पहले ही मेकअप में है। यह फिक्रा सुनकर कैप्टन शकील समेत तमाम अफराद बुरी तरह चौंक पड़े और सबकी नजरें कैप्टन शकील के चेहरे पर पड़ने लगी। X2 की भी हैरत आमेज आवाज उभरी, क्या कहा? जूलिया बोली, मेरे ख्याल में जनाब कैप्टन शकील साहब शुरू से ही हमारे साथ मेकअप में शामिल है। X2 की आवाज में कुछ तलखी उभर आई। इस ख्याल की वजह? जूलिया बोली, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहता है जनाब, किसी किस्म का तासुर इनके चेहरे पर नहीं उभरता, सिर्फ आंखें ही उस तासुर की गमाजी करती हैं, इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद ये मेकअप की वजह से है। X2 ने कहा, जूलिया कैप्टन शकील को सेट पर बुलाओ। कैप्टन शकील इत्मीनान से उठकर सीट की तरफ बढ़ा। जूलिया सीट से हट गई। X2 ने कहा, कैप्टन शकील। कैप्टन शकील ने मुद्दबाना जवाब दिया, यस सर। X2 ने कहा, जूलिया क्या कह रही है, क्या तुम वाकई मेकअप में हो? शकील बोला, मिस जूलिया को गलत फहमी हुई है जनाब, दरअसल इनका शक भी वजह है और मैं इनकी दूरबीन नजरों की दाद देता हूँ। मेरे चेहरे का ये सपाटपन दरअसल कुदरती है, इसमें मेरे किसी इरादे को दखल नहीं होता। X2 की आवाज में पुरस्रारियत थी। बोला, क्या तुम जूलिया की तसल्ली करा सकते हो? कैप्टन शकील ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह वो चाहें जनाब। जूलिया ने फौरन दखल अंदाजी करते हुए कहा, नहीं जनाब, मुझे तसल्ली हो चुकी है, सिर्फ मेरा एक शक था, उम्मीद है कैप्टन शकील साहब मुझे माफ कर देंगे। X2 ने कहा, नहीं, जब एक बात चल निकली है तो इसे इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए। सफदर, तुम अमोनिया की बोतल अलमारी में से निकालो और कैप्टन शकील तुम उससे मुंह धो लो ताकि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए। सफदर जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने वहां से अमोनिया की बोतल निकालकर कैप्टन शकील को दी। कैप्टन शकील ने उसे अपना मुंह अच्छी तरह धोया और फिर खुश्क तौलिए से रगड़ा, लेकिन वहां मेकअप के कोई आसार न थे। जूलिया सख्त नदामत महसूस कर रही थी। उसे अफसोस था कि उसने खामखा शक करके कैप्टन शकील का दिल दुखाया है। X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी, क्या रिजल्ट रहा? जूलिया कुछ न बोली तो सफदर ने जवाब दिया, जनाब शकील मेकअप में नहीं है। X2 ने कहा, जूलिया क्या तुम्हारी तसल्ली हो चुकी? वो बोली, मैं माफी चाहती हूँ जनाब, मैं बहुत शर्मिंदा। X2 ने कहा, इसमें नदामत की कोई बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि कैप्टन शकील भी इसे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि हमें हर वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए।
मैंने कैप्टन शकील का मुंह इसलिए धुलवाया था कि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना मुझे पहले ही मालूम था कि कैप्टन शकील का चेहरा कुदरती तौर पर सपाट है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ है, जूलिया उस पर X2 का शक कर रही है, और इस शक में कैप्टन शकील के चेहरे का सपाटपन बहुत मावन साबित हुआ है। मुझे जूलिया के ख्यालात और अंदेशों का इल्म था, लेकिन कोई तवज्जो न दी। अब जब जूलिया ने खुद बात छेड़ दी तो मैंने मुनासिब समझा कि बात पूरी तरह खुल जाए। अच्छा, आप सब लोग चलने की तैयारी करें। पासपोर्ट आप सबको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जूलिया ने कैप्टन शकील से कहा, मैं एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कैप्टन शकील ने कहा, कोई बात नहीं। फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा, इमरान साहब आप मेकअप शुरू करें। इमरान जो इस सारे हंगामे के दौरान बैठा ऊँग रहा था, उठा, सफ्दर को साथ की अलमारी से मेकअप का सामान लाने को कहा। तैयारे ने इशारा मिलते ही एयरपोर्ट पर रिंगना शुरू कर दिया और फिर उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होती चली गई और चंद ही लम्हों के बाद वो जमीन छोड़ चुका था और फजा की बुलंदियों में परवास कर रहा था। ARC कंपनी का तैयारा था जो सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया और इमरान के साथ 30 और मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क की जानिब जा रहा था। जूलिया और कैप्टन शकील आगे बैठे थे और उनके पीछे सफदर और इमरान थे। सारे हल्के हल्के मेकअप में थे, जिससे उनकी शख्सियत कुछ और निखर आई थी। सफदर के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें इंतहाई शानदार लग रही थी और इमरान उसे बैठा छेड़ रहा था। सफदर यार, तुम्हारे चेहरे पर गुलहरी की दुम्में बड़ी शानदार है। सफदर ने आहिस्ता से कहा, यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इमरान बोला, खुदा के लिए सफदर, क्या मैं मूंछें उगाने का काम करता हूँ? ये सब तो बातों में मशगूल थे, मगर एक अकहरे बदन का नौजवान जहाज की तीसरी रो में बैठा उनकी तरफ बड़ी पुरस्रार निगाहों से देख रहा था। कभी वो उनकी शख्सियतों पर नजर डालता और कभी उसकी नजर इमरान की गोद में पड़े कैमरे की तरफ पड़ती। तैयारा रवां तवां अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। अचानक नौजवान अपनी जगह से उठा और फिर वो आहिस्ता से इमरान और सफदर के नजदीक से गुजरता हुआ तैयारे की दुम में बनी हुई लेविटरी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो इमरान के पास से गुजरा, उसने झपट कर इमरान की गोद से कैमरा उठाया और फिर पूरी तेजी से लेविटरी की तरफ भाग निकला। इमरान ने भी उसके पीछे जस्त लगाई, मगर वो लेविटरी में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुका था। तमाम मुसाफिर इस हरकत से बौखला उठे। इमरान लेविटरी के दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था। सफदर, शकील और जूलिया भी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। एयर होस्टेस तेजी से इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान ने उसे किसी तरह भी लेविटरी का दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर होस्टेस बेबस थी। ये वाकया ही इतना अचानक हुआ था कि सब चकरा कर रह गए थे। अचानक इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर बने हुए लॉक पर गोली चला दी। गोली पड़ते ही लॉक टूट गया और इमरान ने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन खाली लेविटरी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। लेविटरी की पुश्त की खिड़की खुली हुई थी। इमरान ने तेजी से खिड़की की तरफ देखा और उसे फजाओं में एक पैराशूट नजर आया और इमरान जिंदगी में पहली बार बेबसी से हाथ मलता हुआ रह गया। लेकिन शायद वो कैमरा इतना कीमती था कि इमरान ने बेबसी की बजाय कुछ करने का इरादा किया। उसने पीछे मुड़कर कैप्टन शकील को कहा, तुम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना। और फिर वो तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ा और उसने जहाज की तरफ से मिलने वाले पैराशूट को अपने कमर के गिर्द बांधा और फिर उसने सफदर के कान में तेजी से सरगोशी की और सफदर पिस्तौल निकालता हुआ कॉकपिट की तरफ भागा, जहां पायलट बैठा जहाज को कंट्रोल कर रहा था। एयर होस्टेस मजबूर नजरों से ये हंगामा देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या है। उधर सफदर ने पायलट की पुश्त पर पिस्तौल लगा दिया और उसे मजबूर किया कि वो जहाज को पीछे की तरफ लौटा दे। वो बोला, देखो पायलट, अपना जहाज फौरन रिवर्स करो। वो आदमी हमारी एक ऐसी चीज लेकर जहाज से कूद गया है जिसके लिए हम सारे जहाज को तबाह कर सकते हैं। इसलिए अच्छा तो यह है कि तुम फौरन जहाज मोड़कर उसके पीछे चलो और उसके पास से गुजरते हुए जहाज की रफ्तार तेज कर दो। हमारा एक आदमी जहाज से कूद जाएगा, उसके बाद तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाना, वरना तुम जानते हो कि हम सब कुछ कर गुजरेंगे। पायलट ने बेबसी से पिस्तौल की तरफ देखा और फिर जहाज का रुख मोड़ दिया। जहाज एक बार फिर वापस जा रहा था। इमरान खिड़की से कूदने पर तैयार खड़ा था। एयर होस्टेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन जूलिया ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता फजाओं में बुलंद पैराशूट के नजदीक होता जा रहा था। जैसे वो उस पैराशूट के पास से गुजरा तो इमरान ने खिड़की से छलांग लगा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान का पैराशूट खुल चुका था और अब वो फजाओं में झूल रहा था। उसका पैराशूट पहले पैराशूट के काफी नजदीक था। यह इमरान का अंदाजा था कि उसने ऐसे वक्त छलांग लगाई जब जहाज पैराशूट के बिल्कुल पास से गुजरा। अब जहाज एक लंबा चक्कर लगाकर दोबारा वापस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। इमरान ने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में थाम लिया।
अब दोनों पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रहे थे और कुछ देर बाद वो दोनों जमीन के नजदीक आ गए। इमरान जमीन पर कूदने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे मालूम था कि ये शख्स जमीन पर कूदते ही भाग जाने की कोशिश करेगा। चुनाचे वैसा ही हुआ। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, उस शख्स ने जल्दी जल्दी अपने आप को रस्सियों से छुड़ाना शुरू कर दिया। इमरान उससे तकरीबन 150 गज दूर गिरा था। ये जगह एक खुश्क पहाड़ी थी। इमरान ने भी जल्दी से अपने आप को पैराशूट से आजाद करवाया और फिर पिस्तौल हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ा। वो भी भाग रहा था। कैमरा उसके हाथों में था। चूंकि वो पिस्तौल की रेंज से दूर था, इसलिए इमरान उस पर गोली नहीं चला सकता था। इसलिए वो भागने पर ही इक्तिफा कर रहा था। नाहमवार पत्थरों की वजह से उसे भागने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी रफ्तार काफी तेज थी। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक होता जा रहा था। वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ भाग रहा था। इमरान को मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या है। इसलिए वो पहाड़ी की तरफ पहुंचने से पहले ही उस शख्स को पकड़ना चाहता था। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब वो शख्स इमरान के पिस्तौल की रेंज में था, लेकिन अब इमरान पिस्तौल नहीं चला सकता था क्योंकि उसे खदशा था कि अब अगर उसने उसे गोली मार दी तो वो कैमरे समेत पहाड़ से नीचे जा गिरेगा और फिर जो उस शख्स का हशर होता तो होता, कैमरा इमरान को सही सलामत नहीं मिल सकता था। इसलिए इमरान चाहता था कि उसे जिंदा पकड़े। इतने में वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचकर इमरान की नजरों से ओझल हो गया। इमरान भी एक लम्हे के बाद चोटी पर पहुंच गया, लेकिन उसने नीचे पहाड़ी के देखा समंदर ठाठे मार रहा था और वो शख्स कैमरा हाथ में डाले समंदर की तरफ गोली की तरह उड़ा जा रहा था। इतनी बुलंदी से समंदर में छलांग लगाना यकीनन उस शख्स की इंतहाई दलेरी और जुर्रत की दलील थी। पहाड़ी तकरीबन समंदर से 100 फुट ऊंची थी। उसी वक्त एक जोर का छपाका हुआ और वो शख्स समंदर के पानी में कैमरे समेत गुम गया। इमरान ने पिस्तौल जेब में डाल दिया, पंजे जोड़े और फिर समंदर में छलांग लगा दी। वो तीर की तरह उड़ता हुआ समंदर की तरफ जा रहा था और समंदर लम्हा बलम्हा नजदीक आता जा रहा था और चंद ही लम्हों के बाद वो समंदर की पहनाइयों में था। ये गनीमत था कि समंदर उस जगह इंतहाई गहरा था, वरना इतनी बुलंदी से कूदने के बाद वो यकीनन समंदर के नीचे की जमीन से टकरा जाता और फिर उसके गोश्त का कीमा मछलियों की खुराक बन जाता। इमरान काफी गहराई तक तीर की तरह गया और उसकी रफ्तार जब तेज हुई तो समंदर ने उसे तेजी से ऊपर की तरफ उछालना शुरू कर दिया। तैरने में इंतहाई मशाक होने की वजह से लम्हा बलम्हा उस शख्स के नजदीक होता जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई क्योंकि एक लॉन्च तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी। जितनी तेजी से वो लॉन्च उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी, इमरान का ख्याल था कि वो शख्स गिरफ्तार होने से पहले लॉन्च में सवार हो जाएगा। लॉन्च उस शख्स के पास पहुंचकर आहिस्ता हो गई और लॉन्च पर खड़े 2 आदमियों ने उसे पकड़कर लॉन्च पर चढ़ा लिया। इतने में इमरान भी उसके नजदीक पहुंच गया था। इमरान को देखते ही उनमें से एक शख्स ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन जहां इमरान में एक ऐसा जंप लगाया कि एक इंसान की उससे तवक्को भी नहीं रखी जा सकती थी। वो समंदर से ऐसे उछला जैसे कोई शख्स जमीन से उछला हो और वो जंप भी इतना जोरदार था कि वो दूसरे लम्हे लॉन्च में पड़ा था। वो दोनों शख्स ये देखकर इतने हवास बाख्ता हुए कि एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान समंदर से इतना बड़ा जंप लगा सकता है, लेकिन ये इमरान था जो खतरे में वाकई माफौकल फितरत बन जाया करता था। इमरान जैसे ही लॉन्च पर गिरा, उसने तेजी से पलटा खाया और फिर उठकर खड़ा हुआ। छलांग लगाने में उसे जितना जोर लगाना पड़ा था वो खुद ही जानता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े फट गए हों और फिर लॉन्च के तख्तों पर गिरने से उसको चोट भी काफी आई थी। लेकिन इमरान जानता था कि यही लम्हा फैसला कुन है। अगर उसने जरा कमजोरी दिखाई तो सारा किया धरा बेसूद रह जाएगा। इसलिए वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे उठता देखकर दोनों शख्स भी चौंक पड़े, जैसे ख्वाब से जागे हों। वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़े, लेकिन इमरान ने फिर एक हाई जंप लगाया और उसकी दोनों टांगें सामने वाले एक शख्स के सीने पर पड़ी और वो चीख मार कर नीचे उलट गया। दूसरा शख्स इमरान से लिपटने लगा, लेकिन एक ही घूंसे ने उसे भी नीचे गिरा दिया। अब इमरान तीसरे शख्स की तरफ बढ़ा जो ये सिचुएशन देखकर कैमरे को समंदर में फेंकने जा रहा था। इमरान ने एक झपट्टा मारा और कैमरा उसके हाथों से छीन लिया। घूंसा खाने वाला शख्स दोबारा इमरान की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने तेजी से भागकर कैमरे को एक कोने में रखा और फिर आने वाले शख्स को फुर्ती से हाथों पर उठा लिया। वो शख्स हालांकि काफी कवी हैकल था, लेकिन इमरान के हाथों में एक खिलौने की तरह बेबस हो चुका था। इमरान ने फुर्ती से उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। फिर वो उस शख्स की तरफ बढ़ा जो कैमरा लेकर आया था। वो शख्स अब फिर कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा और फिर उसे भी हाथों पर उठा लिया। एक झपाके के साथ वो समंदर में गिर पड़ा। इमरान के चेहरे पर उस वक्त एक दरिंदगी फैली हुई थी। तीसरा शख्स अभी फर्श पर पड़ा था। उसके सीने पर पड़ने वाली लात उसे अदम का रास्ता दिखा चुकी थी। इमरान ने उसकी तरफ से मुतमईन होकर लॉन्च को संभाला जो तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर समंदर में चक्कर लगा रही थी।
इमरान ने स्टीयरिंग संभाला और लॉन्च तेज करके एक मुखालिफ समत की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों शख्स समंदर में पड़े हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन इमरान उनसे बेपरवाह होकर लॉन्च चला रहा था। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमायां थी। उसकी लॉन्च तेजी से पहाड़ की तरफ भागी जा रही थी, जहां से उसने छलांग लगाई थी। अब इस तरफ से फारिग होकर वो ये सोच रहा था कि न जाने वो किस मुल्क में है और किस शहर से कितनी दूर है। उसे फौरन न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि उसके बगैर उसके साथी बेबस थे। उन्हें नहीं मालूम था कि मीटिंग कहाँ हो रही है और उसके कोड अल्फाज क्या हैं, इसलिए उसका आज न्यूयॉर्क पहुंच जाना लाजमी है। अब लॉन्च साहिल के करीब पहुंच गई। उसने लॉन्च को साहिल के पास जाकर रोका, फिर कैमरा उठाया और छलांग लगाकर साहिल पर उतर गया। अब वो तेजी से दोबारा पहाड़ की जानिब जा रहा था। जैसे ही इमरान ने छलांग लगाई और तैयारा फिर मुड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला, कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया दोबारा अपनी सीटों की तरफ बढ़े। वो तीनों अपनी अपनी जगह सख्त परेशान थे कि न जाने इमरान पर क्या गुजरेगी। तैयारे के मुसाफिर सारे उन तीनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। चंद एक ने तो उनसे सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। कैमरे के मुतालिक उन तीनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कैमरा क्या था। उन्होंने तो ये समझा था कि क्योंकि वो सयाह बनकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसलिए इमरान ने एक कैमरा भी साथ ले लिया है। लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि ये कैमरा, बशर्ते कि ये कैमरा हो, कोई इंतहाई अहम चीज थी। कैप्टन शकील सोच रहा था कि वो शख्स कौन था और उसे उस कैमरे के मुतालिक मालूमात कहाँ से मिली। सफदर और जूलिया सोच रहे थे कि न्यूयॉर्क जाकर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें बजाते खुद कोई मालूमात न थी। सब कुछ इमरान को मालूम था और इमरान न जाने कब न्यूयॉर्क पहुंचे। लेकिन वो सब बेबस थे, क्योंकि आइंदा अल्लाह है अमल तो न्यूयॉर्क जाकर ही बनाया जा सकता था। इसलिए वो अपनी अपनी जगह खामोश बैठे रहे। एक घंटे के बाद तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन सफदर वगैरह ये देखकर परेशान हो गए कि एयरपोर्ट पर हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। सफदर समझ गया कि पायलट ने इस वाक़े की इत्तला एयरपोर्ट पर दे दी है। अब सवालात और तफ्तीश का ऐसा चक्कर चलता नजर आता कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। इसलिए सफदर ने शकील के कान में सरगोशी की और शकील ने जूलिया से कहा, तैयारा अभी तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था। जैसे ही तैयारा चक्कर लगाता हुआ शहर की एक तरफ से गुजरा, उन तीनों ने उस लम्हे अपने पिस्तौल निकालकर खिड़कियों से नीचे फेंक दिए। उनकी इस हरकत को किसी ने महसूस न किया, क्योंकि तमाम लोग उतरने की तैयारियों में मशगूल थे। अब उन तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि कम से कम वो इस कहानी से ही मुनकिर हो जाते तो पिस्तौल की अदम मौजूदगी इस बात में वजन पैदा कर देती। आहिस्ता आहिस्ता तैयारा एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही पुलिस ने तैयारे को घेरे में ले लिया, मुसाफिर बारी बारी उतरने लगे। सफदर और जूलिया भी नीचे उतरे। पुलिस के पास खड़ी एयर होस्टेस ने उनकी तरफ इशारा किया और पुलिस ने उन्हें एक तरफ आने की हिदायत की। उन्होंने चेहरे पर हैरत के तासुरात पैदा किए। इतने में कैप्टन शकील भी नीचे उतर आया। एयर होस्टेस के इशारे पर उसे एक तरफ बुला लिया। उन्होंने एक ऑफिसर से इस बारे में एहतजाज किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, लेकिन वो उन्हें लेकर एयरपोर्ट की एक इमारत की तरफ चले गए। वीआईपी रूम में ले जाकर उन पर सवालात की बौछार कर दी गई, लेकिन वो तीनों साफ मुकर गए कि उन्हें इस वाक्य का कोई इल्म नहीं और ना ही उनका कोई चौथा साथी था। लेकिन पुलिस ऑफिसर मुतमईन न थे। उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से पिस्तौल किस्म की कोई चीज बरामद न हुई। पुलिस ऑफिसर हैरान थे कि ये क्या माजरा है। बहरहाल वो उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए हेडक्वार्टर की तरफ ले चले। रास्ते में सफदर ने कैप्टन शकील और जूलिया की तरफ मखसूस लहजे में इशारा किया। उन दोनों ने सर हिला दिया और फिर इधर उधर देखने लगे। अब वो फरार की सोच रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा न था। जैसे ही कस्टम की हद से बाहर निकले तो सफदर तेजी से एक 10 मंजिला इमारत के सदर दरवाजे में घुस गया। पुलिस ऑफिसर्स परेशान हो गए। वो सफदर को पकड़ने के लिए दौड़े। अब कैप्टन शकील की बारी थी। उसने इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा किया और पास से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जंप लगा दी। मोटरसाइकिल तेजी से गुजर रही थी। यह एक अंधी छलांग थी कि वो ठीक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जा बैठा। फिर तो वो मोटरसाइकिल से चिमट गया। धक्का लगने से मोटरसाइकिल का तवाजुन बिगड़ने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल सवार भी कोई था जिसने कंट्रोल कर लिया। पहले तो साथ जाने वाले सिपाही घबरा गए, मगर फौरन उन्होंने रिवॉल्वर चला दिए। मगर इतनी देर में कैप्टन शकील उनकी रेंज से बाहर हो गया था। अब उन्होंने जूलिया की तरफ तवज्जो दी तो वो गायब थी। जूलिया दरअसल इंतहाई फुर्ती से एक खड़ी हुई कार के पीछे रिंग गई थी। अब तो सब पुलिस वाले घबरा गए। सीटियों पर सीटियां बजने लगी। सफदर उस इमारत के सदर दरवाजे से होता हुआ पिछले दरवाजे से गुजर गया। चलते चलते उसने मूछें उतार दी, अपना कोट उलट कर पहन लिया। उसका कोट डबल था। ऐसे कोट मखसूस तौर पर सीक्रेट सर्विस वालों के लिए बनाए गए थे। अब सफदर काफी हद तक बदल चुका था। उसने राह जाती एक टैक्सी रोकी और फिर उसमें सवार होकर उसे रॉयल पार्क चलने को कहा।
चारों तरफ पुलिस फैल चुकी थी, मगर सफदर इत्मीनान से टैक्सी में बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ इन हालात पर गौर कर रहा था जिससे नागहानी तौर पर उन्हें निमटना पड़ गया। उसने टैक्सी एक मछेरों की बस्ती जाकर रुकवा दी, जहां उसे मालूम था कि उसके मुमलिकत का एक जासूस रहता है जो न्यूयॉर्क में उसके मुल्क की तरफ से काम करता था। ऐसे जासूस हर मुल्क में फैले हुए थे और पिछली बार इमरान के साथ न्यूयॉर्क आने पर उसका पता मालूम हुआ था। पुलिस से बचने के लिए इससे बेहतर फिलहाल उसे कोई और जगह नजर नहीं आ रही थी। वो हल्के हल्के कदम उठाता झोंपड़ियों से गुजरता गया। एक पुरानी सी झोंपड़ी के दरवाजे पर 3 दफा मखसूस अंदाज से दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खोलने वाला अधेड़ उम्र का मछेरा था। उसने हैरानी से सफदर को देखा। सफदर ने आहिस्ता से X2 का लफ्ज कहा और मछेरे के चेहरे पर फैली हैरत यकलख्त दूर हो गई। वो एक तरफ हो गया। सफदर सर झुकाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एक दूसरी कहानी सुना रहा था। उधर कैप्टन शकील की मोटरसाइकिल काफी दूर तक चली गई, लेकिन तवाज़ुन संभलते ही उसने मोटरसाइकिल रोक दी। लेकिन कैप्टन शकील ने अपना फाउंटेन पेन निकालकर उसकी कमर से लगा दिया और उसे पिस्तौल की धमकी देकर मोटरसाइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल दोबारा भगानी शुरू कर दी। कैप्टन शकील उसे एक गली में ले गया और फिर एक ही मुक्के से मोटरसाइकिल सवार को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। अब मोटरसाइकिल कैप्टन शकील के हाथ में था और वो उसे गलियों में भगा रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि इस मेकअप में किसी होटल में जाना पुलिस के हाथों में जाने के मुतरादिफ था और दूसरी जगह उसके इल्म में नहीं थी। आखिरकार मोटरसाइकिल उसने एक सड़क पर छोड़ दी और खुद पैदल गलियों में चलने लगा। चलते चलते जब वो थक गया तो उसने एक गली में एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन खुल गया। खोलने वाला सूरत से कोई बदमाश नजर आ रहा था। वो गुर्राया, क्या बात है? कैप्टन शकील ने इल्तिजाइया लहजे में कहा, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पनाह दो। आदमी ने रास्ता छोड़ते हुए कहा, पुलिस? अच्छा, अंदर आ जाओ। सदर दरवाजे के आगे एक तंग सी गली थी। कैप्टन शकील उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। गली से गुजरकर वो एक बहुत बड़े हॉल में आ गए, जहां मेजें बिछी हुई थीं, जिन पर जुआ खेला जा रहा था। कैप्टन शकील इस इत्तेफाक पर हैरान था कि किसी तरह वो खुद ब खुद एक खुफिया जुए खाने में आ निकला। अगर वो उसके सरदार को मुतमईन करने में कामयाब हो गया तो फिर फिलहाल वो पुलिस के फंदे से बच जाएगा। वो शख्स हॉल में से गुजरकर फिर एक राहदारी में घुस गया। कैप्टन शकील उसके पीछे था। राहदारी से चलते चलते वो शख्स एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक गुर्राहट आमेज आवाज आई, आ जाओ। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलकर वो शख्स और कैप्टन शकील अंदर आ गए। अंदर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे एक भारी भरकम शख्स बैठा था। मेज पर शराब की बोतल खुली पड़ी थी। उस शख्स की आंखें सुर्ख थी। उस भारी भरकम आवाज वाले ने पूछा, क्या बात है? बोटो, ये कौन है? कैप्टन शकील ने उस सरदार को देखकर इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये न्यूयॉर्क का मशहूर गुंडा जैगर है, जिससे न्यूयॉर्क की पुलिस कांपती है, और जैगर उसका दोस्त था। चंद साल पहले जब वो एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यहाँ मौजूद था तो एक मौके पर इत्तेफाकी तौर पर उसने जैगर की जान बचाई थी। चुनाचे जैगर उसका ममनून था। वो काफी दिन जैगर के साथ एक होटल में भी रहा। जैगर उस होटल का मालिक था, लेकिन उसके इस खुफिया अड्डे का पता कैप्टन शकील को नहीं था। ये तो इत्तेफाक था कि वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गया। बोटो ने मुअद्दब होकर जवाब दिया, जनाब, ये शख्स गैर मुल्की है और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आया है। जैगर गुर्राया, तुम्हारा दिमाग खराब है जो हर शख्स को इस जगह ले आते हो सकता है ये कोई CID का कारिंदा। बोटो ने कहा, नहीं जनाब, बोटो से CID का कोई कारिंदा छुपा हुआ नहीं। कैप्टन शकील ने इत्मीनान से कहा, मैं CID का कारिंदा नहीं हूं जैगर। जैगर ने जैसे ही अपना नाम सुना बुरी तरह चौंका और जैगर के साथ साथ बोटो भी बुरी तरह चौंक उठा। जैगर की आंखें कैप्टन शकील पर जमी हुई थीं। वो बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन शकील ने जवाब देने के बजाय बोटो से अमोनिया की बोतल ले आने को कहा। कैप्टन शकील ने कहा, जैगर, मैं मेकअप में हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान सके। अमोनिया की एक बोतल मंगवाओ, फिर मुझे पहचान जाओगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जैगर ने काट खाने वाले अंदाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कैप्टन शकील ने कहा, शकील, जिसने आज से 5 साल पहले पैराडाइज हिल पर तुम्हारी जान बचाई थी। जैगर बोला, ओह, तुम शकील हो? ठीक है, तुम्हारा जिस्म उससे मिलता है, लेकिन चेहरा खैर तुम ही कह रहे हो कि तुम मेकअप में हो। फिर उसने बोटो को अमोनिया की बोतल लाने को कहा। बोटो ने उसी कमरे की एक अलमारी से अमोनिया की बोतल दी। शकील ने मुंह धोया और फिर रुमाल से पोंछ डाला। अब वो अपनी असल शक्ल में था। जैगर ने उसे देखते ही खुशी का नारा लगाया और कुर्सी से उठकर कैप्टन शकील को गले से लगा लिया। बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो? उसने हैरत से पूछा और कैप्टन ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जैगर को मुतमईन कर दिया। उधर जूलिया को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
फौरी तौर पर तो वो एक कार के पीछे रिंग गई थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, क्योंकि पुलिस की सीटियां और पेट्रोल कारों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा था। अब चेकिंग का दायरा हर लम्हा वसी से वसीतर होता जा रहा था। जूलिया तेजी से एक कार से दूसरी कार के पीछे रिंग रही थी। ये भी गनीमत थी कि वो जगह उस पूरे इलाके की पार्किंग थी, इसलिए सैकड़ों की तादाद में कारें वहां खड़ी थी। जूलिया ने जैसे ही एक कार की साइड से सर निकाला, उसे सामने ही दो सिपाही अपनी तरफ आते नजर आए। वो फौरन कार की दूसरी तरफ मुड़ गई। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कार के दरवाजे के हैंडल पर जोर दिया। इत्तेफाक से कार लॉक नहीं थी, इसलिए फौरन दरवाजा खुल गया। जूलिया तेजी से पिछली सीटों के दरमियान दुबक गई और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो सिपाही तो गुजर गए, लेकिन अब हर तरफ सिपाहियों के भारी बूटों की आवाजें आसपास हर चार तरफ से आनी शुरू हो गईं। अब जूलिया हैरान थी कि वो क्या करे, क्योंकि कब तक यहाँ पड़ी रहती। अगर कार के मालिक आए तो वो फौरन गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन अब बाहर निकलने का भी मौका नहीं रहा था, क्योंकि अब तो पुलिस के कदमों की आवाजें उसे मुस्तकिल कार के इर्द गिर्द आने शुरू हो गई थी। इसलिए वो तन बतकदीर वहीं दुबकी पड़ी रही। अचानक उस कार का दरवाजा खुला और एक शख्स ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया और फिर कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। जूलिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि कार वाला अकेला था। अगर उसके हाथ दूसरे लोग होते तो वो फौरन पकड़े जाते। अब कार खुली सड़कों पर आ गई थी। उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। जूलिया ने आहिस्ता से सीटों से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। उसने देखा कि कार चलाने वाला एक खुशपोश नौजवान था जो बड़े इत्मीनान से कार चला रहा था। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो पुलिस की मतलूबा मुजरिमा को अपने साथ लिए जा रहा है। जूलिया अब आइंदा के मुताल्लिक सोचने लगी, क्योंकि इस बार उनके साथ अजीबो गरीब वाकया पेश आया था। न जाने कैप्टन शकील और सफ्तर कहाँ होंगे। अचानक कार एक कोठी के कंपाउंड में मुड़ गई। जूलिया दोबारा सीटों में दुबक गई। कार आहिस्ता आहिस्ता पोर्च में जाकर रुक गई। नौजवान ने कार का दरवाजा खोला और सीटी बजाता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। जूलिया आहिस्ता से बाहर निकली और कोठी के सदर दरवाजे से बाहर निकल गई। अब वो सोच रही थी कि कहाँ जाए और पुलिस से किस तरह बचे। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि रात किसी गैर मारूफ होटल में गुजार दे, लेकिन उसे मालूम था कि पुलिस सबसे पहले होटलों को छानेगी। आखिर उसने ये सोचा कि किसी कोठी में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह जाए। न्यूयॉर्क में पेइंग गेस्ट का रिवाज आम था, इसलिए जूलिया ने नजदीक ही एक कोठी का रुख किया। 3-4 कोठियां फिरने के बाद आखिरकार उसे एक माकूल जगह मिल गई। अब कोठी में वो हर तरह महफूज थी। इमरान कैमरा कांधे पर लटकाए दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। वो जल्द से जल्द पहाड़ी पर पहुंचना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचा। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदानी इलाका था जिसमें जाबजा बड़े बड़े टीले थे। दरमियान में बल खाती हुई एक सड़क मौजूद थी। इमरान सड़क पर चलने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि यहाँ के लोगों ने पैराशूट उतरते जरूर देखे होंगे, इसलिए अगर उन्होंने यहाँ की पुलिस को इत्तला दे दी तो पुलिस ये तमाम इलाका छान मारेगी। और इमरान इन हालात में किसी तौर पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहता था। लेकिन काफी देर चलने के बावजूद उसे कोई पुलिसमैन नजर नहीं आया। अब उसे इत्मीनान हो गया कि या तो शायद किसी ने पैराशूट उतरते नहीं देखा, अगर देखा है तो इत्तला नहीं दी, या यहाँ उमूमन पैराशूट उतरते रहते होंगे, इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सूरत हाल फायदेमंद थी। वो तेजी से सड़क पर चलता गया। अब वो मैदान खत्म हो गया था और दूर तक खेतों का सिलसिला नजर आता था। इमरान के कपड़े भी इसी असना में सूख गए थे, इसलिए अब वो चलने में ज्यादा तेजी पैदा कर सकता था। वो सोच रहा था न जाने कैप्टन शकील, सफ्तर और जूलिया पर क्या गुजरी होगी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गया। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि ये अमेरिका का एक दूर उफ्तादा गांव है और न्यूयॉर्क यहाँ से तकरीबन 200 मील है। यहाँ से नजदीक तरीन शहर 40 मील था। अब वो जल्द से जल्द इस शहर में पहुंचना चाहते थे। आखिर उसे एक ऐसा शख्स मिल गया जो अपनी वैगन पर सब्जी लेकर शहर जा रहा था। इमरान भी उसके साथ शामिल हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो लोग शहर पहुंच गए। इमरान सीधा एक होटल में गया। वहां जाकर उसने खाने का ऑर्डर दिया और खाने के इंतजार का वक्त काटने के लिए उसने अखबार उठा ली। लेकिन पहले सफ़े पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठा, क्योंकि उसमें 2 मर्दों और एक औरत का एयरपोर्ट से पुरस्कार फरार का हाल दिया हुआ था। क्योंकि उसमें 2 मर्दों और एक औरत का एयरपोर्ट से पुरस्कार फरार का हाल दिया हुआ था कि किस तरह वो पुलिस को जुल देकर गायब हो गए और इंतहाई कोशिशों के बावजूद अब तक उनका पता नहीं चल सका। इसमें उनके किसी चौथे साथी के मुताल्लिक भी लिखा हुआ था। अखबार में उन तीनों के हुलिये भी दर्ज थे, जिससे इमरान समझ गया कि ये शकील, सफदर और जूलिया है। वो सोच रहा था कि ये तीनों न्यूयॉर्क में कहाँ छुपे होंगे। हालांकि अखबार में तो दर्ज नहीं था,
लेकिन वह समझ गया कि तैयारे के पायलट ने पुलिस को इत्तला दी होगी और वो तीनों मकामी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गए होंगे। इन हालात में अब उसके लिए और भी जरूरी हो गया था कि वो जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचे और हालात को संभाले। क्योंकि कल से मीटिंग शुरू हो रही थी। वेटर खाना ले आया तो उसने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और बिल अदा करके बाहर निकल आया। होटल के बाहर एक पब्लिक बूथ था। इमरान उसमें घुस गया और डायरेक्टरी से एयरपोर्ट इंक्वायरी नंबर देखकर उसने एयरपोर्ट इंक्वायरी को रिंग किया। ये उसकी इंतहाई खुशकिस्मती थी। महज एक इत्तेफाक के 10 मिनट के बाद एक फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। वो फौरन टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो गया और तकरीबन 45 मिनट के बाद वो न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। ये चूंकि एक मकामी सर्विस थी इसलिए किसी ने भी उससे पासपोर्ट चेक न किया और वो इत्मीनान से चलता हुआ एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब वो फौरन CIB के सरबराह से मिलना चाहता था, क्योंकि कल की मीटिंग की सरबराही भी CIB ही कर रही थी। चुनाचे अपनी आमद की इत्तला भी उन्हें देनी थी और उसके बाद अपने साथियों को भी ढूंढना था। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को लिंकन रोड पर चलने को कहा। लिंकन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत में CIB का हेडक्वार्टर था। इमरान जो ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक चौकीदार ने दरवाजे पर ही रोक लिया। ए मिस्टर, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? चौकीदार की आवाज में तलखी नुमाया थी। इमरान अपने मखसूस लहजे में बोला, अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई धूस है? चौकीदार बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो भागो यहाँ से। चौकीदार हैरत से उस खुशपोश शख्स को देख रहा था। इमरान ने जिस्म को लचकाते हुए कहा, क्यों, क्या मेरे खालू मिस्टर कापिल इस घर में नहीं रहते? चौकीदार बोला, मिस्टर कापिल? इमरान तेजी से बोला, हाँ, मिस्टर कापिल, वही मोटे से बंद गले की जैकेट पहने और नीले रंग का मफलर पहनते हैं, मुंह में हर वक्त पाइप रखते हैं, वही तो है मेरे खालू। चौकीदार नरम पड़ गया, बोला, मिस्टर कापिल हैं तो सही, मगर ये दफ्तर है, घर नहीं। इमरान बोला, चलो घर ना सही दफ्तर ही सही, तुम कापिल साहब को जाकर कहो कि आपका भतीजा इमरान आया है, देखो कैसे बुलाते हैं हमें। अगर ना बुलाया? चौकीदार बोला, अगर ना बुलाया और मुझे डांट पड़ गई तो? इमरान बोला, अगर ना बुलाया तो 100 रुपए दूंगा और अगर बुलाया तो रुपया तुम मुझे देना। चौकीदार अब भी शशपंज में था। इमरान की खुशपोशाकी को देखकर वो जाना चाहता था, लेकिन उसकी बातें उसे कोई मखबूतुल हवा साबित करती थी। बहरहाल चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वो अंदर चला गया। इमरान गेट से गुजरने वाली लड़कियों को देखकर सीटियां बजा रहा था और एक लड़की को तो उसने बाकायदा आंख मार दी। लड़की मुस्कुराई और रुक गई, मगर इमरान इस दौरान दूसरों को आंख मारने में मशगूल हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हुए और वो सर कुछ झटकते हुए अंदर चली गई। चंद लम्हे के बाद चौकीदार वापस आ गया और इमरान को अंदर चलने को कहा। इमरान बोला, मेरे 100 रुपए तो दो, शर्त लगी है, कोई मजाक नहीं है। इमरान अड़ गया। चौकीदार ने दांत निकाल दिए और इमरान एक छोटा सा नोट उसके हाथ में रखता अंदर चला गया। चौकीदार ऐसे दिख रहा था जैसे सातवें अजूबे को देख रहा हो। अंदर इमरान आराम से मिस्टर कापिल से बातें कर रहा था। इमरान ने उसे तमाम वाक़या बताते हुए कहा, मिस्टर कापिल, बड़े मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। मैंने अभी अपने साथियों को ढूंढना है, मालूम नहीं कि वो कहां परेशानी के आलम में होंगे। आप बराह मेहरबानी मिस्टर कापिल पुलिस को उनके बारे में खास हिदायत जारी कर दें। मिस्टर कापिल ने कहा, वो तो हो जाएगा, मगर इमरान साहब, वो कैमरा कैसा था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? इमरान ने कहा, ये मैं मीटिंग में ही बता सकूंगा। फिर उठते हुए बोला, अच्छा, इजाजत। मिस्टर कापिल एहतरामन उठ खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इमरान इंतहाई लुफराना अंदाज से सीटी बजाता हुआ उनके उठते हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया। मिस्टर कापिल चंद लम्हे हैरान खड़े रहे। ये एक सजा सजाया और खासा वसीओ अरीज मीटिंग हॉल था। तमाम हिफाजती इंतजामात किए गए थे। 14 मुल्कों के 4 नुमाइंदगान मौजूद थे। एक काउंटर पर इमरान के साथ जूलिया, सफदर और शकील बैठे हुए थे। इमरान के चेहरे पर हिमाकत की तहें इंतहाई गहरी थी। अमेरिका के मिस्टर कापिल इस मीटिंग के सदर थे। चुनाचे इफ्तिताही तकरीर भी उन्होंने की। हजरात, यहाँ उन 14 मुल्कों के नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनके मुल्कों में माकाज़ोंगा की तंजीम ने हशर बर्पा कर रखा है। ये दहशत अंगेज और तखरीब पसंद तंजीम सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हमने तहैया किया हुआ है कि इस नाम नेहाद तंजीम से, जो यकीनन गुंडों और कातिलों पर मुश्तमिल है, किसी हालात में भी शिकस्त नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि मुश्तरका तौर पर कोशिश करके इस काली और भयानक तंजीम की जड़ें उखाड़ दी जाएं। इस सिलसिले में आप सब हजरात को यहाँ मिल बैठने की तकलीफ दी गई है ताकि आप सब मिलकर इस बारे में कोई फैसला करें। ये कहकर वो बैठ गए। उसके बाद बरतानिया का कोई नुमाइंदा हॉली ग्रेप खड़ा हुआ, बोला, मौज़ेज़ हजरात, जैसे मिस्टर कापिल ने आपके सामने वजाहत की है, माकाज़ोंगा एक इंतहाई भयानक तंजीम है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में भी माकाज़ोंगा ने तबाही मचाई थी। हमने पूरी कोशिश के बाद कदरे काबू पा लिया।
हम दरअसल उसके हेडक्वार्टर की तलाश में थे। हमारे जासूसों ने हमें इत्तला दी है कि उनका हेडक्वार्टर एशिया के किसी मुल्क में है और यह तंजीम एशियाई गुंडों पर मुश्तमिल है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें दायरे तहकीक में शामिल करना चाहिए। अभी वो इतना ही कह पाया था कि जापान का नुमाइंदा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बोला, साहिब सदर मिस्टर होली ग्रेप ने आपके सामने अभी अभी जो कुछ कहा है मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। इन्होंने एशिया पर इल्जाम लगाया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि तंजीम एशिया की नहीं यूरोप की है। यूरोप के सफेद फार्म ही इस किस्म के जहनी मरीज होते हैं। ये कहकर वो बैठ गया। आपस की लड़ाई की वजह से सारे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीटिंग एशिया और यूरोप दो ग्रोहों में बट गई। हर शख्स अपने मुल्क को बरूज जिम्मा करार दे रहा था। तभी साहिब सदर ने मेज बजाई। जब लोग जरा खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मिस्टर होली ग्रेप ने हमारे एशिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाकर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। हम सब जहां बराबर हैं, हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस बंटवारे से माकाज़ोंगा को बराह रास्त फायदा मिलेगा। इसलिए आप हजरात इस इलाकाई तासुब की सतह से बुलंद होकर कोई ठोस प्रोग्राम बनाएं। मैं एशिया के मुअज़्ज़ज़ ममालिक के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे मिस्टर इमरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस सिलसिले में ऐवान को कोई मालूमात बहम पहुंचाएंगे। सबकी नजरें इमरान की तरफ उठी, लेकिन इमरान इस तरह सर झुकाए मेज को देख रहा था। उसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। जूलिया का चेहरा नदामत से सुर्ख पड़ता गया, लेकिन इमरान की हालत में कोई फर्क न आया। आखिर तंग आकर सफदर ने उसके पहलू में चुटकी भरी और इमरान यकदम से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अब तो हॉल में दबे दबे कह कहे बुलंद होने लगे थे। इमरान ने अजीब नजरों से सबको देखते हुए सफदर से पूछा, क्या बात है, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? जूलिया ने झुंझला कर कहा, इनका दिमाग खराब हो गया है। बुरा हुआ। इमरान ने अपना सर फिर मेज पर झुका लिया। आखिर मिस्टर कापिल को दोबारा बोलना पड़ा। इमरान साहब, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। इमरान ने एकदम चौंकते हुए कहा, अर्ज करो। मिस्टर कापिल ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप इस तंजीम के मुताल्लिक अपने ख्यालात पेश करें। इमरान ने गुस्से से सुर होते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं किसी होटल का वेटर नहीं हूं कि लोगों को चीजें पेश करता फिरूं। मिस्टर कापिल और दूसरे मंदुबीन एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे या तो उनका दिमाग खराब हो गया है या इमरान का। आखिर कैप्टन शकील ने उसे समझाया, मिस्टर इमरान, ये हमारे मुल्क के वक़ार का सवाल है, आप मजाक छोड़ दें, ये इंतहाई संजीदा मीटिंग है। इमरान ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं संजीदा हो जाता हूँ। इमरान बोला, बुरी बात है इंतजार करना। इंतजार सिर्फ सिन्फ नाजुक का किया जाता है मिस्टर कापिल। जूलिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, इमरान, X2 से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इमरान बोला, अरे तो क्या मैं उससे डरता हूँ? ये कहकर इमरान ने यकदम जेब से पिस्तौल निकाल लिया और नाली का रुख साहिब सदर मिस्टर कापिल की तरफ कर दिया। हैंड्स अप मिस्टर कापिल, खबरदार अगर हरकत की तो। सारा हॉल यकदम हक्का बक्का रह गया। सब सरासीमा होकर अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। जूलिया और सफदर भी एक लम्हे के लिए घबरा गई, लेकिन कैप्टन शकील के पिस्तौल का रुख भी मिस्टर कापिल की तरफ हो गया। वो बोला, मिस्टर इमरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी तौहीन है, मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, आप बर्दाश्त करें या ना करें, आप गलत हरकत ना करें। कैप्टन शकील, तुम मिस्टर कापिल की तलाशी लो और देखिए, जिस साहब ने भी मुदाखलत की मैं बेदरीग गोली मार दूंगा। कैप्टन शकील मिस्टर कापिल की पुश्त पर पहुंच गया। उसने मिस्टर कापिल की जेब से एक छोटा सा स्याह बक्स और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। स्याह बक्स को देखते ही मिस्टर कापिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन शकील के रिवॉल्वर से एक शोला लपका और मिस्टर कापिल के ऐन दिल पर रंगीन सा सुराख करता गया। मिस्टर कापिल फर्श पर गिर पड़े। अब इमरान ने तमाम मंदूबीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हजरात अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, मैं अभी इस मामले की वजाहत कर देता हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई साहब मुदाखलत करने की कोशिश न करें। फिर इमरान ने जूलिया और सफदर को हुक्म दिया कि वो रिवॉल्वर लेकर मुख्तलिफ कोनों में जाएं और सब पर नजर रखें। जो भी मुश्तबा हरकत करे फौरन उसे गोली मार दें। तमाम बंदूबीन गुमसुम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उन सबके चेहरे जर्द थे, मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। इमरान ने कहा, हजरात, आप सबकी हैरत बजा है, लेकिन जे मिस्टर कापिल असली मिस्टर कापिल नहीं है। इमरान के इस इंकिशाफ ने सबको और भी बौखला दिया। वहां हॉल में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो गईं। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करके कहा, सुनिए हजरत, आपको सबूत चाहिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अमोनिया की बोतल लाओ। गार्ड चंद लम्हे के बाद अमोनिया की बोतल ले आया। इमरान ने कहा, कैप्टन शकील, अमोनिया की बोतल से मिस्टर कापिल का मुंह धो दो। कैप्टन शकील ने अमोनिया से मुर्दा मिस्टर कापिल का मुंह धोना शुरू कर दिया। मेकअप उतरना शुरू हो गया। अब मिस्टर कापिल की बजाय एक और शख्स का चेहरा सामने आ गया। इमरान ने कहा, देखिए हजरात, आप सबने मुलाहिजा फरमा लिया कि ये मिस्टर कापिल नहीं है। इंडोनेशी मंदूब ने इमरान से पूछा,
आपको इन पर शक कैसे हुआ? इमरान ने कहा, सबर करें, सब कुछ आपको तफसील से बता रहा हूं। उसके बाद इमरान ने सफर के दौरान पेश आने वाला वाकया मैं इमरान को तफसील से बताया। बोला तो हजरात, जब मैं मिस्टर कापिल के पास मिलने गया था तो मैंने नोट किया कि मिस्टर कापिल मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंके। उसके बाद मेरे कांधे पर लटके हुए कैमरे को देखकर इनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हुए। इससे मैं कुछ खटक गया, क्योंकि अगर वो असल मिस्टर कापिल होते तो उन्हें मेरे इस वाक्य का कैसे इल्म होता। इसके अलावा आज मीटिंग के दौरान उनका हाथ बार बार जेब में जा रहा था और मिस्टर कापिल को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो बात करते वक्त हमेशा अपने बाएं कान को मरोड़ते रहती है। ये उनकी आदत बन चुकी है। इस मिस्टर कापिल ने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे ये याद नहीं रहा कि मिस्टर कापिल बायां कान मरोड़ते थे। ये भूलकर दाएं कान की लो बार बार मरोड़ रहा था। चुनाचे मैं काफी देर से इनकी हरकत चेक कर रहा था। आखिर मुझे यकीन हो गया और इसका नतीजा आप सब हजरात के सामने है। आप समझ चुके होंगे कि ये माका जोंगा का कोई एजेंट है। असली मिस्टर कापिल कहाँ गए, इसका पता चलाना अमरीकी हुकूमत का काम है। बहरहाल मैं आप सबसे इस्तदा करूंगा कि आप सब मिलकर किसी और को सदर चुन लें ताकि मीटिंग की कार्रवाई चलती रहे। हमारे पास वक्त थोड़ा है और हमने काम ज्यादा करना है। यह कहकर इमरान अपनी सीट पर बैठ गया। हॉल में बैठे हुए सब लोगों के चेहरे पर इमरान के लिए तहसीन के आसार थे और जूलिया और सफ्तर बेचारे अपने रवैये पर शर्मिंदा थे। इमरान बहरहाल इमरान था। सब मेंबरों ने मुत्तफिका तौर पर रूसी मंदूब एबलिन ब्रॉडरे को सदर चुन लिया और मीटिंग की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। एबलिन ब्रॉडरे ने सदर बनते ही इमरान को मुखातिब किया। इमरान साहब, अब सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप बराह मेहरबानी हमें इस कैमरे के मुताल्लिक कुछ बताएं कि ये क्या है और क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इमरान ने खड़े होकर वो कैमरा कांधे से उतारा, उसके कवर को खोला। उसमें एक अजीब साख्त की मशीन निकल आई जो बज़ाहिर तो कैमरा मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी साख्त इंतहाई पेचीदा थी। इमरान ने मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा, हजरात, ये मशीन जो बज़ाहिर कैमरा नजर आ रही है एक इंतहाई खतरनाक मशीन है जिसे मुजरिमों ने बारहा इस्तेमाल किया है। जब मैंने अपने मुल्क में माका जोंगा का हेडक्वार्टर तबाह किया तो मैं इस मशीन को उड़ाने में कामयाब हो गया। इसको आप हाई पावर ट्रांसमीटर समझ लीजिए। इसे सही तरीके से ऑपरेट करके आप दुनिया के हर रेडियो पर गड़बड़ मचा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपकी आवाजें इस ट्रांसमीटर से पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। इस किस्म की मशीन से माका जोंगा ने दुनिया की तमाम नशरियात जाम कर दी थी। ये साइंस का एक नादिर शाहकार है। इसमें एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम काम कर रहा था। जो काम बड़ी बड़ी मशीन बखूबी अंजाम नहीं दे सकती, उसे ये हल्की फुल्की सी मशीन बआसानी अंजाम दे लेती है और फिर इसे जहां चाहें जब चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका पता चलाना इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि जब तक आप तहकीक करेंगे ये मशीन इस जगह से सैकड़ों मील दूर चली गई होगी। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। जर्मनी के मंदूब ने सवाल किया, क्या आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैंने 10 दिन तक इस पर तहकीकात की हैं और अब मैं बखूबी इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। जापानी मंदूब ने खड़े होकर इमरान से सवाल किया, ये ठीक है कि ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसका हमारे कब्जे में आ जाना नेक फाल है, लेकिन हो सकता है इस किस्म के दीगर सेट अभी तक माका जोंगा के कब्जे में हो। चुनाचे इस सूरत में ये हमारे लिए बेकार साबित होगी। इमरान ने कहा, आपका कहना बजा है, लेकिन इसका एक और भी फायदा है कि इसमें मेरी तहकीकात के मुताबिक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि अगर इस किस्म के दीगर सेट से अगर कोई कॉल नशर की जाए तो हम उसका महले वकू बखूबी मालूम कर सकते हैं। चुनाचे पिछले दिनों इस पर जब एक कॉल नशर की गई थी तो मैं उस वक्त इस मशीन पर काम कर रहा था। मैंने इससे उसके हेडक्वार्टर का पता चला लिया। सब चौंक उठे। हेडक्वार्टर का पता? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैंने माका जोंगा के हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। सब मेंबरान हक्का बक्का रह गए। वो सब पुरिश्त्याक नजरों से इमरान की तरफ देख रहे थे। उन सब के चेहरों पर इंतहाई तहसीन के आसार नजर आ रहे थे। चंद यूरोपियन मेंबरों के चेहरों पर खिजालत के असरात भी साफ मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो लोग मशरिक को हमेशा से निकम्मा और कुंद जहन समझते आ रहे थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि मशरिक उनसे बाजी ले जा रहा था। सफदर और जूलिया की गर्दन फखर से अकड़ती चली जा रही थी और जूलिया तो इमरान को ऐसी नजरों से देख रही थी जिसमें बेपनाह प्यार जाहिर होता था। लेकिन कैप्टन शकील वैसे सपाट का सपाट बैठा हुआ था। ऐसा महसूस होता था कि दुनिया की कोई अजीब से अजीब खबर या इंकिशाफ उसके लिए नया नहीं है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता। इमरान साहब, जरा जल्दी बताइए, माका जोंगा हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अब हम अपने इश्तियाक पर काबू नहीं पा सकते। मलेशिया के नुमाइंदे ने कहा। इमरान ने इंकिशाफ करते हुए कहा, माका जोंगा का हेडक्वार्टर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के जंगलों में कहीं वाक़ है। तकरीबन सब मेंबरों की हैरत में डूबी हुई आवाज निकली, अफ्रीका में?
सदर ने पूछा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि इन भयानक तंजीम का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है? इमरान ने कहा, इसका सबसे बड़ा सबूत ये मशीन आपको मुहैया कर सकती है। देखिए, मैं आपके सामने इसे ऑपरेट करता हूँ, फिर आपको इसका सबूत मिल जाएगा। ये कहकर इमरान ने उस मशीन के एक स्विच को दबाया। फौरन मशीन में मुख्तलिफ छोटे छोटे रंगीन बल्ब जल उठे। इमरान ने एक बटन को पुश किया तो एक हल्की हल्की आवाज उसमें से निकलने लगी। सब लोग गौर से उस आवाज को सुन रहे थे। कोई शख्स दूसरे को हिदायत दे रहा था कि फिराजर कबीले को फौरन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग हमारे हेडक्वार्टर में रोड़े अटका रहे हैं। आवाज आनी बंद हो गई और इमरान ने एक स्विच दबाकर मशीन बंद कर दी। बरतानिया के होली ग्रेप ने फौरन एतराज किया, लेकिन इसमें तो कहीं अफ्रीका का जिक्र नहीं आया। इमरान बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर चोली ग्रेप। वो बोला, मेरा नाम चोली ग्रेप नहीं है, बल्कि मेरा नाम होली ग्रेप है। सफदर और शकील चोली ग्रेप के लफ्ज पर पूरी तरह मुस्कुरा उठे। इमरान बोला, एक बार फिर माफ कीजिएगा मिस्टर होली ग्रेप, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस मीटिंग में भेजा किसने? होली ग्रेप सटपटा गया, क्या मतलब? इमरान बोला, मैंने ग्रीक में गुफ्तगू नहीं की जो आप इसका मतलब नहीं समझे। वो बोला, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उम्मीद है कि स्कॉटलैंड यार्ड अपने किसी काबिल नुमाइंदे को भेजेगा। होली ग्रेप फटपड़ा, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान ने कहा, बुरी बात, आप गुस्से में आ रहे हैं। असल में बात यूं है कि आपने इस गुफ्तगू के दौरान जो इस ट्रांसमीटर पर हुई है, लफ्ज फिराजर कबीला सुना होगा। फिराजर कबीला दरअसल अफ्रीका के घने जंगलों में एक कबीला है। ये कबीला आदमखोर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि माकाजोंगा का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। ये कहकर इमरान बैठ गया। हॉल में इस इंकिशाफ पर तबसरे होने लगे और इमरान जूलिया से मुखातिब होकर बोला, अब तो खुश हो? हॉल में इस इंकिशाफ पर तबसरे होने लगे और इमरान जूलिया से मुखातिब होकर बोला, अब तो खुश हो? जूलिया मुस्कुराने लगी। आखिरकार सदर ने सब मेंबरों को मुखातिब करके कहा, हजरात, इमरान साहब के इस इंकिशाफ से अब आप लोगों को ये तो यकीन हो गया है कि ये हेडक्वार्टर यहाँ है। चुनाचे अब मेरा ख्याल है कि एक पार्टी तरतीब दी जाए जिसमें सब मुल्कों के जासूस हों और इमरान साहब की क़यादत में जाकर उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दे। सब ने तायद में हाथ उठाए, लेकिन इमरान ने अफ्रीका जाने से यकसर इनकार कर दिया। बोला, मेरा काम खत्म हो गया है, चंद मजबूरियों की वजह से मैं अफ्रीका नहीं जा सकता। अब ये काम आप लोगों को खुद करना होगा। सफदर और जूलिया हैरान रह गए, लेकिन कैप्टन शकील जानता था कि इसमें भी इमरान की गरज पोशीदा होगी। काफी इसरार के बावजूद इमरान न माना। बाकी मुल्कों के चीता चीता जासूसों पर मुश्तमिल एक पार्टी तरतीब दी गई। फिर मीटिंग खत्म हो गई। जूलिया आज बहुत अरसे बाद खुश थी, क्योंकि काफी अरसे बाद वो आज एक बार फिर साहिल समंदर पर तफरी कर रही थी। सीक्रेट सर्विस में आने के बाद तफरी के बहुत कम मौके पेश आए थे, क्योंकि काम ही इतना होता था कि तफरी के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। आज मीटिंग खत्म हो गई थी और कल सब ने अपने वतन वापस रवाना होना था। इमरान के मना करने के बाद जूलिया सफ्तर को लेकर साहिल समंदर की तरफ निकल आई थी। इमरान ने उसे कहा था कि वो मोहतात रहे, क्योंकि माकाजोंगा के एजेंट यहाँ हर तरफ फैले हुए होंगे और हो सकता है कि वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन जूलिया न मानी। आखिरकार इमरान को हार माननी पड़ी और जूलिया सफ्तर को लेकर चली गई। इमरान कैप्टन शकील के साथ अपने एक दोस्त को मिलने चला गया। जूलिया साहिल समंदर पर हर फिक्र से आजाद खूब उछल कूद कर रही थी। काफी देर बाद सफ्तर और जूलिया टहलते टहलते साहिल समंदर के साथ साथ काफी दूर तक निकल गए। यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून था। सफ्तर एक टीले पर बैठ गया और इर्द गिर्द का नजारा करने लगा। जूलिया टहलते टहलते और आगे निकल गई। सफ्तर उसे जाता देखता रहा। एक चट्टान के पीछे जूलिया उसकी नजरों से ओझल हो गई और सफदर जूलिया के मुतल्लिक सोचने लगा, जो अपना मुल्क छोड़कर अब उसके मुल्क के एक अहम ओहदे पर फाइज थी। सफदर को उसकी दलेरी और जहानत पर एतमाद था। हालांकि वो स्विस थी, लेकिन अब उसके मुल्क की बाशिंदा थी। अब सफदर का वतन ही उसका वतन था और उसको अपने नए वतन से उस तरह मोहब्बत थी जिस तरह सफदर को। इस चीज में न पहले किसी किस्म का शक था और न अब है। सब उसकी हुबुल वतनी के दिलदादा थे। X2 के साथियों में वो काबिल एतमाद साथी गिनी जाती थी। अभी उसकी सोच हवा और ख्यालात की वादियों में सरपट दौड़ रही थी कि एक चीख ने उसे चौंका दिया। एक लम्हे के लिए तो वो कुछ न समझा, लेकिन अचानक दूसरी चीख बुलंद हुई। सफदर समझ गया कि ये चीखें जूलिया की हैं। वो तेजी से उस टीले की तरफ भागा। फासला काफी था, लेकिन सफदर ने इंतहाई तेजी से उसे उबूर कर लिया। टीले पर चढ़ते ही उसने देखा कि एक अरबी लिबास पहने एक शख्स ने, जो शक्ल से ही बद्दू नजर आ रहा था, जूलिया को पीछे से पकड़ रखा था
और वो अपने कशां कशां साहिल के पास खड़ी एक लॉन्च की तरफ घसीट रहा था। जूलिया भरपूर जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन वो बद्दू इंतहाई ताकतवर था। सफदर के करीब पहुंचते पहुंचते वो जूलिया को लॉन्च में डालने में कामयाब हो गया। सफदर ने रिवॉल्वर निकालकर फायर किया, लेकिन शायद घबराहट और बौखलाहट में निशाना खता हो गया और लॉन्च तेजी से समंदर में दौड़ पड़ी। सफदर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, लेकिन जल्द ही लॉन्च पिस्तौल की रेंज से बाहर निकल गई। अब सफदर पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था, लेकिन आसपास और कोई लॉन्च न थी। कुछ देर बाद लॉन्च नजरों से गायब हो गई और सफदर हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी न था कि माकाजोंगा के एजेंट इतनी दलेरी से जूलिया को ले उड़ेंगे। अब सफदर को सिवाय इमरान को रिपोर्ट देने के और कोई चारा न था। सफदर ने जैसे ही जूलिया के अगवा की खबर सुनाई, इमरान बौखला गया। वो कैप्टन शकील और सफदर को लिए सीधा साहिल समंदर पर पहुंचा। वहां इधर उधर काफी तहकीकात की गई, लेकिन उस पुरस्कार बद्दू और लॉन्च का कोई पता न चल सका। इमरान ने मकामी CID और पुलिस को इत्तला दी और तमाम न्यूयॉर्क की पुलिस में इस अगवा की खबर से तहलका मच गया, क्योंकि मंदूबीन की हिफाजत उनके वक़ार का सवाल था। तमाम न्यूयॉर्क की नाकाबंदी कर ली गई। रेडियो से तमाम शहरियों को भी मुत्तला कर दिया गया। जूलिया का हुलिया भी नशर किया गया कि अगर किसी भी शहरी को उसका पता हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। लेकिन इतनी भरपूर तगोदौ के बावजूद भी जूलिया का कोई पता न चल सका। रात को जब इमरान, सफदर और कैप्टन शकील मायूस और दिल गिरफ्ता वापस होटल पहुंचे तो काउंटर क्लर्क ने उन्हें लिफाफा दिया। ये आपके नाम है, काउंटर क्लर्क ने इमरान को कहा। इमरान ने लिफाफा लेकर हैरत से उसे देखा। वो लिफाफा दस्ती भेजा हुआ मालूम होता था। इमरान ने पूछा, ये कौन दे गया है? क्लर्क बोला, दोपहर को एक नौजवान दे गया था। बोला, मिस्टर इमरान जब आएंगे उन्हें पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कमरे में जाकर लिफाफा खोला और उसमें मौजूद रुक्का पढ़ा। लिखा था, मस्खरे इमरान, तुम्हारी साथी जूलिया हमारे हेडक्वार्टर पहुंच गई है। हमने उसे बतौर यरगमाल बना रखा है ताकि तुम और तुम्हारे साथी हमारे खिलाफ कोई काम न करें, वरना मिस जूलिया को कत्ल करके उसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर की गई, वरना माकाज़ोंगा का तुम जैसे मच्छर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माकाज़ोंगा अजीम कुव्वत है। इमरान ने खत पढ़कर एक तवील सांस ली और फिर खत सफदर की तरफ बढ़ा दिया। शाम की फ्लाइट से वो तीनों वापस वतन जा रहे थे। सर रहमान ने बरक़ी घंटी का बटन जोर से दबाया। बाहर बरामदे में घंटी की आवाज सुनाई दी और फौरन एक बावर्दी चपड़ासी हाजिर हुआ। सुपरिटेंडेंट फयाज को सलाम बोलो। थोड़ी देर के बाद सुपरिटेंडेंट फयाज कैप फीक करता हुआ रहमान साहब के दफ्तर में पहुंच गया और जाकर सलाम किया। बैठो, रहमान साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फयाज चुपके से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। पूछा, इमरान आजकल क्या कर रहा है? फयाज ने आहिस्ता से कहा, मालूम नहीं जनाब। सर रहमान ने गौर से फयाज को देखते हुए कहा, तुम्हें उसकी रिहाइश गाह का पता है? फयाज का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। जी? वो अच्छी तरह जानता था कि सर रहमान को फयाज और इमरान के ताल्लुकात का बखूबी इल्म है। फिर रहमान साहब फयाज से इमरान की रिहाइश गाह के मुतल्लिक पूछ रहे थे। सर रहमान फयाज की हैरत को भांप गए। फौरन कहने लगे, मेरा मतलब यह है कि आजकल मिस्टर इमरान की रिहाइश गाह कहाँ है? फयाज बोला, वहीं अपने फ्लैट में जनाब। सर रहमान ने कहा, अच्छा तो देखो, मैं स्पेशल वारंट जारी कर रहा हूँ। तुम हर हालत में इमरान को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। फयाज को हैरत का एक और शदीद धचका लगा। इमरान को? सर रहमान को गुस्सा आ गया। बोले, हाँ इमरान को, और क्या तुम्हारे बाप को? फयाज हैरत से होंठ काटता रह गया, क्योंकि सर रहमान ने आज पहली बार एक गैर हाजिर बात मुंह से निकाली थी। आज तक उनके मुंह से फयाज ने इस किस्म का कोई कलमा नहीं सुना था। सर रहमान ने वारंट देते हुए कहा, ये लो वारंट गिरफ्तारी, और मुझे गिरफ्तारी के मुताल्लिक फौरन रिपोर्ट करो। उसकी गिरफ्तारी हर हालत में जरूरी है। फयाज वारंट लेकर हैरान परेशान कमरे से बाहर निकला। चंद लम्हे तो वो हैरानी के आलम में बरामदे में खड़ा वारंट को देखता रहा। फिर हैरत पर जोश आ गया। आज किस्मत ने उसे एक सुनहरी मौका दिया था। उसकी मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान को किस तरह नीचा दिखाए। ये लम्हा उसे इस कागज के पुर्जे ने बख्श दिया था। वो फौरन अपने कमरे में आया। उसने वारंट को अच्छी तरह पढ़ा। वारंट पर सेक्रेटरी वजारत दिफा के दस्तखत थे। अब इमरान किसी तरह भी नहीं बच सकता था। उसने इमरान को फ्लैट पर टेलीफोन किया। वहां से उसे सलमान ने बताया कि साहब बाहर चले गए। उसने सोचा कि आजकल इमरान टिप टॉप नाइट क्लब में ज्यादा देखा जाता है। चुनाचे उसने चंद सिपाहियों को साथ लिया और टिप टॉप नाइट क्लब रवाना हो गया। नाइट क्लब के वसीओरीज हॉल में इमरान कैप्टन शकील और सफदर के साथ एक मेज पर बैठा कह कहे लगा रहा था। उसकी अहमकाना हरकतें तमाम हॉल को हंसने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त वो हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। कैप्टन शकील और सफदर के चेहरे नदामत से सुर्ख पड़ जाते थे। अचानक फयाज 4 सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा।
उसे कोने में इमरान मेज पर अपने दोनों साथियों समेत नजर आया। इमरान को देखकर फैयाज की आंखों में चमक आ गई और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान ने जैसे ही फैयाज को 4 सिपाहियों समेत हॉल में दाखिल होते देखा, वो खटक गया कि आज जरूर कोई खास बात है। और जब वो इमरान की तरफ बढ़ने लगा तो इमरान बुलंद आवाज में जल्दू जलालतू का विर्द करने लगा। सब लोग बेतहाशा हंसने लगे, लेकिन फैयाज के चेहरे पर करख्तगी के आसार उभर आए। वो इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। इमरान बाकायदा ताजीम के लिए खड़ा हो गया, जैसे क्लास में उस्ताद के आने पर बच्चे ताजीम के लिए खड़े हो जाते। बोला, कहो सुपर, मिजाज तो अच्छे हैं। फैयाज ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, इमरान तुमने आज तक मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं आज तुमसे सब बदले चुका लूंगा। इमरान ने फैयाज को आंख मारते हुए कहा, क्या मतलब? आज तो बहुत नाराज नजर आते हो। वो बोला, इमरान तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं, ये वारंट है। इमरान बोला, क्यों मजाक करते हो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे दोस्त? लेकिन फैयाज ने सुनी अनसुनी करते हुए साथ आए हुए सिपाही से मुखातिब होकर कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही इमरान की तरफ बढ़ा। अब इमरान के चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। उसने गौर से फैयाज की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, तुम्हें किसी ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है? इमरान ने सिपाही को हाथ से रोका। फैयाज ने संजीदगी से कहा, सर रहमान ने। इमरान बोला, वालिद साहब ने? आखिर क्यों? फैयाज बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हें हर हालत में गिरफ्तार करूंगा। तुमने आज तक मुझे बहुत सताया है, आज मेरी बारी है। दफतन इमरान ने लजाजत आमेज लहजे में कहा, जार सुपर, कुछ पुरानी दोस्ती का ही लिहाज करो, मुझे माफ कर दो। उनकी इस बातचीत की भिनक हॉल में बैठे हुए लोगों के कानों में भी पड़ी। वो सब हैरान थे। फैयाज ने अकड़ते हुए कहा, देखो इमरान, मेरा वक्त जाया न करो, मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकता। सफदर और शकील चुपचाप बैठे सूरत हाल का अंदाजा कर रहे थे। फैयाज ने सिपाही की तरफ देखा, कहा, तुम इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? सिपाही आगे बढ़ा। इमरान बोला, रुक जाओ फैयाज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम चले जाओ, वरना बाद में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। फैयाज बोला, मैं हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, मगर मैं तुम्हें आज जरूर गिरफ्तार करूंगा। इमरान ने आजिज़ाना लहजे में कहा, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे चाय पीने दो और मैंने एक जरूरी टेलीफोन करना है, इतना तो कम से कम तुम रियायत कर सकते हो। फैयाज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी खातिर मैं चंद मिनट और भी रुक सकता हूं, लेकिन देखो अगर तुमने मेरी जात के साथ किसी किस्म का धोखा किया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। वो बड़े फाखिराना अंदाज से हॉल पर नजरें दौड़ा रहा था। इमरान ने वेटर को चाय लाने का ऑर्डर दिया और खुद टेबल पर रखे हुए टेलीफोन पर नंबर डायल करने लगा। हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेजर रफीकी से मिला थे। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। जी सब ठीक है। कैप्टन शमीम, कैप्टन सरवर और मिलिट्री पुलिस के 4 आदमियों के नाम पर फैयाज चौंका। इमरान बोला, कुछ नहीं, एक और काम है। ये कहकर वो चाय पीने में मशगूल हो गया। अब उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उसने फैयाज के हाथ से वारंट लेकर देखा। उस पर सेक्रेटरी वजारत दिफा सर सुल्तान के दस्तखत थे। उसने एक जोर की और फिर वो इत्मीनान से बैठ गया। चंद मिनट के बाद हॉल में कैप्टन और 4 मिलिट्री पुलिस के आदमी दाखिल हुए। तमाम हॉल उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन वो सीधे इमरान के पास आते ही गए और फिर इमरान के पास आते ही उन सब की एड़ियां बच गई और सैल्यूट करने के बाद वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। इमरान बोला, देखो कैप्टन शमीम, जरा फैयाज साहब को बताओ कि मैं कौन हूँ। ये मेरी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए। कैप्टन शमीम ने आगे बढ़कर फैयाज के हाथ से वारंट ले लिया, उसे पढ़ा और फिर फैयाज को देते हुए कहा, देखिए मिस्टर फैयाज, आप तशरीफ ले जाएं। आप सदर मुमलिकत के जारी करदा वारंट पर भी मिस्टर इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह तो खैर सर सुल्तान का जारी करदा है। बस इसी से आप इनकी पोजीशन का अंदाजा कर लें, और अगर आपने इस सिलसिले में कोई बात की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। फैयाज बेबसी से होंठ काटता हुआ वापस मुड़ गया। कैप्टन शमीम ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, और कोई हुक्म जनाब? इमरान ने बेनियाजी से कहा, कुछ नहीं, बस जाओ। और कैप्टन शमीम और उसके साथी इमरान को सलूट करने के बाद वापस मुड़ गए। हॉल में बैठे हुए लोग इंतहाई हैरान थे और वो सरगोशियों में इमरान की पोजीशन का अंदाजा लगा रहे थे। इमरान ने बिल अदा किया और फिर सफदर और शकील समेत हॉल से बाहर निकल गए। इमरान सोफे पर बैठा ऊँख रहा था। उसे ऊँखना ही कहेंगे क्योंकि इमरान टांगे सोफे पर रखे उकड़ू हालत में बैठा हुआ था। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे दिए हुए थे, आंखें बंद थीं और चेहरे पर 12 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान सोफे से उछलकर फर्श पर आ गिरा, लेकिन फिर फौरन कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जेर लब कुछ बड़बड़ाया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं मोला चंद रोला चंद शकरकंद वाला बोल रहा हूँ। आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। इमरान ने रिसीवर को आंख मारते हुए वापस क्रेडल पर रख दिया। हिमाकतें इमरान की फितरत बन चुकी थीं और वो ऐसे वक्त में भी हिमाकतों से बाज ना आता था जब उनका सिरे से कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था।
अब भी टेलीफोन की घंटी सुनकर वो जानबूझकर नीचे गिरा और फिर गलत पता बताकर टेलीफोन करने वाले को तंग किया। उसकी बला से चाहे कॉल कितनी ही अहम क्यों ना हो, इमरान अपनी फितरत से मजबूर था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन से बात करें। उधर से सुरैया की आवाज उभरी। भाईजान मैं सुरैया बोल रही हूँ। इमरान ने बड़ी तेजी से बूढ़ियों की तरह आवाज को झुकाकर कहा, खुदा करे सदा बोलती रहो, जुब जुब जियो। सुरैया बोली, प्लीज भाईजान तंग ना कीजिए, जरूरी बात है। इमरान बोला, सुरैया क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फोन पर तुम कैसे तंग हो सकती हो? फोन ना हुआ शिकंजा हो गया। सुरैया बोली, भाईजान प्लीज एक बात तो सुनो। इमरान ने कहा, बोलो। उसने कहा, भाईजान 2-3 रोज से अब्बू जान अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, सख्त उलझन में। मैं सख्त उलझन में हूँ। इमरान ने कहा, हरकतें क्या मतलब? क्या बंदर की तरह नाचते हैं? वो बोली, भाईजान मुझे शक पड़ता है कि अब्बू जान असली नहीं है। इमरान ने कहा, क्या मतलब? अब वालिद साहब भी बनास्पति हो गए? सुरैया तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने वालिद के मुतालिक तुम ऐसा कह रहे हो। वो बोली, सुनिए तो सही, आपको मालूम है कि अब्बू जान सोते वक्त हमेशा एक गिलास दूध बगैर मीठा डाले पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन से अब्बू जान ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल मामू जान आए तो अब्बू जान उन्हें पहचान न सके। इमरान बोला, पगली ये सब तेरा वहम है। अब्बू जान आजकल मसरूफ होंगे, इसलिए दिमाग जरा परेशान रहता होगा, और परेशानी में कभी कभी इंसान की आदतों में फर्क आ जाता है। इमरान ने यह कहकर रिसीवर रख दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर सिलवटें नमूदार होने लगी। उसने सोचा, सुरैया ठीक कहती है, मुझे खुद वहां जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अब्बू जान के दुश्मन हजारों में है और आजकल माँ का जोंगा ने मुल्क में तहलका बर्पा किया हुआ है। हो सकता है कि कोई चक्कर माँ का जोंगा ने ही जलाया हो। यह सोचकर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी कार कोठी की तरफ दौड़ा दी। दरवाजे पर खड़े पठान चौकीदार ने उसे देखा तो बोला, खो छोटे साहब, आज इधर कैसे रास्ता भूल पड़े? वो बोला, खान साहब बस वैसे ही दिल चाहा, सोचा जरा अम्मा जी से भी मुलाकात हो जाए। तुम सुनाओ, खुश हो? वो बोला, जी आपकी दुआ से हम खैरियत बखैरियत है। इमरान आंखें बंद करता हुआ कार आगे निकाल कर ले गया। कार खड़ी करके जब वो आगे बढ़ा तो सुरैया उसे गैलरी ही में मिल गई। हेलो भाईजान। इमरान बोला, ना सलाम ना दुआ, मिलते ही हेलो, ये क्या अंग्रेजियत है? अम्मा भी कहाँ है? सुरैया बोली, शुक्र है आज आपको अम्मा बी का ख्याल तो आया। अंदर हैं? इमरान सीधा अंदर चला गया। अंदर अम्मा बी जानमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी, और ये तमाम दुआ इमरान ही के बारे में थी। दुआ मांगते मांगते उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थी। माँ की मोहब्बत देखकर इमरान का दिल भर आया और वो वहीं माँ के कदमों के पास बैठ गया। माँ ने इमरान को देखते ही इमरान कहकर उससे सीने से लगा लिया। इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सहराओं में भटकते भटकते किसी नखलिस्तान में पहुंच गया हो, जहां ठंडी छांव है, मोहब्बत और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है। इमरान की वालिदा इमरान को सीने से लगाए रो रही थी और इमरान चुपचाप आंखें बंद करके उनके सीने से लगा हुआ था, जैसे छोटा सा बच्चा हो। जब वालिदा के दिल का बुखार उतर गया तो अब उन्हें इमरान पर गुस्सा आ गया। उन्होंने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और फिर इमरान के सर पर चप्पलें तड़ातड़ बजनी शुरू हो गईं। लेकिन इमरान ऐसे ही बैठा था जैसे चप्पलें ना हो, फूल बरस रहे हों। नाम मुराद, तू मुझे मार कर छोड़ेगा। मुझ पर किसी को रहम नहीं आता, ना तुझे न तेरे बाप को। तुम दोनों ही मेरी जान के दुश्मन हो। जब उनके हाथ थक गए तो एक बार फिर उन्होंने इमरान को सीने से लिपटा लिया। आखिर सुरैया बोल पड़ी, अम्मा जान अब छोड़िए भी, भाईजान को भी कोई बात करने दो। अम्मा भी ने आंसू पोंछते हुए इमरान को अलहदा कर दिया और इमरान अबू जान से मिलने का बहाना करके उठ गया। सुरैया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा वालिद साहब के कमरे में घुस गया। सर रहमान एक आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इमरान के अंदर आने से वो चौंक पड़े। इमरान सीधा जाकर उनके परी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके वालिद चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, कैसे आए? इमरान बोला, बस आपको सलाम करने हाजिर हुआ हूं। बोले, इमरान बोला, आपने मेरी गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी किए थे? इसकी आखिर क्या वजह थी? वो बोले, ऊपर से अहकाम आए थे, लेकिन फैयाज ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इमरान बोला, बजान आपको मालूम है कि मैं फैयाज के बस का रोग नहीं, बस आपने खामखा फैयाज को भेजकर उसकी बेइज्जती करवाई। सर रहमान को गुस्सा आ गया। बोले, तुमने फैयाज की बेइज्जती की? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने फैयाज की नहीं बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। इमरान ने भी तुर्क वतुर्की जवाब दिया, और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की। सर रहमान बोले, शट अप, निकल जा, मैं देख लूंगा तुम्हें। इमरान बोला, मैं आपके सामने मौजूद हूं, आप अभी देख ले। वो बोले, मैं कहता हूं निकल जाओ, तुम नाखलफ औलाद हो। अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना होते। इमरान बोला, अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके जारी करते? सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आ गया वो कुछ ना बोल सके। इमरान बोला, अब्बा जान, सर जुल्फिकार आपका पूछ रहे थे। वो बोला, अच्छा, तुम्हें कहाँ मिले थे? इमरान बोला, बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया।
सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। इमरान बोला, सुरैया की बच्ची, ये तुम्हें क्या बुरी आदत है चुप चुप कर बातें सुनना, ये अखलाकी जुर्म है। सुरैया उसकी बात काट कर बोली, आपने अब्बा जान के मुतल्लिक क्या सोचा? इमरान बोला, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान ही है, सोचना क्या। और ये कहते हुए इमरान पोर्टिको की तरफ तेजी से चला गया और थोड़ी देर के बाद उसकी कार कोठी से बाहर निकल गई। इमरान की कार तेजी से सर सुल्तान की कोठी की तरफ भाग रही थी। सुबह उसे पता चला कि सर सुल्तान किसी अहम मिशन पर मुल्क से बाहर गए हैं। अब वो यकीनन वापस आ चुके होंगे। इमरान ने उनसे अपने वारंट के मुतल्लिक पूछना था। चंद लम्हों के बाद उसकी कार सर सुल्तान के पोर्टिको में खड़ी थी। अपने आने की इत्तला करा के ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सर सुल्तान अंदर आ गए। कहो इमरान, कैसे आए? इमरान बोला, आपसे लड़ने। वो बोले, मुझसे लड़ने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इमरान बोला, जी हाँ, खोपड़ी में है, आज ही मैंने आईने में देखा है। सर सुल्तान बोले, इमरान कम से कम कभी तो संजीदा हो जाया करो। वो बोला, पहले तो ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया था कि आपने मेरा स्पेशल वारंट निकलवा दिया? सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले, मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। इमरान बोला, कमाल है, वारंट पर आपके दस्तखत थे। वालिद साहब ने फैयाज को देकर मुझे हर हालत में गिरफ्तार करवाना चाहा। सर सुल्तान ने कहा, हैरत है, मुझे तो इल्म ही नहीं, मैं तो कल शाम से ही बाहर गया हुआ था, अभी आया हूं। इमरान ने कहा, अच्छा, चलें, आप वालिद साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करते। सर सुल्तान ने कहा, सर रहमान के वारंट गिरफ्तारी क्यों? इमरान ने कहा, मैं जो कह रहा हूं। वो बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर कोई वजह तो हो। इमरान बोला, क्या मेरा कहना कोई वजह नहीं? वो बोले, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? आखिर वो तुम्हारे वालिद हैं मिस्टर इमरान। इमरान बोला, मैं सब कुछ आपको बाद में बता दूंगा, अब आप फौरन उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू कर दें। सर सुल्तान ने जिद करते हुए कहा, अगर तुम कुछ नहीं बताते तो मैं वारंट इशू नहीं करता। इमरान ने कहा, देखिए, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये ऑर्डर्स इशू करवा सकता हूं। इमरान ने कहा, देखिए, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये ऑर्डर्स इशू करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर मामले में इज्जत देता हूं, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरी बात माने और वारंट इशू कर दे। सर सुल्तान ने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। इमरान ने कहा, मैं हर किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, आप ये वारंट जारी करके मेरे फ्लैट में पहुंचा दें। टाटा। इमरान बगैर हाथ मिलाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और सर सुल्तान शिशदर बैठे के बैठे रहे। आज माका जोंगा के सिलसिले की एक अहम मीटिंग थी, जिसमें वजीर दाखिला सर सुल्तान, सर रहमान, पुलिस के आला अफसरान के साथ X2 भी मुंह पर निकाब डाले मौजूद था। मीटिंग हॉल की निगरानी और हिफाजत के खास इंतजामात थे। चारों तरफ मिलिट्री पुलिस का पहरा था और हॉल में भी चारों तरफ मिलिट्री पुलिस के सिपाही रिवॉल्वर हाथ में लिए चौकन्ने खड़े थे। सर सुल्तान ने माका जोंगा की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पढ़ी। अब X2 से कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में बैनुल-अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई सुनाए। X2 ने गुर्राई हुई आवाज में कहा कि मैं कार्रवाई पेश करने से पहले एक और बात का तस्फिया करना चाहता। ये कहकर X2 ने इशारा किया और मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों ने सर रहमान को रिवॉल्वरों के घेरे में ले लिया। सर रहमान घबरा गए। वजीर दाखिला और दीगर आला अफसरान इंतहाई हैरान हो गए। वजीर दाखिला ने X2 से कहा, यह क्या हरकत है? आपने सर रहमान की तौहीन की है, आप जवाबदेह होंगे। X2 ने उसी लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सर रहमान नहीं बल्कि माका जोंगा के खास एजेंट हैं। तमाम मेंबरान के मुंह से इकट्ठा निकला, माका जोंगा के एजेंट? सर रहमान बौखलाए हुए अंदाज में बोले, मिस्टर X2, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे 35 साल हो गए इस हुकूमत की खिदमत करते हुए और मेरी वफादारी पर आज तक कोई हर्फ नहीं आया, और आज आपने संगीन इल्जाम मुझ पर लगाया है। मैं इस तौहीन का बदला अदालत में लूंगा। X2 ने कोई जवाब न दिया। उसने एक सिपाही को मखसूस इशारा किया और वो अमोनिया की बोतल ले आया। सर रहमान का जबरदस्ती मुंह धुलवाया गया। प्लास्टिक मेकअप की तह के नीचे एक अजनबी चेहरा बरामद हुआ। अब तो वजीर दाखिला भी चौंक पड़े। फिर फौरन बोले, असली सर रहमान कहाँ है? X2 ने कहा, मैंने उनकी बरामदगी के लिए अपने एजेंट भेजे हैं, उम्मीद है अभी कहीं न कहीं से इत्तला आ जाएगी। और X2 के इशारे से सिपाही नकली सर रहमान को पूछगिछ के लिए बाहर ले गए। IG पुलिस ने सवाल किया, आपको इनके नकली होने का पता कैसे चला? X2 ने कहा, मेरे खास एजेंट अली इमरान ने, जो सर रहमान के साहबजादे भी हैं, मुझे इत्तला भेजी है, जिस पर मजीद तहकीकात करने से इनका नकली होना पाए सबूत तक पहुंच गया और नतीजा आपके सामने है। इतने में मिलिट्री पुलिस का एक आदमी X2 के करीब आया और उसने एक पर्चा उसके हवाले कर दिया।
एक्स2 ने पर्चा खोलकर पढ़ा और उसे पढ़कर कोट की जेब में डाल दिया। फिर बोला, हजरात, असली सर रहमान का पता चल गया है। वो कतरे जख्मी है, इसलिए उन्हें मिलिट्री पुलिस के स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया है। अब मैं आपको बैनुल-अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई से आगाह करता हूँ। एक्स2 ने तफसील से बताया। सब मेंबरान ने माकाज़ोंगा के हेडक्वार्टर का पता चल जाने पर खुशी का इजहार किया। एक्स2 ने उन्हें बताया कि वो अली इमरान की सरकर्दगी में माकाज़ोंगा की सरकूबी के लिए अपने एजेंटों की एक टीम रवाना कर रहे हैं। इस तजवीज़ से सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तिफाक किया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सब ने जीपों से उतरकर सामने हद निगाह तक फैले हुए भयानक जंगल को देखा और उन सबको फरेरी सी आ गई। खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आइंदा होने वाले वाक़यात का तसव्वुर करके। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक भयानक बाब शुरू होना था। न जाने इस पुरअसरार और खौफनाक जंगल में किस तरह के वाक़यात पेश आते और आया वो सही सलामत वापस उस जंगल से निकल भी सकेंगे या नहीं। एक इमरान था जो हर तरह के खतरे से बेनियाज सामान उतरवा रहा था, और जोसेफ, उसकी तो हालत ही अजीब थी। उसके चेहरे पर खुशियां फूट रही थीं, जैसे कई सालों के बाद कोई शख्स अपने वतन वापस आया हो। सही मानों में जोसेफ शहर की जिंदगी से उबता गया था। उसका कभी कभी दिल चाहता था कि वो वापस जंगल की आज़ाद फजाओं में चला जाए, जहां नई तहजीब की बेगैरती और तकल्लुफ और तसन्नुह से पाक एक आज़ाद माहौल होता है। लेकिन वो ऐसा इमरान की वजह से नहीं कर सकता था, क्योंकि इमरान से उसका लगाव उसकी हर ख्वाहिश पर काबू पा लेता। इमरान से उसे एक तरह का इश्क था, और ये थी भी एक हकीकत। इमरान उसकी जिंदगी का जुज़्व बन चुका था। ग्रेट बॉस इमरान की मुनफरिद खुसूसियात ने जोसेफ को उसका गर्विदा कर दिया था। अब किस्मत ने उसे चंद दिन के लिए दोबारा मौका दिया था कि वो जंगल में सांस ले सके, इसलिए उसके चेहरे पर खुशियां फूटी पड़ रही थीं। ब्लैक जीरो उनसे तकरीबन 4 मील आगे घने जंगल में मौजूद था। वो कंपस के जरिए समत का अंदाजा कर रहा था ताकि टीम की मुनासिब रहनुमाई कर सके। ब्लैक जीरो का काम दरअसल सबसे कठिन था, क्योंकि उसे जंगल में अकेले सब आफतों का मुकाबला करना था। लेकिन इमरान ने उसकी इस तरह ट्रेनिंग की कि वो अब इमरान की तरह तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बन चुका था। उसमें उसकी आला सलाहियतों और हाजिर दिमागी का भी दखल था। सारी टीम शिकारियों के भेस में थी। टीम में इमरान, शकील, सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ शामिल थे। जूलिया अगवा हो जाने की वजह से इस बार टीम में शामिल न थी, जिसका सबको अफसोस था। जब भी उन्हें जूलिया याद आती वो सब अफसरदा हो जाते। सबकी मुहिम सी उम्मीद थी कि जूलिया वापसी में उनके साथ होगी। बहरहाल जूलिया की कमी उन्हें बुरी तरह खल रही थी। उन सब ने अपने अपने हिस्से का सामान उठाया हुआ था। फालतू सामान जोसेफ के कांधों पर था, जिसे वो आसानी से उठाए हुए था। उन सब के पास आला किस्म की मशीन गन्ने, एक जदीद किस्म के रिवॉल्वर जिनसे गोली की बजाय छोटे छोटे रॉकेट निकलते थे, और एक रॉकेट एक छोटी तोप के गोले जितनी तबाही मचाता था। दूरमार राइफलें उनके कांधों पर लटकी हुई थी। हैंड ग्रेनेड भी काफी तादाद में मौजूद थे। जोसेफ के पास काफी मिकदार में डायनामाइट भी मौजूद था। चुनाचे वो जदीद असलहे से पूरी तरह लैस थे। वो सब इमरान की सरकर्दगी में घने जंगल में एक छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। तनवीर बेचारा इंतहाई अफसरदा था और इमरान उसे बार बार छेड़ देता। बोलता, तनवीर, न जाने जूलिया किस हाल में होगी, न जाने बेचारी जिंदा भी है या नहीं। ये कहते कहते इमरान के चेहरे पर गम की लहरें छा गईं। तनवीर अब तो खामोशी से सुनता चला रहा था, लेकिन आखिर कब तक। इस बात पर वो फट पड़ा। बोला, मरे उसके दुश्मन? वो क्यों मरे? मुझे पता है तुमने जानबूझकर उसे सफ्तर के साथ भेजा था। तुम उसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन याद रखना, अगर हेडक्वार्टर में जूलिया न मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इमरान बोला, हाय हाय, पूरी दादी अम्मा की तरह बोल रहे हो। जूलिया के इश्क ने तुम्हें भी औरत बना दिया है, यानी मन तू शुदम तू मनशुदी वाला चक्कर है। सफदर और नाशाद इमरान की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन तनवीर का चेहरा बिगड़ते देखकर वो चुप हो गए। तनवीर को अजहद गुस्सा आ गया। उसने सामान फेंक दिया और खुद इमरान पर झपट पड़ा। लेकिन इससे पेशतर के वो इमरान तक पहुंचता, जोसेफ ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। बोला, मिस्टर, मास्टर पर झपटने से पहले मुझसे दो हाथ कर लो, आओ जल्दी। तनवीर ने गुस्से में एक मुक्का जोसेफ को मार दिया। अब तो जोसेफ को भी गुस्सा आ गया और झट सामान फेंक कर एक जोरदार लेफ्ट हुक तनवीर के मुंह पर मारा और तनवीर 2 फुट उछलकर जमीन पर जा गया। उसका चेहरा ज़रब की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। इमरान हा है करता रह गया, लेकिन तनवीर का मुक्का पड़ चुका था। अब इमरान ने जोसेफ को मना किया और तनवीर को बड़ी मुश्किल से सफदर और कैप्टन शकील ने संभाला और वो एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। दोपहर को जंगल के एक साफ कते में उन्होंने कैंप लगाया ताकि कुछ ताज़ा दम होकर वो आगे जाएं। सफदर बंदूक लेकर शिकार को निकल गया। जोसेफ और तनवीर अब तक एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद सफदर एक हिरन मार कर ले आया।
और वो लोग खाना पकाने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। कैप्टन शकील बंदूक हाथ में लिए टहलता हुआ जंगल में काफी दूर निकल गया। ये पुरअसरार जंगल अपने अंदर काफी रंगीनियां लिए हुए था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और फिर मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों का मुसलसल शोर उसके कानों को भला मालूम हो रहा था। काफी दूर टहलने के बाद वो वापस कैंप की तरफ मुड़ गया। अभी वो कैंप से 200 गज दूर था कि उसे अपनी पुश्त पर जोरदार धमाकों और दरख्त टूटने की आवाजें आईं। जमीन हिलने लगी। वो फौरन पीछे पलटा तो उसे महसूस हुआ कि भारी भरकम जानवरों का एक गिरोह भागा चला रहा है। वो समझ गया कि ये देव पैकर हाथियों का होल होगा। खेमे में बैठे हुए बाकी साथी भी हड़बड़ा कर बाहर निकल आए थे। कैप्टन शकील ने उन्हें फौरन खेमों से जरूरी सामान निकालकर दूर दूर दरख्तों पर चढ़ जाने का हुक्म दिया, लेकिन घबराहट में वो कुछ भी न समझ सके। जब बात उनकी समझ में आ गई तो इतनी देर में हाथियों का एक गिरोह तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। उन देवों के सामने जो चीज भी आती खसो खाशाक की तरह बिखर जाती। अब भागने का वक्त न था, लेकिन कैप्टन शकील अपने साथियों से 200 गज दूर था, इसलिए पहले जद में वही आता। लेकिन वो संभल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी राइफल उठाई, निशाना लिया और सबसे आगे आने वाले हाथी के माथे पर गोली चला दी और भागते भागते लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन वो खुद उठ खड़ा हुआ। अब हाथियों की रफ्तार आहिस्ता हो गई। उन्हें मालूम हो गया था कि सामने उनके दुश्मन हैं और वो फितरी चालाकी से एक दायरा बनाकर भागने लगे। इन सब के आगे वही हाथी था जिसके माथे पर गोली लगी थी। उसके भागने की तर्ज से पता चलता था कि गोली कारगर नहीं लगी। इमरान ने कैप्टन शकील को जबरदस्त खतरे में देखा तो उसने उसे फौरन पीछे भागाने को कहा। उसके दूसरे साथी इतनी देर में नजदीक के दरख्तों पर चढ़ चुके थे, लेकिन कैप्टन शकील ने एक कदम भी पीछे न उठाया। वो तन कर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अगर हाथियों के सरदार को किसी तरह खत्म कर दिया जाए तो ये गिरोह वापस भाग जाएगा। चुनाचे उसने राइफल उठाकर एक और फायर किया, लेकिन राइफल फुस होकर रह गई। शायद उसमें कोई खराबी हो गई थी। इतने में हाथी बिल्कुल नजदीक आ गए थे। अब मौत कैप्टन शकील के बिल्कुल सामने थी। वो एक लम्हे के लिए झुका और फिर उसने राइफल को नाल से पकड़कर सामने कर लिया। अब वो हाथियों से दस्त बदस्त जंग करने के लिए तैयार था। इमरान की देर में भागता हुआ कैप्टन शकील के पास आ रहा था, लेकिन इमरान के पास पहुंचने से पहले हाथियों के सरदार ने कैप्टन शकील पर हमला कर दिया। इमरान ने सरदार के पीछे आने वाले हाथियों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और हाथियों ने बौखलाकर अपना रुख फेर दिया, लेकिन सरदार हाथी इस धमाके से न घबराया। शायद वो जोश इंतकाम से पागल हो रहा था। उसने जैसे ही शकील पर हमला किया, शकील ने राइफल का बट घुमाकर उसकी सूंड पर मार दिया और खुद उछलकर एक तरफ हट गया। हाथी अपने जोर में आगे चला गया। राइफल का बट तो जरूर टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड भी बुरी तरह जख्मी हो गई। अब कैप्टन शकील बिल्कुल तन्हा था। उसके हाथ में सिर्फ राइफल की नाल थी और हाथी जख्मी होकर और भी गजबनाक हो गया था। अब वो फिर पलटकर हमला कर रहा था। इमरान ने उसे पलटता देखकर उसकी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी शकील के करीब पहुंच चुका था। अब अगर कैप्टन शकील उसकी जद में आ जाता तो कैप्टन शकील का हाथी के पांव में पिस जाना यकीनी था। लेकिन कैप्टन शकील ने उछलकर राइफल की नाल उसकी आंख में घुसेड़ दी और हाथी चीखता हुआ एक तरफ भागा, लेकिन वो चंद गज के फासले पर लड़खड़ा कर गिरा। 2-3 बार तड़पा और फिर ठंडा हो गया। लेकिन कैप्टन शकील की बहादुरी देखकर इमरान के चेहरे पर भी तहसीन के तासुरात छा गए। कैप्टन शकील की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से सारी टीम की जानें बच गई थीं। जोसेफ भी कैप्टन शकील की बहादुरी का पूरी तरह मद्दाह था। इमरान के बाद ये दूसरा आदमी था जिससे जोसेफ मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। सारी टीम अपना अपना सामान उठाए एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। इमरान रात को ही ब्लैक जीरो से आइंदा रास्ते की तमाम पोजीशन ले चुका था। चुनाचे अब वो आसानी से उस रास्ते पर जा रहे थे। 2 दिन तक सफर के दौरान उन्हें कोई खास वाकया पेश नहीं आया, लेकिन 2 दिन के सफर के बाद उन्हें इमरान से मालूम हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि रात ही ब्लैक जीरो ने इमरान को बताया था कि कंपास की एक डिग्री गलत थी। अब वो अपनी मंजिल मकसूद से काफी दूर हो चुके थे। ब्लैक जीरो की ये गलती एक भयानक गलती थी, क्योंकि उस पुरअसरार जंगल में रास्ता भूल जाने का मतलब सिवाय तबाही के और कुछ न था। लेकिन ब्लैक जीरो भी आखिर इंसान था। अब गलती हो चुकी थी। इमरान ने ब्लैक जीरो को दोबारा समत मापने को कहा और उसकी तरमीम शुदा समत बताने पर वो पूरी टीम को लेकर उस तरफ चल पड़ा। इमरान सबसे पीछे पीछे सफदर से बातें करता हुआ आ रहा था। अचानक उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और पेशाब करने के बहाने एक तरफ झाड़ी में चला गया। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि वो बूमी कबीले की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान बूमी का लफ्ज सुनते ही तशवीश में पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में बूमी सबसे ज्यादा वहशी और आदमखोर कबीला था। आज तक उस कबीले से बहुत कम अफराद अपनी जानें बचा सके थे। इमरान ने ब्लैक जीरो को कहा कि वो कन्नी गाड़ कर उनके काफिले के पीछे चला जाए।
ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो ब्लैक जीरो बर वक्त उनकी मदद कर सके। और खुद उसने कीम को सारे वाकयात बताकर होशियार रहने को कहा, क्योंकि उस कबीले से निपटना बड़ा ही मुश्किल था। बहरहाल तन बतकदीर वो आगे बढ़े जा रहे थे। इमरान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसकी इजाजत के बगैर हरगिज फायर न करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और इमरान ने कुछ सोचकर अपने कपड़े उतारे और एक निक्कर पहनी और जिस्म पर मुख्तलिफ रंग मल लिए। सर पर एक झाड़ी बांधी और वो किसी वैशी कबीले का एक जादूगर नजर आ रहा था। सब लोग उसकी इस हैयत को देखकर हंस रहे थे और इमरान तरह तरह के मुंह बनाकर उनको और भी हंसा रहा था। अचानक दूर से ढोल बजने की आवाज आई और इमरान समझ गया कि बूमी कबीले के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया है और अब वो अपने साथियों को इत्तला दे रहे हैं। और फिर जंगल में दूर दूर तक ढोल बजने की लगातार आवाजें आने लगी, लेकिन टीम चलती रही। अचानक ही झाड़ियों में सरसराहट हुई और जंगलियों का एक गिरोह जो बिल्कुल नंगा था, हाथ में तीर कमान और नेज़े लिए सामने खड़ा था। उनके नेज़े यकीनन जहर आलूद थे और फिर उनको देखते देखते चारों तरफ से वैश्यों के सर उभरने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से वैश्यों के नरगे में है। इमरान सबसे आगे था। अचानक वैश्यों की सफों में हरकत हुई और एक वैशी लंबा सा नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। उसने जंगली जबान में कुछ चीख कर कहा। उसके जवाब में इमरान ने भी उसी जबान में बात की। इमरान के मुंह से ये जंगली जबान इतनी रवानी से सुनकर सब हैरान हो गए। इमरान बजाते खुद एक जंगली लग रहा था। थोड़ी देर तक जंगली जबान में बातचीत होती रही, फिर जंगलियों ने उन्हें अपने नरगे में लेकर चलना शुरू कर दिया। इमरान ने टीम को बताया कि ये वाकई बूमी कबीला है। मैंने एक जादूगर का रूप धारा है। मैंने इन्हें बताया है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तुम्हारे मुतल्लिक मैंने इन्हें बताया है कि ये भी एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो सारे का सारा जादूगरों का कबीला है। इनके पास आतिशी जबान वाले सांप हैं जो बहुत दूर से इनके एक इशारे पर लोगों को मार देते हैं। वो हमसे काफी मुतासिर मालूम होते हैं, लेकिन आगे जाकर हम पर क्या गुजरेगी ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल अब हमें इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जरा सी बेएहतियाती हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जंगलियों का गोल ढोल बजाता हुआ नाचता कूदता उनको लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद घने जंगल के ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा पला दरख्तों से कतई बाक नजर आया। उसमें बेढंगी किस्म की झोंपड़ियां पड़ी हुई थीं और कई औरतें और बच्चे नंग थड़ंग फिर रहे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ी झोंपड़ी थी जिसको शेर की खाल से ढांपा गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये झोंपड़ी तमाम तर शेर की खाल की बनी हुई है। यकीनन ये झोंपड़ी कबीले के सरदार की थी। उसके आगे जाकर इमरान और उसके साथियों को खड़ा कर दिया गया। हजारों जंगली उनको देखने के लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जंगलियों का सरदार सर पर परों का ताज पहने झोंपड़ी से बाहर निकला। वो एक तवी हैकल और इंतहाई ताकतवर आदमी था। उसके दोनों तरफ दो जवान औरतें इंसानी खोपड़ियों में शराब लिए चल रही थी। सरदार के गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था जिनको जंगलियों की खास टेक्निक से सुखाकर छोटा कर लिया गया था। इमरान के साथ आने वाले छोटे सरदार ने उसे इमरान की वो बातें बताईं। फिर इमरान से बराह रास्त बातचीत के बाद सरदार अपनी झोंपड़ी में चला गया और उसके साथियों को एक और झोंपड़ी में कैद कर दिया गया। लेकिन उनके सामान को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, क्योंकि जंगलियों की समझ में ही न आया कि ये कैसा सामान है। झोंपड़ी में जाते ही सब इमरान के गिर्द हो गए। सरदार से उसकी क्या बात हुई? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बातचीत क्या खास होनी थी? कैप्टन शकील ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? इमरान ने कहा, अब उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम आज रात को तुम्हारी जादूगरी की आजमाइश करेंगे। अगर तुम पूरे उतरे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे बाकी साथियों को भून कर खा जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में तुम जादूगर मालूम नहीं होते। और अगर मैं नाकाम हो गया तो मुझे कत्ल कर देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। सफदर ने सवाल किया, हमें क्यों छोड़ देंगे? इमरान ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहा जैसे कौनैन चबाई हो। बोला, तुम्हारा गोश्त कड़वा है ना? इस हालत में होने के बावजूद बाकी साथियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इमरान बोला, वो तुम्हें इसलिए छोड़ देंगे कि उनके ख्याल में तुम किसी नामालूम कबीले के लोग हो। वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे कबीले से दोस्ती का आगाज करेंगे। तनवीर ने पूछा, वो आजमाइश क्या होगी? इमरान बोला, जूलिया की खोपड़ी मंगवानी पड़ेगी। ये बात तनवीर न जाने किस ख्याल के तहत जब्त कर गया। इमरान बोला, बहरहाल आप लोग किसी किस्म का जिक्र न करें। नाशाद ने संजीदा होकर दरियाफ्त किया, क्या X2 यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करेगा? इमरान ने कहा, जरूर मदद करेगा, वो हर लम्हे हमारे नजदीक रहता है। बहरहाल आप लोग किसी किस्म की फिक्र न करें। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगा, और अगर नाकाम हो गया तो फिर वो मामला ठीक है, आप लोगों की जानें तो बच जाएंगी। न जाने ये बात कहते हुए इमरान के चेहरे पर हिमाकतें कहाँ गायब हो गई थी। जोसेफ ने नारा लगाया, ग्रेट बॉस।
वो जहां भी बोतल को मुंह लगाए शराब पी रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बॉस हर मौके पर कामयाब हो जाता है। आधी रात के वक्त उन सबको बाहर निकाला गया। सामने खुले मैदान में एक दायरा बांधे सारे जंगली बैठे थे। दरमियान में वसी मैदान था। चारों तरफ मशलें जल रही थीं। एक तरफ लकड़ी की एक बड़ी सी स्टेज पर सरदार बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों को उस मैदान में ले जाया गया। बाकी टीम को एक तरफ बिठा दिया गया और इमरान ने झोंपड़ी ही में कोड वर्ड्स में ब्लैक जीरो को होशियार रहने के लिए कह दिया। और उस वक्त ब्लैक जीरो उस मैदान के नजदीक ही एक घने दरख्त पर बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो सिर्फ इशारे ही का मुंतजिर था। उसने स्याह रंग के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसके देख लिए जाने का खतरा नहीं था। चुनाचे वो इत्मीनान से बैठा था। इमरान को बताया गया कि उसे जमीन पर लिटा दिया जाएगा और हमारा एक आदमी उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारेगा। अगर उस कुल्हाड़ी की जर्ब से वो मर गया तो वो झूठा जादूगर साबित होगा। अगर कुल्हाड़ी की जर्ब ने उसे नुकसान न पहुंचाया तो सच्चा जादूगर होगा। अगर वो मर गया तो उसके साथियों को आजाद कर दिया जाएगा, और अगर वो न मरा तो उसके साथियों को मार दिया जाएगा। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोच कर कहा, अगर मैं उस कुल्हाड़ी मारने वाले को अपने इल्म के जोर से पहले ही मार दूं तो क्या मैं सच्चा हूंगा कि नहीं? सरदार ने एक लम्हे सोच कर कहा, तुमने कुल्हाड़ी मारने वाले आदमी को कुल्हाड़ी मारने से पहले बगैर किसी हथियार के मारो तो उसके 2 आदमी तुम पर वार करेंगे। अगर तुम उन्हें भी मार दो तो 3 आदमी, यहां तक के 5 आदमी तक तुम पर वार करेंगे। 5 आदमी तुम पर वार करने से पहले मर गए तो सच्चे करार दिए जाओगे, वगरना नहीं। इमरान ने कहा, एक बात है, अगर 2 आदमी तक मैं मार दूं, 2 के बाद मेरे दीगर साथी उन्हें अपने जादू के जोर से मार दें, तो क्या मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा? सरदार ने एक लम्हा सोचते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे साथ उनको भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम या तुम्हारे साथी ऐसा कर लें, मेरे ख्याल में नामुमकिन है। इमरान बोला, जादूगरों के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, और हाँ, मुझे जमीन पर लिटाने से पहले अमल पढ़ने की इजाजत दी जाए। सरदार ने उसे इजाजत दे दी और फिर इमरान के चेहरे पर यकदम सुर्खी छा गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अजीब सी जबान के अल्फाज निकल रहे थे। इमरान के चेहरे पर यकदम सुर्खी छा गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अजीब सी जबान के अल्फाज निकल रहे थे। हर लम्हे उसकी उछल कूद में इजाफा होता चला गया। दरअसल वो ब्लैक जीरो को अंगूठी के ट्रांसमीटर के जरिए कोड वर्ड्स में हिदायत दे रहा था। जब ब्लैक जीरो को हिदायत दे चुका तो उसने ब्लैक जीरो को हिदायत की कि वो बतौर X2 सफ्तर को ट्रांसमीटर पर हिदायत दे दे कि 2 आदमियों के बाद उन्होंने किस तरह काम करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत सुस्त होती गईं और फिर वो इत्मीनान से जमीन पर नीम मदहोशी की हालत में ले गया। सारी टीम इंतहाई हैरत से इमरान की हरकत को देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या कर रहा है। अचानक सफदर की घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और सफदर हैरान रह गया कि किसकी कॉल होगी। सफदर ने आहिस्ता से कहा, हेलो हेलो, सफदर स्पीकिंग। X2 की मानूस आवाज उठी। X2। सफदर के चेहरे पर एकदम खुशी के आसार फैल गए। यस सर। X2 बोला, क्या हालात हैं? सफदर ने कहा, सर हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फिर सफदर ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। X2 बोला, देखो मैं तुम्हारे नजदीक हूँ। फिर X2 ने शर्त के मुतालिक सफदर को तफसील से बताया। फिर कहा कि सब साथी चौकन्ने हो जाएं। जब 2 आदमी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 5 आदमियों को तुमने मशीन गन से खत्म करना है, लेकिन होशियार होकर मिस्टर सफदर, तुम्हारी जरा सी गलती से इमरान की जान चली जाएगी। ओके, ओवर एंड ऑल। और सफदर ने तमाम साथियों को X2 की कॉल के मुतालिक बताया। सब ने यह सुनकर खुशी का इजहार किया। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो इस सिचुएशन पर काबू पा जाएंगे। सफदर ने मशीन गन चेक करके संभाली। इतनी देर में एक जंगली बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए इमरान के सिर पर पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ा मारने के लिए उठाया। हर तरफ खामोशी छा गई। सब दम बखुद थे कि न जाने आइंदा क्या होगा। अभी जंगली अच्छी तरह कुल्हाड़ा संभाल भी न सका था कि जंगली की खोपड़ी फजा में रेजा रेजा होकर बिखर गई और वो कुल्हाड़े समेत जमीन पर मुर्दा होकर गिर गया। तमाम जवियों की डर के मारे चीखें निकल गईं। तमाम पार्टी हैरान थी कि ये फायर कहां से हुआ है, क्योंकि फायर अचानक हुआ था। ये तो वो अच्छी तरह समझ गए थे कि फायर यकीनन X2 की तरफ से हुआ होगा और साइलेंसर लगी राइफल से किया गया होगा। सरदार के इशारे से 2 और जंगली कुल्हाड़े संभाले आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी फुर्ती से इमरान पर वार करना चाहा, लेकिन वार करने से पहले ही उनके दिल में रंगीन सुराख हो गए और वो जमीन पर गिर गए। चंद लम्हे के बाद वो दोनों जंगली मुर्दा थे। जंगलियों की एक बार फिर चीखें निकल गईं। अब वो खौफजदा थे। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है
उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी मारने वाले किस तरह मर जाते। अब तो सरदार के चेहरे पर भी खौफ की परछाइयां नजर आने लगी, लेकिन उसने 3 और जंगलियों को इशारा किया। वो डरते डरते आगे बढ़े। अब सफदर तैयार हो गया। इमरान ने सरदार से कहा, अब मेरे साथी जादूगरी दिखाएंगे। चुनाचे सरदार के इशारे से 3 आदमी आगे बढ़े। अभी वो इमरान के नजदीक भी नहीं पहुंचे थे, यकदम रिट रिट की मखसूस आवाज उभरी और 3 के 3 जमीन पर तड़पने लगे। सरदार ने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों की जादूगरी को तस्लीम कर लिया। सरदार ने इमरान को खुद उठाया और फिर उनके सामने जंगली ताजीम से झुक गए। वो उनके नजदीक आने से भी खौफजदा थे। अब पूरी टीम को अच्छी झोंपड़ी में रखा गया। उनकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी की गई और फिर दूसरे दिन उन्हें वहशी अपनी सरहद से पार छोड़ गए। बूनी कबीले से बचकर निकल आने पर सब खुश थे। इमरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा एक बार फिर मनवा लिया। X2 अब उनसे आगे आगे था। काफी चक्कर लगाने के बाद अब वो सही समत पर आ गए थे। ब्लैक जीरो के नक्शे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर सिर्फ 4 दिन की मुसाफत पर था, क्योंकि इमरान के अंदाजे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर खजदार कबीले के आसपास ही था और खजदार कबीला यहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर था। उन्होंने खजदार कबीले से भी बचकर निकलना था, क्योंकि खजदार कबीले में भी कुछ कम वैशी और खतरनाक न थे। चुनाचे 3 दिन तक वो चलते रहे। तीसरे दिन वो खजदार कबीले की सरहद से तकरीबन 2 मील परे से आगे निकल गए और जब उन्होंने खजदार कबीले को पीछे छोड़ दिया तो सबने इत्मीनान का सांस लिया। तकरीबन 2 दिन और चलने के बाद वो जंगल में दूर दूर तक फैले हुए एक वसी और अरीज मैदान के सिरे पर पहुंचे। उस मैदान में दरख्तों की बजाय झाड़ियां थीं। ब्लैक जीरो उनसे 1 दिन पहले यहां पहुंच चुका था, इसलिए जब ट्रांसमीटर पर उसने इमरान को उस मैदान के मुतल्लिक बताया तो इमरान समझ गया कि यही उनकी मंजिल मकसूद है। लेकिन उस मैदान में दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। तनवीर ने मैदान को देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं। इमरान ने चोट की, जानवर तो हैं। तनवीर बोला, तुम खुद जानवर, मेरे साथ बात करते हुए जबान को काबू में रखा करो। इमरान बोला, लो अब जबान भी संभाल कर रखते हो। जबान न हुई कोहिनूर हीरा हो गया। कैप्टन शकील ने दखलंदाजी की, बोला, मेरा ख्याल है कि अभी माकाजोंगा का हेडक्वार्टर दूर होगा। इमरान ने चैलेंज करते हुए कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि यही मैदान माकाजोंगा का हेडक्वार्टर है। सफदर ने पूछा, किस तरह? इमरान बोला, ये देखो, जमीन पर फौजी बूटों के निशान हैं। अब बताओ भला जंगली जानवर जहां वैशी लोग फौजी बूट पहने फिरते हैं। इमरान की ये बात सुनकर सब लोग झुककर गौर से फौजी बूट के एक मध्यम निशान को देखने लगे। अब सबको इमरान की बात का कायल होना पड़ा। कैप्टन शकील ने ख्याल पेश किया, तो फिर ये हेडक्वार्टर जमींदोज होगा। इमरान ने तहसीन आमेज जवाब दिया, बिल्कुल ठीक समझे। तनवीर झुंझला गया, लेकिन इसका रास्ता कहाँ होगा? सफदर ने कहा, लेकिन अगर यही हेडक्वार्टर है तो यकीनन पहरे का भी इंतजाम किया गया होगा। नाशाद ने कहा, तो इसका मतलब है कि हम लोग देखे जा चुके हैं। इमरान ने कहा, यकीनन। तनवीर ने कहा, लेकिन अब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न जाने इसमें क्या मसलहत है। बहरहाल हमें उनके हेडक्वार्टर का रास्ता ढूंढना है। सब लोग 2-2 की टोलियों में बढ़ जाओ और फिर इधर उधर फिर कर रास्ते पर गौर करो। वो सब 2-2 की टोलियों में हट कर इधर उधर फिरने लगे। इमरान और जोसेफ एक तरफ थे। कहीं भी कोई रखना नजर नहीं आ रहा था। दोपहर तक सब लोग ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। दोपहर को सब लोग जंगल में वापस चले गए। उन्होंने वहां जाकर कैंप लगाया और सस्ताने लगे। अचानक शोर सा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते उनका कैंप मशीन गनों की जद में था। न जाने कहां से सिपाही टपक पड़े थे। उनके जिस्मों पर बाकायदा वर्दियां थीं और वो हाथों में जदीद तर्ज की मशीन गन्ने लिए हुए थे। उन लोगों को संभलने का मौका न मिला और वो गिरफ्तार कर लिए गए। यकीनन ये माकाजोंगा के एजेंट थे। वो उन सबको नर्दे में लेकर मैदान की तरफ चले। एक जगह जाकर उन्होंने एक झाड़ी को हिलाया तो जमीन फट गई। उसमें रास्ता नजर आने लगा। वहां हर सिपाही पर एक सिपाही गन लिए खड़ा था। उन सबको उन सीढ़ियों के जरिए नीचे ले जाया गया। अंदर वाकई एक अलहदा दुनिया थी, एक जदीद तरीन शहर। सब लोग ये इंतजामात देख कर हैरान रह गए। उनके तसव्वुर में ही नहीं आ सकता था कि माकाजोंगा का हेडक्वार्टर इतना वसीउ अरीज और इतना जदीद हो सकता है। बहुत बड़े बड़े हॉल, कमरे, गैलरियां, उनमें बाकायदा इलेक्ट्रिक नस्ब था और वहां घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। इमरान और उसकी टीम को लेकर ये लोग एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे और हॉल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अल्फ लैला के किसी माहौल में आ गए हो। हर चीज कदीम तर्ज माशरत की और इंतहाई पुरतकल्लुफ थी। उन्हें हॉल के दरमियान में खड़ा कर दिया गया। वो लोग हैरान नजरों से हॉल को देख रहे थे। अचानक दीवारों में से आवाज आई, तुम लोग माकाजोंगा को तबाह करने आए थे, अब देखो क्या उसे वाकई तबाह कर सकते हो। इमरान ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज आई, वो किस तरह?
इमरान ने हिमाकत आमेज लहजे में कहा, मेरे पास अलादीन का चिराग वाला जिन है जो 1 मिनट में हर चीज तबाह कर सकता है। आवाज आई, हम तुम्हारे मजाक की दाद देते हैं कि तुम इस हालत में भी मजाक कर सकते हो नौजवान। तुम्हारा लीडर कौन है? इमरान ने कहा, मैं हूं। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और चंद सिपाही मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इमरान के सिवा बाकी सबको वापस चलने का इशारा किया। इमरान वहीं खड़ा रह गया और बाकी सब लोग वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक शख्स इमरान को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में तारीकी छाई हुई थी, सिर्फ 2 आदमियों की शबीह नजर आ रही थी। आवाज उभरी, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज यकीनन उन 2 में से किसी एक की होगी। इमरान ने कहा, मौलवी फजलुद्दीन। लहजा बेहद करख्त हो गया, सही नाम बताओ। इमरान बोला, सही नाम का तो मेरे बाप को भी नहीं पता। आवाज आई, क्या मतलब? इमरान ने कहा, मतलब ये कि यही मेरा नाम है। अब चाहे इसके हिज्जे गलत हैं या ठीक, जैसा आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इसके सही का इल्म तो मेरे बाप को भी नहीं। अगर उसे होता तो वो यकीनन उसे सही कर देता। फिर संजीदा होकर कहा, मेरे भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ? आवाज आई, तुम मजाक कर रहे हो? इमरान ने कहा, नहीं जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आवाज आई, तो तुम्हारा सही नाम मौलवी फजलुद्दीन है? इमरान बोला, जी अल्लाह के फजल से। पूछा गया, तुम किस मुल्क के एजेंट हो? इमरान बोला, तौबा करो जी, मैं और एजेंट? मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूँ जिसे उन्होंने बतौर मजदूर इन लोगों के साथ भेज दिया है। आवाज आई, झूठ बोलते हो, हम अभी सब कुछ पता कर लेते हैं। तुम माका जोंगा से कुछ नहीं छुपा सकते। इमरान ने कहा, आप में माका कौन है और जोंगा कौन है? दाएं तरफ वाले ने कहा, मैं माका हूँ और ये जोंगा। इमरान बोला, तो फिर इसका मतलब है माका ज्यादा अजीम है क्योंकि वो दाएं तरफ बैठा है। आवाज आई, नहीं, मैं इससे ज्यादा अजीम हूँ, इसका नंबर मेरे बाद है। इमरान ने जोरदार कह कहा मारा, फिर कहने लगा, मैंने तो दुनिया में पहली बार तमाशा देखा है। जो ज्यादा अजीम है उसका नाम बाद में और जो कम अजीम है उसका नाम शुरू में। माका बोला, तुम हमें आपस में लड़वाना चाहते हो? इमरान ने मासूमियत से कहा, जी मजा तो बहुत आएगा। माका ने घंटी बजाई। 2 अशखास मशीन गन संभाले अंदर आए। वो बोला, इसे ले जाओ और इसे मशीन नंबर 2 में टेस्ट करो। वो दोनों इमरान को लेकर बाहर निकल लिए। वो उसे लिए हुए एक और कमरे में आए। यहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसके दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी। सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। उन दोनों ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान बोला, क्या मेरी हजामत बड़ी हुई है? एक बोला, क्या मतलब? इमरान ने कहा, कमाल है यार, सब ही बुद्धू हो, मतलब कोई भी नहीं समझता। क्या ये बार्बर शॉप है? मुझे तो मशीन और कुर्सी किसी नाई की मालूम होती है। देखो मेरी क्रू कट बनाना। वो दोनों हंसने लगे। उनमें से एक बोला, फिक्र न करो, अभी सब कुछ बता दोगे, फिर पूछूंगा आटे दाल का भाव। इमरान बोला, अभी पूछ लो, आटा बड़ा महंगा है, 40 रुपए का किलो और दाल 120 रुपए। दोनों एक बार फिर हंसने लगे। अब उन्होंने एक लोहे की टोपी इमरान के सर पर डाल दी। इमरान अपने सर को नहीं हिला सकता था। उनमें से एक ने मशीन को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर हल्की हल्की सी लहरें कूदने लगी। तुम्हारा नाम? इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे दूर से आवाज आई है और फिर इमरान के दिमाग में खलबली सी मचने लगी। उसके दिमाग से खुद ब खुद अल्फाज निकलने लगे, लेकिन उसने अपनी तमाम कुव्वत इरादी को बरूए कार लाते हुए उन्हें रोका और स्क्रीन पर लहरें जोर जोर से कूदने लगी। और फिर उसने अपने दिमाग को ब्लैंक किया। हर किस्म का ख्याल उसने अपनी कुव्वत इरादी से निकाल फेंका। चुनाचे उसका नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन बिल्कुल साफ थी। उन्होंने और भी बहुत से सवालात पूछे, लेकिन इमरान की बेइंतहा ताकतवर कुव्वत इरादी काम कर गई और स्क्रीन साफ रहा। इमरान को इस जद्दोजहद में पूरी दिमागी ताकतें काम में लानी पड़ी। चुनाचे आखिरकार उन दोनों ने थक हार कर उसे कुर्सी से उठा लिया। एक बोला, बड़े सख्त जान हो यार। दूसरा बोला, कमाल है भाई, ये पहला शख्स है जिसने इस मशीन को नाकाम बना दिया। जहां तो बड़े बड़े सख्त जान भी मोम होकर पिघल जाते हैं। और फिर वो दोनों इमरान को एक कमरे के पास ले गए और उसे धकेल दिया, जहां इमरान के सब साथी मौजूद थे। उस पे सबको वाकया बताया और वो आइंदा के लिए लाहे अमल पर गौर करने लगे। कोई 1 घंटे के बाद एक बार फिर तलबी हुई। इस बार उन्हें एक वसी कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने से पहले उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई। सिगरेट तक छीन लिए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मेज के सामने 2 अशखास जो यकीनन यूरोपी थे बैठे हुए थे। इमरान समझ गया कि उनमें से एक माका है और दूसरा जोंगा। इमरान ने नारा लगाया, हेलो माका जोंगा। सब मेंबर चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। वह बोले, तमीज से बात करो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। जोंगा ने सवाल किया, अब तो अपना सही नाम बता दो। इमरान ने कहा, मौलवी फजलुद्दीन। इमरान के साथियों में से एक की आवाज उभरी, नहीं जनाब, इसका असली नाम अली इमरान है। सब चौंक कर उधर देखने लगे। इमरान भी हैरान होकर देखने लगा। ये आवाज कैप्टन शकील की थी। माका के इशारे से कैप्टन शकील को आगे ले जाया गया। सारे मेंबर कैप्टन शकील की गद्दारी से खौल उठे।
उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील की बोटियां उड़ाते। माका ने पूछा तुम कौन हो? वो बोला जी मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। उसने पूछा तुम्हारा नाम? वो बोला मेरा नाम कैप्टन शकील है। माका ने कहा कैप्टन शकील तुम हमें ये सब कुछ खुद ब खुद क्यों बता रहे हो? हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट तो बड़े सख्त जान होते हैं। शकील बोला जी हाँ, दरअसल मैं शुरू से ही माका जोंगा का हम ख्याल हूँ। मैं माका जोंगा के मकासद से हम आहंगी रखता हूँ। मेरे मुल्क की मौजूदा हुकूमत इंतहाई निकम्मी और जालिम है और अब सिर्फ माका जोंगा ही हमें उस हुकूमत से निजात दिला सकते हैं। माका ने कहा लेकिन तुमने कभी हमारे साथ राब्ता कायम नहीं किया। शकील बोला दरअसल मैं मौके के इंतजार में था कि मैं किसी तरह हेडक्वार्टर में पहुंच जाऊं तो सही पोजीशन अर्ज करूं, वरना मुझ पर कोई एतबार न करता। जोंगा ने कहा अगर अब भी हम तुम पर एतबार न करें तो? कैप्टन शकील ने कहा तो ये मेरी बदकिस्मती है। आप मेरा हर किस्म का टेस्ट ले लें, मैं आपका वफादार रहूंगा। उसने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कैप्टन शकील ने कहा X2। वह बोला X2 तुम X2 के मातहत हो? कैप्टन शकील ने कहा जी हाँ। पूछा X2 कौन है? कैप्टन शकील ने कहा जी मुझे इल्म नहीं, X2 के मुतल्लिक कोई भी नहीं बता सकता, यकीन जानिए। माका ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा अच्छा ये तुम्हारा लीडर है? कैप्टन शकील ने कहा जी हाँ। माका ने पूछा ये कैसा आदमी है? कैप्टन शकील बोला ये इंतहाई खतरनाक और चालाक आदमी है। अगर आपने इसको काबू में न किया तो आपका हेडक्वार्टर चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कैप्टन शकील से बाकी मेंबरों के मुतालिक पूछा और कैप्टन शकील ने सब कुछ माका जोंगा को सच सच बता दिया। माका ने कहा देखो नौजवान, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुए हैं। हमें यकीन हो गया है कि तुम हमेशा वफादार रहोगे क्योंकि हम इमरान और तुम सब के मुतालिक अच्छी तरह जानते हैं। हम तुम्हें अपने खास कैबिनेट का मुशीर मुकर्रर करते हैं। आज से तुम हमारे बाद 15वें नंबर पर होगे। और हाँ, इनको क्या सजा दी जाए? कैप्टन शकील ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा फौरन कत्ल कर दिया जाए। सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील को किस तरह खत्म करें। माका ने कहा कैप्टन शकील तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है, लेकिन अभी इस पार्टी से खुफिया सरकारी राज उगलवाने हैं, इसलिए इनका फैसला सोच समझकर तमाम मेंबरान की रजामंदी से करेंगे। कैप्टन शकील ने उनसे कहा सर एक अर्ज है। पूछा क्या बात है? कैप्टन शकील ने कहा सर पार्टी की एक एजेंट मिस जूलिया आपके पास है। आपने उसे न्यूयॉर्क से अगवा करवाया था, वो आपके पास ही है? माका ने कहा हाँ वो लड़की हमारे पास है। कैप्टन शकील ने कहा जनाब मैं शुरू से ही उससे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी? आप उसे मुझे बख्श दें, मैं उससे शादी करूंगा। माका ने कहा अच्छा हम गौर करेंगे। इमरान समेत टीम के सारे मेंबर यहाँ कानों में मजदूरी कर रहे थे। उन पर सख्त निगरानी की जाती थी, जरा सी गफलत से उन्हें सख्त सजा दी जाती। जोसेफ गरीब का तो बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि उसे मिकदार के मुताबिक शराब नहीं मिल रही थी। ये कानें सोने की थीं जिनसे सोना निकाल कर साइंसी मशीनें मंगवाई जाती थी ताकि दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाए। उस हेडक्वार्टर में दिन रात सैकड़ों साइंसदान काम करते थे ताकि नई नई मशीनें ईजाद करें। उस शहर की आबादी तमाम तर तकरीब पसंदों पर मुश्तमिल थी। सिर्फ मजदूर ऐसे थे जो पकड़ कर लाए गए थे। कैप्टन शकील 2 बार यहाँ आकर उन्हें चेक कर गया था। उन्हें यहीं काम करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता और उस कोठरी के बाहर जबरदस्त पहरा होता। आज रात जैसे ही उन्हें कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया, इमरान उठ खड़ा हुआ। उसने सफदर को इशारा किया और दोनों ने अपनी पिंडलियों से बंधे हुए औजार निकाले जो वो सुबह कान से छुपा कर ले आए थे। रात ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सुरंग खोद कर कोठरी से बाहर निकल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने उन औजारों से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। सारी रात काम होता रहा। आखिर सुबह तक वो एक सुरंग खोदने में कामयाब हो गए। उनकी इतनी जल्दी कामयाबी की वजह यह थी कि जमीन बड़ी नरम थी। सुबह को वो फिर काम पर चले गए। अचानक इमरान की अंगूठी वाले ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान पेशाब करने के बहाने एक तरफ ओट में चला गया। कॉल ब्लैक जीरो की थी। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि कैप्टन शकील ने उसे रात कॉल किया था कि उसने अपनी हिकमत अमली से उनका एतबार हासिल कर लिया है। उसने जूलिया को भी आज़ाद करा लिया है और उसे सब कुछ बताकर अपने साथ रख लिया है। उसने उस जगह के मुताल्लिक काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं। उसके कहने के मुताबिक यहाँ का अहम हिस्सा पावर प्लांट है जिससे यहाँ का तमाम निज़ाम चल रहा है। पावर प्लांट किसी तरह तबाह कर दें तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको वो तबाह करने से पहले हमें यहाँ से निकल जाने वाले रास्ते पर निगरानी करनी पड़ेगी। इमरान ने उसे बताया कि उसे पहले ही इल्म था कि कैप्टन शकील जानबूझकर उन्हें सब कुछ बतला रहा है ताकि उनका एतबार हासिल करे, और वो वाकई उसमें कामयाब भी रहा। इमरान ने उसे सुरंग के मुताल्लिक भी बताया
और उसे कहा कि वो कैप्टन शकील को हिदायत करे कि वो रात को हमारी कोठरी के शुमाली वीरान हिस्से में कोठरी से तकरीबन 200 गज दूर आ जाए। हम उसे वहीं मिलेंगे। चुनाचे रात को वहां इमरान सफ्दर और कैप्टन शकील की मुलाकात हुई। कैप्टन शकील ने उसे सब कुछ तफसील से बताया। उसने कहा कि मैं अनकरीब उनके एक खास आदमी को जो मेरे ओहदे के बराबर है यहाँ धोखे से ले आऊंगा। तुम उसे खत्म करके उसका मेकअप कर लेना और अपना मेकअप उस पर कर देना। तुम उसे खत्म करके उसका मेकअप कर लेना और अपना मेकअप उस पर कर देना। मैं मेकअप का सामान भी मुहैया करूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उनकी तबाही के मुताल्लिक कुछ सोचेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सबको आजाद कराएंगे। कैप्टन शकील वापस चला गया और सफ्दर इमरान दोनों चुप कर सूरत हाल का मुआयना करने लगे। इधर उधर फिरते फिराते वो जैसे ही एक गैलरी में घुसे उन्हें मशीनें चलने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें एक बहुत बड़े हॉल से आ रही थी, जिनके दरवाजे पर 2 आदमी मशीन गन्ने उठाए खड़े थे। इमरान और सफदर फौरन एक दूसरी गैलरी में मुड़ गए। इस तरह छुपते छुपाते उन्होंने तमाम हेडक्वार्टर को अच्छी तरह देख लिया। अब उनके काम करने के लिए आसानी हो गई। चुनाचे वो वापस अपनी कोठरी में चले गए ताकि आइंदा लाहे अमल पर गौर कर सकें। 2 दिन बाद इमरान को खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए इत्तला मिली कि कैप्टन शकील एक अफसर को जिसकी जगह इमरान ने लेनी थी लेकर रात को कोठरी के पास आ रहा है। चुनाचे रात को मुकर्रर वक्त पर इमरान और सफदर वहीं छुप कर खड़े हो गए। दूर से उन्हें कैप्टन शकील और एक और आदमी जो कद-क़ामत में ही इमरान के बराबर था बातें करते हुए नजर आए। कैप्टन शकील के हाथ में एक छोटा सा बैग था। जैसे वो इमरान के पास से गुजरे, इमरान ने उछलकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन इमरान की गिरफ्त में वो हिलने से भी माजूर हो गया था। इमरान उसे उठाकर कोठरी में ले आया। कैप्टन शकील भी साथ था। उसे देखकर जोसेफ और दीगर अफराद गुस्से में आ गए क्योंकि उन्हें सही पोजीशन का इल्म नहीं था। इमरान ने उन्हें रोका और सही सूरत हाल से आगाह किया। अब उस आदमी को खत्म करने का मसला था। इमरान ने उसके हाथ पांव बांध कर जमीन पर गिरा दिया। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम? लेकिन वो चुप रहा। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया। उसने उसकी नाक पकड़कर अंदर से दबाई। उसकी नाक में से खून आने लगा। फिर उसने आसानी से अपना नाम बता दिया। बोला, मेरा नाम पानाकी है। इमरान ने कहा, नापाकी? ये क्या नाम है? वो बोला, नापाकी नहीं, पानाकी। उस शख्स ने झुंझला कर कहा। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी बीवी है? वो बनचक्का रह गया। बोला, क्यों? इमरान ने मासूमियत से कहा, बस वैसे ही पूछ लिया था। वो हैरत ज़दा होकर बोला, हाँ है। इमरान ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार दो। पानाकी पर एक बार फिर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने जबरदस्ती कपड़े उतरवाए। उसकी कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि उसके लबो लहजे पर पूरा काबू पा सके। आधे घंटे के बाद वहां सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी बन चुका था और पानाकी इमरान। मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि इसे खत्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि इसे किस तरह खत्म किया जाए। इमरान बोला, ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए। इसके तसव्वुर से ही सबके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि यह खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था, इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी और इंसान सिसक कर मरता था। कैप्टन शकील ब्लेड लेकर आगे बढ़ा तो पानाकी ने जान बचाने के लिए इंतहाई जद्दोजहद की। वो रहमालूद निगाहों से इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। कैप्टन शकील ने सपाट चेहरे से उसकी कलाई की रग काट दी। रग के कटते ही खून फव्वारे की तरह उबल कर बाहर निकलना शुरू हो गया था। सब शिशदर होकर उसे देखते रहे। खून मुतवातिर निकल रहा था और पानाकी का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुर्दनी की तरफ माइल होता जाता था। अब कमजोरी से उसकी आंखें बंद होने लगी और वो आखिरी बार तड़पा और बेहोश हो गया। और फिर बेहोशी ही में एक हल्की सी तलब के साथ खत्म हो गया। अब सामने किसी को इस तरह मरते देखना और चुपचाप खड़े रहना सीक्रेट सर्विस के कई मेंबरान के लिए ये पहला और भयानक तजुर्बा था। उनके लाशौर ने उन्हें झंझोड़ डाला। सफदर सोचने लगा कि आखिर ये भी तो एक इंसान था, इसके भी ये एहसानात थे। सैकड़ों अरमान इसके दिल में भरे होंगे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो अभी पूरी न हुई होंगी। हमें क्या हक है कि एक इंसान को सिसका सिसका कर मारें? वो दुश्मन था लेकिन था तो इंसान। आज इंसानियत कहाँ मुंह छुपा गई। लेकिन फिर उसके ख्याल का धारा मुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो एक अजीम फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। अगर एक आदमी मरने से करोड़ों आदमियों की जान बच जाती है तो यह कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंसानियत की बहाली के लिए फौन की अशद जरूरत होती है, चाहे वो खून दुश्मन का हो या दोस्त का। इंसानियत की देवी की परवरिश खून पर ही होती है। एक का खून सैकड़ों के लिए अमृत बन जाता है। तकरीबन ऐसे ही ख्यालात सबके जहनों में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इमरान इन ख्यालात से बेपरवाह
कैप्टन शकील के साथ आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत कर रहा था। आखिर ये तय हुआ कि इमरान और शकील वापस चले जाएंगे और उनके जाने के 1 घंटे के बाद टीम के मेंबर शोर मचा देंगे और अपनी बातों से चौकीदारों को मुतमईन कर देंगे कि जहां के जुल्म और पाबंदी को बर्दाश्त न करते हुए उनके साथी ने खुदकुशी कर ली है। और वाकई उन सब ने चौकीदारों से लेकर अफसरों तक वो यकीन दिला दिया कि मरने वाला इमरान ही था और मामला दब गया। चंद दिन के बाद उसी तरह एक और शख्स को खत्म करके उन्होंने सफदर को भी आजाद करा लिया। अब प्रोग्राम था पावर प्लांट की तबाही का, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी यह थी कि पावर प्लांट के तबाह होने से पूरा हेडक्वार्टर तबाह नहीं होता था। यह ठीक था कि उसकी तबाही से सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता, लेकिन मुकम्मल तबाही नामुमकिन थी। और इमरान के ख्याल में जब तक उस हेडक्वार्टर की मुकम्मल तबाही न हो उस वक्त तक माकाजोंगा की तंजीम का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। और ये बात यकीनी थी कि अगर पावर प्लांट की तबाही के बाद भी वो यहीं रहते तो जरूर पकड़े जाते, क्योंकि उन्होंने सख्ती से चेकिंग करनी थी। चुनांचे ये फैसला हुआ कि पहले तमाम कानों और अहम जगहों पर डायनामाइट लगा दी जाए, उसके बाद पावर प्लांट तबाह कर दिया जाए और जब सारा निजाम अबतर हो जाए तो फिर डायनामाइट को आग लगाकर खुद बाहर निकल जाने की कोशिश की जाए। सफदर, तुम बाएं तरफ मुड़कर 1 नंबर गैलरी में हॉल नंबर 14 की तरफ जाओ। वहां की चौकीदार को खत्म करके तुम चौकीदार का रूप धारो, उसके बाद हम वहां आएंगे। सफदर फौरन उधर रवाना हो गया। इमरान और कैप्टन शकील उस कोठरी की तरफ चल पड़े जहां उनके दीगर साथी कैद थे। इमरान चूंकि पानाकी के मेकअप में था, इसलिए उसके आने जाने पर कहीं भी रोक टोक न थी। उन्होंने चौकीदारों से दरवाजा खोलने को कहा कि चौकीदारों ने बिला रोक टोक दरवाजा खोल दिया। इमरान और कैप्टन शकील अंदर गए तो जोसेफ और तनवीर में चोंचे लड़ रही थीं। कैप्टन शकील और इमरान को देखकर वो लोग चुप हो गए। पानाकी के मेकअप में वो इमरान को जानते थे। जोसेफ, तनवीर और नाशाद, तुम तीनों अब से 2 घंटे के बाद सुरंग से बाहर निकलकर हमारा इंतजार करना। आज तमाम रात तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। उधर सफदर जब हॉल नंबर 14 के करीब पहुंचा तो चौकीदार रात को उसे अपनी तरफ आता देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उसे सलाम किया, क्योंकि सफदर दरअसल चौकीदारों के अफसर के मेकअप में था। सफदर ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर उससे दरियाफ्त किया, तुम्हारी ड्यूटी जहां कितने बजे तक थी? चौकीदार ने कहा, सुबह 6 बजे तक जनाब। सफदर बोला, देखो होशियारी से ड्यूटी देना, सो मत जाना। हाँ, जरा दरवाजा चेक करो, खुला तो नहीं है। चौकीदार ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो सफदर ने अचानक उसका मुंह दबा दिया। उसने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन सफदर ने सख्ती से उसका मुंह और नाक दबा दिया था। हवा न मिलने से वो चंद ही लम्हों में बेहोश हो गया। सफदर ने पिस्तौल का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मार दिया। अब चौकीदार कम से कम सुबह तक होश में नहीं आ सकता था। सफदर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और चौकीदार को पहनाए और चौकीदार की वर्दी खुद पहनकर वहां पहरा देने लगा। उसने चौकीदार को घसीट कर एक बेंच की आड़ में डाल दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद कैप्टन शकील और इमरान वहां आ पहुंचे। उन्होंने सफदर को मखसूस इशारा किया। सफदर ने जवाब में उन्हें तसल्ली दी। हॉल नंबर 14 दरअसल असलहे का स्टोर था। उसकी हिफाजत का इंतजाम तमाम तर साइंसी था। एक चौकीदार तो सिर्फ वहां इसलिए तैनात किया गया था कि कोई शख्स गलती से उसकी दीवार या दरवाजे न छू बैठे। हॉल नंबर 14 की दीवारों में जबरदस्त करंट था और उसके साथ घंटियां मुंसलिक थीं। जरा भी दीवार को छुआ जाता तो एक तो इतना जबरदस्त झटका लगता कि इंसान उछलकर दूर जा गिरता, दूसरा लगातार घंटियां बजने लग जाती। दरवाजे को दोहरा बनाया गया था। बाहर के दरवाजे पर ऐसी शुआओं का एक चक्कर चल रहा था जो नजर नहीं आती थी, लेकिन अगर उनका चक्कर जरा भी कट जाता तो हेड ऑफिस में घंटियां बजने लग जाती। और सबसे बड़ा खतरा भी इन्हीं शुआओं से था। सबसे पहले उन्होंने वो बटन ढूंढना था जिसके बंद करने से ये शुआएं बंद हो जाती। उन्होंने गौर से दरवाजे के आसपास देखना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई बटन नजर न आया। आखिर सफदर ने मक्खी के सर जितना एक बटन दरवाजे के पास देखा। उस पर चूंकि हल्का सुनहरी रंग कर दिया गया था और सारे दरवाजे का रंग सुनहरी था, इसलिए वो आसानी से क्या गौर से देखने पर भी नजर नहीं आता था। ये तो इत्तेफाक था कि सफदर की नजर बटन पर पड़ गई। इमरान ने आहिस्ता से उंगली से दबाकर बटन को बंद कर दिया, लेकिन अब भी नामालूम सा खतरा था कि हो सकता है कि ये बटन वो न हो। चुनांचे कैप्टन शकील ने पिस्तौल की नाल दरवाजे के साथ लगाई। चंद मिनट तक वो इंतजार करते रहे और कोई अमल ना हुआ। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि वही बटन ठीक था। अब एक मसला तो हल हुआ, अब दरवाजे के करंट का मसला था। इमरान ने जेब से एक कटर निकाला और दरवाजे की जड़ में से गुजरने वाली एक पतली सी तार को काट दिया। एक शोला सा लपका और सारा करंट खत्म हो गया। उन्होंने हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहने और दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजे पर पड़े हुए ताले को इमरान ने एक मामूली सी मुड़ी हुई तार से खोल डाला। इमरान इस तरीके से ताले खोलने में माहिर था। वो इतनी फुर्ती और इतनी तेजी से ताले खोलता था कि देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे ताला उसके इशारे से खुल गया। दरवाजा खुल गया। ये हॉल बहुत बड़ा था।
उसमें जदीद तरीन असलहे के ढेर लगे हुए थे। इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील को डायनामाइट उठाने को कहा। उन्होंने डायनामाइट काफी मिकदार में उठा लिया और फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आए। अब वो तीनों तेजी से कानों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जितने भी चौकीदार मिले वो सफदर को देखकर कुछ न कहते। वो कोठरी के पास गए तो उन्होंने नाशाद, तनवीर और जोसेफ को वहां खड़े देखा। ये तीनों खुफिया सुरंग से बाहर निकल आए थे। उन्होंने बोझ को बांट लिया और कुछ अफराद कानों की तरफ चल पड़े। कानें काफी दूर थीं, इसलिए इमरान ने तनवीर, नाशाद और जोसेफ के जिम्मे ये काम लगाया कि वो कानों के नजदीक जमीन के नीचे डायनामाइट लगा दें और तार डायनामाइट से तबाह करने वाली मशीन कोठरी के नजदीक लगा दें और उस वक्त तक उसकी हिफाजत करें जब तक हम खुद यहाँ पहुंचकर इसकी तबाही के ऑर्डर न दें। चुनाचे ये तीनों तो अपने मिशन की तरफ चल पड़े। अब इमरान, कैप्टन शकील और सफदर के जिम्मे सबसे मुश्किल काम था, यानी पावर प्लांट तबाह करना, और ये तीनों उसे तबाह करने के लिए चल पड़े। पावर प्लांट दरअसल एक बहुत बड़े हॉल में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को कहते थे। उस हॉल में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं जिन पर सैकड़ों साइंसदान दिन रात काम करते रहते। इन मशीनों का काम दरअसल ऐसी ताकत पैदा करना था जिससे ज़मानो मकान की दूरी खत्म हो जाए। ये मशीन दिन रात जलती रहती। इनसे एक नया जौहर, जिसे लोग सोरिकियम कहते थे, तैयार हो रहा था। ये जौहर एटम से भी करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था और अगर वाकई ये जौहर काफी मिकदार में हो जाए तो इससे ऐसे ऐसे खतरनाक बम बनाए जा सकते थे जो हजम में सिर्फ एक छोटे से कैप्सूल के बराबर होती, लेकिन तबाही में हजारों बमों को पीछे छोड़ जाते। ऐसे जहाज तैयार हो सकते थे जिनकी रफ्तार का शायद कोई आम शख्स अंदाजा भी न कर सकता हो। गरज ये कि सैकड़ों तबाह कुन चीजें तैयार हो सकती थीं। इस जौहर का इल्म अभी बाकिया दुनिया वालों को नहीं था। ये दरअसल एक जर्मन साइंसदान का दरियाफ्त करदा जौहर था और उस पर पैसा माका जोंगा ने लगाया था। अगर इस जौहर को इंसानी भलाई के कामों में लगाया जाता तो हकीकत में ये दुनिया एक जन्नत बन जाती। लेकिन इंसानी जहन हमेशा ज्यादा तखरीब की तरफ माइल रहता है। खूरेजी और जुल्म इंसान की हैवानी जुबिल्लत को तस्कीन पहुंचाते हैं। इनसे भी ज्यादा एक और जज्बा है जिसने बड़ी नौ इंसान को अजल से लेकर आज तक चैन से नहीं बैठने दिया, और वो है आला इक्तिदार हासिल करना। और यही जज्बा यहाँ काम कर रहा था। पावर प्लांट का हॉल फन तामीर का नादिर तरीन शाहकार था। ये प्लांट करीबन 1 मील लंबा था और आधा मील चौड़ा। चूंकि ये तमाम हेडक्वार्टर जमीन दोस्त था, इसलिए इतना बड़ा हॉल जमीन दोस्त तैयार कर लेना वाकई फन तामीर का अजूबा था। बहरहाल उसकी हिफाजत के लिए इंतहाई पुरस्रार इंतजाम किया गया था। ऐसे इंतजामात को देखकर हर शख्स उसे नाकाबिल तस्खीर कहता था। उसमें बगैर इजाजत आदमी तो आदमी मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन कैप्टन शकील, सफदर और इमरान तीनों इस नाकाबिल तस्खीर चीज को तस्खीर करने चले थे। जूलिया को इमरान ने एक बिल्कुल अलहदा काम सुपुर्द कर दिया था। उसके जिम्मे इंतजामात करने थे जिनसे वो आसानी से यहाँ से फरार हो सकते थे। पावर प्लांट की हिफाजत के लिए सबसे मौसर किरदार एक मशीन अदा कर रही थी जो उस दरवाजे के बीच में लगी हुई थी। यह मशीन दरअसल एक छोटा सा पायदान था और उस पर से गुजरते हुए महसूस भी नहीं होता था कि हमें कोई चेक कर रहा था। ये मशीन गुजरते हुए इंसान के ख्यालात और तसव्वुरात को नुमाया कर देती थी, और अगर ख्यालात में जरा सी भी तब्दीली पाई जाती तो इंसान दूसरा कदम उठाने से पहले ही खत्म हो जाता था। हॉल की दीवारों को ऐसे मसाले से तैयार किया गया था जिसको नपब नहीं लगाई जा सकती थी। दरवाजे में ख्यालात पढ़ने की मशीन के अलावा चौखट में एक छोटा सा बल्ब भी हर वक्त जलता बुझता था। ये बल्ब दरअसल टेलीविजन कैमरे के लिए आंख का काम देता था। उसके नीचे से जो चीज भी गुजर जाती, ये उसकी तस्वीर बनाकर एक और मशीन को भेज देता जो अपने रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर को चेक करती है कि आया ये शख्स यहाँ काम करता है या नहीं। नए आदमी को काम देने से पहले इस आदमी की तस्वीर का रिकॉर्ड उस मशीन में जमा कराना पड़ता। चुनाचे तस्वीर मिलते ही ये मशीन एक लम्हे में रिकॉर्ड चेक कर लेती, और अगर ये आदमी गलत होता उस मशीन से एक लहर निकलती और वो शख्स जलकर राख हो जाता। चौखट से एक इंसान सही सलामत गुजर जाना एक मौजज़ा था। ये एक लंबी सी गैलरी थी। इसमें एक ऐसा निज़ाम तैयार किया गया था जिसके तहत इंसान का चलते चलते एक्सरे हो जाता था। उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, हड्डियों और हड्डियों के गूदे की तफसील मशीन निकाल लेती और फिर उन्हें अपने रिकॉर्ड से मिलाती। अगर सही होता तो इंसान भी महसूस न करता कि मौत उसके सर से गुजर चुकी है, और अगर जरा सा भी शक पड़ जाता तो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता। मशीन एक बार फिर सारी चेकिंग करती। अगर अब वो रिकॉर्ड मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो गैलरी की छत में लगे हुए बेशुमार रंगीन बल्बों में से किसी एक में से एक लहर निकलती और इंसान बुखारात बनकर हवा में मिल जाता। उस गैलरी से सही सलामत निकल जाने के बाद कोई शख्स उस हॉल में पहुंच सकता है। सफदर और कैप्टन शकील ने सोचा कि इन इंतजामात से बच निकलना उनके बस की बात नहीं, लेकिन इमरान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सब कुछ कर लेगा
और इमरान की तसल्ली बजाते खुद बहुत इत्मीनान बख्श थी। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, सफदर और कैप्टन शकील, जब तुम दरवाजे से गुजरो तो अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नीचे हो, ताकि बल्ब तुम्हारी तस्वीर न उतार सके। उसके बाद गैलरी में जैसा होगा देखा जाएगा। और अब वो तीनों पावर प्लांट के पास पहुंच चुके थे। आने वाले लम्हात का ख्याल आते ही सफदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उनकी जरा सी गलती सबको हमेशा हमेशा के लिए सफाए हस्ती से मिटा देती। बहरहाल पूरी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए वो तीनों आगे बढ़ते चले गए। सबसे आगे आगे इमरान था, उसके बाद सफदर और आखिर में कैप्टन शकील। इन तीनों की जेबों में कोई बम या पिस्तौल नहीं था, क्योंकि इमरान के ख्याल में अगर उनकी जेब में ऐसी कोई चीज होती तो वो एक लम्हे में पकड़े जाते। अब दरवाजा बिल्कुल सामने आ गया था। छोटा सा दरवाजा था जिस पर की गई हसीन गुलकारी उसे बड़ा जाज़बे नजर बना रही थी, लेकिन जाज़बियत गलत आदमी के लिए मौत का पैगाम बन जाती। इमरान ने अपना पहला कदम कालीन पर रख दिया और फिर दूसरा कदम, और फिर वो सही सलामत कालीन को पार कर गया। अब सफदर की बारी थी। सफदर ने भी कालीन पर कदम रखते ही पूरी कुव्वत इरादी से अपने जहन को खाली कर दिया और फिर वो भी सही सलामत बाहर निकल आए। इसी तरह कैप्टन शकील भी पार हो गया। उन तीनों ने अपने मुंह नीचे किए हुए थे, इसलिए उनकी तस्वीर भी न खिंच सकी। अब सामने मौत की गैलरी थी। उस गैलरी में जैसे ही उन तीनों ने कदम रखे, अचानक छत पर लगा हुआ एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान ने खतरे का नारा लगाया। अचानक एक बल्ब से एक लहर तेजी से निकली, लेकिन इमरान उस लहर से पहले ही छलांग लगा चुका था। लहर एक कालीन पर पड़ी और वहां पड़ा हुआ कालीन बुखारात बन गया। इमरान चीखा, दौड़ो, और वो तीनों अंधाधुंध भागने लगे। अचानक छत पर बल्बों की लहरें कूदने लगी, लेकिन वो इंतहाई फुर्ती और तेजी से बच रहे थे। आधा रास्ता उन्होंने तय कर लिया था। अचानक कैप्टन शकील ने सफदर को धक्का दिया और सफदर मुंह के बल आगे जा गिरा। जहां से सफदर का जिस्म आगे हुआ था वहीं लहर पड़ी और सफदर बाल बाल बच गया। अब इमरान बचता रहा था कि वो पिस्तौल क्यों नहीं लाए। अगर पिस्तौल साथ होते तो कम से कम ये बल्ब तो तोड़ देते। उनके चारों तरफ बिजलियां सी कौंध रही थीं। किसी भी लम्हे उन तीनों में से कोई एक या तीनों खत्म हो सकते थे, लेकिन कुदरत अभी तक तो उन्हें बचा रही थी। अचानक इमरान ने नीचे पड़े हुए कालीन को देखा। रास्ते ही में बुखारात बन चुका था, लेकिन वो तीनों एक और बल्ब की जद में आ चुके थे। अब तीनों ने कालीनों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। यह भी एक इंतहाई मुश्किल काम था। भागते हुए कालीन उठाकर ऊपर फेंकना भी उन्हीं लोगों का काम था। खुदा खुदा करके इमरान तो गैलरी को पार कर गया। दूसरे ही लम्हे सफदर भी। अब कैप्टन शकील था। तीसरे लम्हे एक लंबी छलांग में उसे भी सही सलामत गैलरी से पार कर दिया। अब वो एक छोटे कमरे में थे। उस भयानक गैलरी में से सही सलामत निकल आना उन्हें अजीब महसूस हो रहा था। शायद कुदरत को अभी उनकी जिंदगी मकसूद थी, जो वो सही सलामत उस गैलरी से निकल आए थे। इमरान भी महसूस कर रहा था कि इससे ज्यादा भयानक रास्ता उसने कभी तय नहीं किया था। उनका जिस्म पसीने से तरबतर था। चंद मिनट उस कमरे में लगाकर दरवाजा खोलकर हॉल में घुस गए थे। हॉल में घुसते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार इतना वसी व अरीज हॉल देख रहे थे। हॉल में सैकड़ों की तादाद में अजीबोगरीब मशीनें लगी हुई थी और हजारों आदमी वहां काम कर रहे थे। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी ने भी उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा, क्योंकि उनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि कोई गलत शख्स भी दरवाजे और गैलरी को पार करके हॉल में दाखिल हो सकता है। इसलिए वो मुतमईन थे। ये तीनों उन मशीनों के पास से गुजरते चले गए। इमरान ने कैप्टन शकील को मखसूस इशारा किया और कैप्टन शकील ने कोने में लगी हुई एक मशीन का रुख किया। दूसरे ही लम्हे सफदर भी एक दूसरी मशीन की तरफ मुड़ गया। इमरान का रुख दरमियान में लगी हुई एक बहुत बड़ी मशीन की तरफ था। कैप्टन शकील ने जिस मशीन का रुख किया था वो एक छोटी सी मशीन थी जिस पर एक आदमी काम कर रहा था। वो मशीन के हैंडल को पकड़े सामने लगे हुए डायल को बगौर देख रहा था। थोड़ी देर डायल को देखने के बाद उसने हैंडल छोड़ दिया और इत्मीनान से पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से उसे मशीन की तरफ खींच लिया। कैप्टन शकील का एक हाथ उसके मुंह पर था। एक लम्हे में वो बेहोश हो गया। कैप्टन शकील ने उसका मखसूस लिबास उतारा और खुद पहन लिया और फिर उसका गला घोंट दिया। अब कैप्टन शकील उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। वो हैंडल को पकड़े इस तरह गौर से मशीन के डायल को देख रहा था। मशीन के डायल पर सैकड़ों सुर्ख और सब्ज हिंसे बने हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ रंग की सुइयां घूम रही थीं। उधर सफदर जिस मशीन की तरफ गया था वो ऑटोमेटिक थी। उस पर कोई आदमी न था। इमरान ने जिस मशीन का रुख किया वो एक बहुत बड़ी मशीन थी। उस पर 10 आदमी काम कर रहे थे। इमरान ने कंधे पर हाथ मारा और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, इमरान ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। वो चकराता हुआ नीचे जा गिरा। बाकी साथी शिश्तर खड़े देखते रहे। इमरान ने उसी लम्हे एक जोरदार सीटी बजाई
और खुद उछलकर एक जोरदार ठोकर मशीन के बने हुए डायल पर मारी। डायल चकनाचूर हो गया क्योंकि इमरान ने खास तौर पर उस बूट के आगे लोहे की पत्ती चढ़ाई हुई थी। चुनाचे जैसे ही वो डायल टूटा, एक जोरदार गूंज पैदा हुई और उस मशीन के तमाम बल्ब बुझ गए। उधर सफदर ने ऑटोमेटिक मशीन के मुख्तलिफ बटन दबा दिए और मशीन रुक गई। सफदर उसे रुका हुआ देखकर दूसरी मशीन की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद ही कदम चला होगा कि पहली मशीन एक जोरदार धमाके से फट गई। सफदर इस बार भी बाल बाल बच गया। अभी वो चंद ही कदम चला होगा कि पहली मशीन एक जोरदार धमाके से फट गई। सफदर इस बार भी बाल बाल बच गया। उधर कैप्टन शकील ने हैंडल को उल्टा घुमा दिया। एक जोरदार गूंज पैदा हुई। कैप्टन शकील भागकर उस मशीन से परे हट गया। वो मशीन भी गलत इस्तेमाल की वजह से फट गई। उस मशीन का फटना था कि सारे हॉल में जोरदार धमाके होने लगे और मुख्तलिफ मशीनें जोरदार धमाकों से फटने लगीं। दरअसल कैप्टन शकील वाली मशीन गैस मशीन थी। उस मशीन से मखसूस गैस सारी मशीनों को जाती थी। हैंडल उल्टा घुमाने से गैस का दबाव हर मशीन में बढ़ गया और दबाव की वजह से मशीनें फटने लगीं। सारे हॉल में भगदड़ मच गई। काम करने वाले तमाम लोग गैलरी की तरफ भागे। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील भी उनमें शामिल हो गए। जैसे ये तीनों गैलरी में पहुंचे, बल्बों से लहरें कूदने लगी, लेकिन हर बार उनकी फुर्ती उन्हें बचा जाती और उनकी जगह कोई और शख्स उसकी जद में आ जाता। अभी उन्होंने आधी गैलरी पार की थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो। हर चीज जेरे जमीन होकर रह गई। तमाम लोग औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़े। इमरान को शदीद झटका लगा, लेकिन उसने अपने आसान काबू रखे और वो तेजी से गैलरी पार कर गया। चंद ही लम्हों के बाद कैप्टन शकील और सफदर भी गैलरी को पार कर गए और तेजी से एक तरफ भागने लगे। अभी वो तीनों 10-12 कदम ही दूर गए थे कि एक और कान फाड़ धमाका हुआ और इतना जोरदार धमाका हुआ कि पावर प्लांट के परखचे उड़ गए और इमरान, कैप्टन शकील और सफदर तीनों तेजी से उस कोठरी की तरफ भागे जा रहे थे जहां तनवीर, नाशाद और जोसेफ डायनामाइट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और उन्हें सिर्फ इमरान, कैप्टन शकील और सफदर का इंतजार था। उसी लम्हे चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर और उधर से इधर भाग रहे थे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। जूलिया को न्यूयॉर्क के साहिल से हेडक्वार्टर ले जाया गया था, जहां उस पर काफी सख्तियां करने के बावजूद उसका मुंह बंद रहा। फिर कैप्टन शकील ने उसे रिहा करके अपने साथ मिला लिया। पहले तो कैप्टन शकील को गद्दार समझकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन जब कैप्टन शकील ने उसे तमाम किस्सा सुनाया तो उसका गुस्सा जाता रहा। जिस दिन पावर प्लांट की तबाही का मंसूबा था, उस दिन जूलिया के जिम्मे हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के इंतजाम थे। जूलिया ने उनके रनवे का पता चला लिया। चुनाचे वो सीधी रनवे गई। उसने 4-5 हेलीकॉप्टर खड़े देखे। ये तमाम रनवे अंडरग्राउंड था। कंट्रोल रूम में बटन दबाने से ऊपर की छत एक तरफ हो जाती और तैयारे और हेलीकॉप्टर आसानी से बाहर परवाज कर जाते। अब मसला था ऐसे इंतजामात करने का कि फौरन एक हेलीकॉप्टर और कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया जाता। चुनाचे वो सीधी कंट्रोल रूम में चली गई। कंट्रोल रूम ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, हेलो जूलिया, इंसर कैसे भूल गई? क्योंकि कैप्टन शकील के साथ रहने से सब लोग उसे अच्छी तरह जान गए थे। जूलिया ने कहा, वैसे ही सैर करने आई थी। ऑफिसर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, आइए तशरीफ रखिए। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शुक्रिया। फिर बोली, आप लोगों का आसमान देखने को जी नहीं चाहता? ऑफिसर ने लगावट से कहा, हम तो रोजाना आसमान देखते रहते हैं। जूलिया ने हैरत से कहा, वो कैसे? ऑफिसर ने साथ लगे हुए बोर्ड में से एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। एक हल्की सी गिरगिराहट से पूरे रनवे की छत एक तरफ सरक गई और ऊपर आसमान साफ नजर आने लगा। जूलिया आसमान को देखकर खुशी से तालियां बजाने लगी। बहुत खूब, बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और वाकई ये अजूबा है। ऑफिसर बोला, जी हाँ, आपकी दुआ है। जूलिया ने सुर्ख रंग का बटन जहन में रखते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी वजह से मैंने काफी मुद्दत के बाद आसमान देख लिया। ऑफिसर ने पूछा, क्या आप स्विस हैं? जूलिया ने आह भरकर कहा, जी हाँ, मैं स्विस हूँ। ऑफिसर बोला, तो आप इन काले लोगों के साथ कैसे मिल गई? जूलिया बोली, बस मुकद्दर की खराबी समझिए। ऑफिसर बोला, कैप्टन शकील ने अच्छा किया जो माका जोंगा की इताअत में आ गए। हम लोग जल्द ही तमाम दुनिया को फतह कर लेंगे और फिर कैप्टन शकील को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। जूलिया बोली, जी हाँ, देखिए कब मिलती है। मैं तो अब यहाँ के माहौल से उकता गई हूँ। ऑफिसर ने हैरत से पूछा, क्यों? उसने मासूमाना लहजे में कहा, दरअसल मैं कहती हूँ यहाँ से निकलूं तो किसी इंग्रेज से शादी करूं। वो ऑफिसर भी इंग्रेज था। ये सुनकर वो पूरी तरह संभल कर बैठ गया। बोला, इंग्रेज से क्यों? जूलिया बोली, दरअसल मुझे इंग्रेज बहुत अच्छे लगते हैं।
बाउसूल, कनात पसंद और रूमानी तबीयत के मालिक। जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा दी। ऑफिसर बोला, लेकिन क्या कैप्टन शकील उसको गोरा करेंगे? वो बोली, अरे शकील की परवाह कौन करता है, ये तो मजबूरी थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना ऐसे लोगों की तरफ तो मैं आंख उठाकर भी ना देखूं। ऑफिसर ने बिल्कुल लट्टू होते हुए कहा, आप फिक्र न करें, बंदा हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर है। अब वो जूलिया को भूखी नजरों से देख रहा था। जूलिया ने कहा, शुक्रिया, मैं आपके बारे में भी गौर करूंगी। आप भी तो अंग्रेज हैं। वो बोला, जी हाँ, आप फिक्र न करें, मैं हर तरह से आपकी खिदमत करूंगा। जूलिया ने आखिरी फंदा फेंकते हुए कहा, नहीं फिक्र न करें, आप तो वैसे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब ऑफिसर पूरी तरह धंधे में आ चुका था। जूलिया बोली, मैंने आज तक हेलीकॉप्टर अंदर से नहीं देखा, आप मुझे हेलीकॉप्टर दिखाकर मेरी ये हसरत पूरी करेंगे? ऑफिसर ने उठते हुए कहा, जरूर जरूर, आइए, ये कौन सी बड़ी बात है। वो और जूलिया निकल कर रनवे पर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। ये हेलीकॉप्टर रनवे के एक कोने में खड़ा था। उस ऑफिसर ने जूलिया का हाथ थाम लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। जूलिया ने कोई एतराज न किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती रही। वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। ऑफिसर ने जूलिया को हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया और जूलिया उछलकर अंदर बैठ गई। ऑफिसर ने उसे अच्छी तरह समझाया कि किस तरह हेलीकॉप्टर चलता है और किस तरह परवास करता है। काफी देर तक वो उसे समझाता रहा। फिर वो जूलिया का बोसा लेने के लिए झुका, लेकिन जूलिया ने उसे हाथ से हटा दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ऑफिसर भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जूलिया ने हेलीकॉप्टर की पोजीशन को अच्छी तरह समझ लिया। चलाना तो उसे पहले ही अच्छी तरह आता था। दरअसल वो देखना चाहती थी कि हेलीकॉप्टर की टैंकी में पेट्रोल कितना है, और उसने देख लिया कि हेलीकॉप्टर की टैंकी भरी हुई थी। उसे इत्मीनान हो गया। अब वो और ऑफिसर दोबारा कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे। कंट्रोल रूम में जाकर वो काफी देर बैठी रही। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग उछल पड़े। सारे लोग सरासीमा होकर कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए। जूलिया समझ गई कि वो पावर प्लांट तबाह हो चुका है। सब लोग हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आया कि ये धमाका कैसा हुआ। चंद ही मिनटों के बाद और जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तरफ आग के शोले बुलंद होते नजर आए। थोड़ी देर बाद वो सब लोग इधर उधर भागते नजर आए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जूलिया आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर की तरफ खिसक रही थी। जोसेफ, तनवीर और नाशाद डायनामाइट के बंडल उठाए कान की तरफ चले गए। वो आम लोगों की नजरों से छुप कर जा रहे थे। आम रास्ते से हटकर वो एक छोटी सी गैलरी से गुजरे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मजदूर हों। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। कानों के पास पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर भारी मिकदार में डायनामाइट लगा दिया और उस पर एक छोटी सी मशीन फिट कर दी। यह मशीन वायरलेस सिस्टम पर काम करती थी। वायरलेस पर जब मखसूस फ्रीक्वेंसी मिलाई जाती तो उस मशीन का बटन दब जाता और डायनामाइट फट पड़ता। कानों के करीब डायनामाइट दफन करने के बाद वो माका जोंगा के खास रिहाइशगाह और दफातर की तरफ चले। रास्ते में उन्हें एक ऑफिसर ने रोक लिया। कौन हो तुम और ये क्या लिए जा रहे हो? तनवीर ने कहा, हम मजदूर हैं और ये सामान दफ्तर पहुंचाना है। ऑफिसर बोला, दिखाओ मुझे। चाहिए। ऑफिसर कोई फर्ज शिनास मालूम हो रहा था। तनवीर ने डायनामाइट का बंडल नीचे रखा और फिर अचानक उछल कर ऑफिसर को जोर से टक्कर मारी। ऑफिसर को टक्कर चूंकि गफलत में लगी थी, इसलिए वो जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही तनवीर ने उसका गला दबोच लिया। ऑफिसर ने काफी जिद्दोजहद की, लेकिन तनवीर ने उसे उस वक्त छोड़ा जब उसकी रूह कफ़स अंसरी को परवास कर चुकी थी। तनवीर ने उसकी लाश उठाकर एक तरफ कोने में डाली और खुद बंडल उठाकर आगे चले गए। दफातर के करीब पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर डायनामाइट का पूरा बंडल जमीन पर दफन कर दिया और उस पर भी वही मशीन फिट कर दी। ये मशीन छोटी सी थी और सरसरी तौर पर भी देखने से बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अब उनका आखिरी निशाना उनकी रिहाइश गाहें थी। वो तीनों तीसरा बंडल उठाते रिहाइश गाहों की तरफ चल पड़े। ये बंडल जोसेफ ने उठाया हुआ था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता रिहाइश गाहों के करीब होते जा रहे थे। रिहाइश गाहों पर पहरा था। अचानक एक पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। उसके हाथ में एक मशीन गन थी। बोला, कौन हो और इधर क्यों जा रहे हो? नाशाद ने मज़ाहिया लहजे में कहा, हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज है? चौकीदार भी जोसेफ की तरह हट्टा कट्टा था, इसलिए जोसेफ के हाथों में खुजली सी होने लगी। उसने चुपके से वो बंडल तनवीर के हाथ में दे दिया और फौरन आगे बढ़कर चौकीदार के करीब चला गया। उसे बोला, जरा एक मिनट मेरी बात सुनो। चौकीदार ने उखड़े हुए लहजे में कहा, क्या बात है? जोसेफ बोला, तुम सुनो तो सही। दरअसल जोसेफ उसे एक आड़ में ले जाना चाहता था। चौकीदार जोसेफ के साथ चल पड़ा। एक तरफ ले जाकर जोसेफ ने उसे कहा, जरा संभल कर मिस्टर। और फिर चौकीदार की नाक पर जोरदार मुक्का पड़ा और चौकीदार लड़खड़ाया। जोसेफ बोला, खूब, तुम में तो काफी जान मालूम होती है। मशीन गन तो मुक्के के धक्के से गिर पड़ी थी। जोसेफ ने ठोकर मारकर उसे दूर फेंक दिया। अब जोसेफ बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह तैयार था।
चौकीदार हुई मुकाबले में डट गया। उसने जोसेफ को मुक्का मारना चाहा, लेकिन जोसेफ ने उसे एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से जोरदार पंच मारा और चौकीदार लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उसके नाक और मुंह से खून उबल पड़ा। तनवीर और नाशाद ने मौका गनीमत समझकर वहीं करीब ही तीसरा बंडल भी दबा दिया। इतनी देर में जोसेफ ने चौकीदार को अधमुआ कर दिया और फिर जोसेफ ने उसका गला दबा दिया। उसकी लाश एक तरफ डालकर अब वो तीनों तेजी से दोबारा अपनी कोठरी की तरफ चल पड़े थे। चलते चलते जोसेफ ने मशीन गन भी उठा ली जो उसने तनवीर को दे दी। कैप्टन तनवीर की जेब में वायरलेस पर फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आला पड़ा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका भी कहीं करीब ही हुआ था। वो समझ गए कि इमरान का मंसूबा कामयाब हो चुका है। अभी कोठड़ी से वो काफी दूर था। अचानक एक तरफ से गोली चलने की आवाज आई और गोली जोसेफ के बाजू में घुसती चली गई। जोसेफ ने एक हल्की सी चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दफातर के करीब एक चौकीदार हाथ में राइफल लिए खड़ा है। गालिबन उनको भागते देखकर उसने गोली चला दी। कैप्टन तनवीर ने जोसेफ को जख्मी देखा तो नाशाद को इशारा किया कि जोसेफ को थाम ले और खुद मुड़कर उस चौकीदार की तरफ मशीन गन चला दी। मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार का जिस्म गोलियों की बौछार में तलाबाजियां खाने लगा। मशीन गन की आवाज सुनकर काफी चौकीदार उधर से इधर निकल आए, लेकिन ये तीनों इतनी देर में आड़ में हो चुके थे। अचानक एक बार फिर कान फाड़ धमाका हुआ। फिर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग सरासीमा होकर भागने लगे। ये तीनों भी उनमें शामिल हो गए। उनका रुख कोठड़ी की तरफ था। थोड़ी देर में वो कोठड़ी के करीब पहुंच गए। जोसेफ ने एक हाथ से जख्मी बाजू को संभाला हुआ था जिससे लगातार खून निकल रहा था। अभी उन्हें कोठड़ी के पास पहुंचे चंद लम्हे हुए थे कि इमरान, सफदर और शकील भागते हुए उनके करीब पहुंच गए। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा। अब चारों तरफ खतरे के अलार्म बज रहे थे। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा, मंसूबा तैयार है? वो बोला, हाँ, कान, दफातर और रिहाइश गाह में। वो बोला, हेलो। वो बोला, ठीक है, वायरलेस सेट निकालो। तनवीर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन वो चौंक पड़ा कि वो वायरलेस सेट भागते हुए कहीं गिर पड़ा था। इमरान ने तनवीर का रंग बदलते हुए देख कर कहा, क्या हुआ? वो बोला, वायरलेस सेट गुम है। सफदर बोला, क्या? ये कैसे हुआ? सफदर को सारे मंसूबे और मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। तनवीर ने उदास होकर कहा, मालूम नहीं, कहीं गिर पड़ा। सफदर बोला, गिर पड़ा? अरे ये भी कोई शायर का दिल है जो कहीं गिर पड़ता? इमरान ने मिसरे के जोड़ जोड़ हिला दिए। मेरा दिल आपके पाँव में गिर पड़ा है। चलो कोई बात नहीं प्यारे, अब जूलिया के इश्क में ठंडी आहें भरो। सफदर ने इमरान की बकवास पर ध्यान न देते हुए कहा, अब क्या करें? इमरान ने एक हाथ कान में रखते हुए एक मिसरा पढ़ा। आओ मिलकर प्यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। सबके इस बेवत रागनी पर मुंह बन गए। इतनी देर में चारों तरफ सिपाही फैल गए जिनके हाथों में मशीन गन्नें थी। उन्होंने नाकाबंदी कर ली थी और अब वो मुश्तबा अफराद को ढूंढ रहे थे। सफदर बोला, जाओ तनवीर, उसी रास्ते वापस जाओ और वायरलेस सेट ढूंढ कर रनवे की तरफ हमें आकर मिलना। तनवीर अभी मुड़ा ही था कि एक शख्स तेज तेज कदम उठाता पास से गुजरा। उसने जाते जाते वायरलेस सेट इमरान के हाथ पर रख दिया और बोला, रनवे X2। ये यकीनन X2 की आवाज थी। अगले ही लम्हे वो एक गैलरी में मुड़ गए थे। X2 को यूं आजादी से माँ का जोंगा के हेडक्वार्टर में चलते फिरते देखकर सफदर, नाशाद और तनवीर हैरान रह गए, लेकिन जल्दी ही वो संभल गए क्योंकि अब एक एक लम्हा कीमती था। वो फौरन रनवे की तरफ चले, लेकिन अब रनवे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी और हर आदमी को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही थी, चाहे वो अफसर हो या आम मजदूर। इमरान ने तनवीर से मशीन गन ली और उन्हें इशारा किया कि वो उससे अलहदा होकर चलें और सीधे रनवे पहुंचे। वहां जूलिया ने कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। वो जब आगे बढ़े तो चौकीदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मशीन गन की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार सीने पर हाथ रखे जमीन पर तड़पने लगे। भागते भागते उन्होंने भी चौकीदारों के हाथों से मशीन गन ले ली। अब बाकी चौकीदारों ने मोर्चे संभाल लिए। यहां भी सफदर मशीन गन लिए एक तरफ खड़ा हो गया। उसने चौकीदारों के जवाब में फायरिंग कर दी। अब चौकीदारों पर दो तरफ से फायरिंग हो रही थी और बाकी लोग दूसरी गैलरी से छुपकर रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक इमरान की तरफ से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फायरिंग बंद हो गई। सफदर समझ गया कि इमरान ने दरअसल चाल चली है। उसने और भी ज्यादा शिद्दत से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसके पास राउंड खत्म हो गए। अब उसने मशीन गन फेंकी और एक तरफ भागा, लेकिन मोड़ मुड़ते ही तीनों आदमियों ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। लेकिन सफदर 3 आदमियों के बस का नहीं था। चुनांचे अपनी कोहनी एक की पसलियों में इतने जोर से मारी कि वो चीख मार कर जमीन पर बैठ गया। दूसरे पर लात चली, तीसरे को टक्कर और फिर वो तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और सफदर आगे भाग रहा था। अंधाधुंध मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता गया। आगे अचानक उसे महसूस हुआ कि आगे रास्ता बंद है। वो साइड में मुड़ गया। उसे वही असलहा खाना नजर आया जहां से उन्होंने डायनामाइट, वायरलेस सेट
और डायनामाइट पर लगाने वाली मशीन उठाई थी। इस बात साथ ही पावर प्लांट फटने से उसकी दीवारें टूट गई थीं और असलहा हर तरफ बिखरा पड़ा था। सफदर जल्दी से एक बड़े सुराख से अंदर चला गया। उसने डायनामाइट के 3 बंडल उठाए, उन्हें खाली पेटियों के ढेर के पीछे रख दिए और उन पर मशीन फिट कर दी। बाकी असलहे में से एक मशीन गन उठाकर उसने हाथ में ले ली। 10 दस्ती बम उसने अपनी जेब में डाल दिए और फिर रनवे की तरफ चल पड़ा। अब असलहा खाने से उसे रास्ता आता था, चुनाचे वो छुपता छुपाता रनवे के करीब पहुंच गया। रनवे पर पहरा लगा हुआ था। टीम के बाकी मेंबरान और इमरान उसे कहीं भी नजर ना आए। अचानक उसे जूलिया नजर आ गई, जो एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी थी और हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। अफरा तफरी में किसी की नजर उस पर न पड़ी। सफदर ने तेजी से रनवे की सड़क पार की और छुपता छुपाता उस हेलीकॉप्टर की तरफ खिसकने लगा जिसके करीब जूलिया खड़ी थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब पहुंचा, जूलिया ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस वक्त हालात इतने नाजुक थे। सफदर ने उसके हाथ में चुपके से एक दस्ती बम दे दिया और खुद साथ ही एक ट्रक नुमा गाड़ी के पीछे गया। थोड़ी देर में कैप्टन शकील, तनवीर, नाशाद और जोसेफ भी पहुंच गए। जोसेफ का खून बहना खुद ब खुद बंद हो गया था। जूलिया ने सफदर से कहा, सफदर तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सामने लगे हुए बोर्ड में सुर्ख रंग का बटन दबा दो। सफदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चौकीदार को परे हटाकर वो सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया। उधर जूलिया ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अभी वो अच्छी तरह बैठे भी न थे कि चौकीदारों की नजर पड़ गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जूलिया बड़ी घबराई। सफदर ऑफिसर के नजदीक जाकर सीधा बोर्ड की तरफ पड़ गया और एक सेकंड के बाद उसने सबके दरमियान लगे हुए सुर्ख रंग के बटन को दबा दिया। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और रनवे पर लगी हुई छत एक तरफ हट गई। सफदर ने यह सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि सब हैरान बैठे के बैठे रह गए। सफदर फौरन वापसी के लिए मुड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सबको होश आया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन सफदर ने दस्ती बम एन खींच कर कंट्रोल रूम में फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम के परखचे उड़ गए। उधर जैसे ही छत हटी, जूलिया ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेरा दे रहा था। अब टीम में सफदर और इमरान बाकी रह गए थे। एक मिनट कीमती था। जूलिया ने हेलीकॉप्टर को आहिस्ता से ऊंचा किया। इतनी देर में सफदर करीब पहुंच चुका था। उसने दौड़कर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। अभी उसके पर जमीन से 2-3 फुट ही ऊंचे उठे कि हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगा और सफदर के हाथ छूट गए। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। दरअसल जूलिया जल्दी से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल न कर सकी थी, इसलिए झटका लगा था। सफदर जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया। लेकिन सफदर ने दस्ती बम निकालकर चारों तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाके हुए और दुश्मन के सिपाहियों के परख चोड़ गए। हेलीकॉप्टर अब काफी ऊंचा उठ चुका था। इमरान का अभी तक कोई पता न था। अचानक एक तरफ से इमरान एक आदमी को उठाए हुए आता नजर आया। इमरान का जिस्म जख्मी था, चेहरे पर खराशें थीं। जिस आदमी को उसने अपनी कमर पर लाद रखा था वो बेहोश मालूम होता था। इमरान के पीछे एक और कद आदम भरे हुए जिस्म वाला शख्स भी दौड़ता हुआ नजर आया। उसने भी एक भारी भरकम शख्स को कमर पर लादा हुआ था। जूलिया का हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा उठ गया था। चुनाचे अब वो एक और हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन दुश्मन के सिपाहियों ने एक बार फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इमरान और उस दूसरे शख्स को जैसे सफदर पहचान गया कि ये वही शख्स है जिसने उन्हें वायरलेस सेट दिया था और जो यकीनन X2 है। उन्होंने अपनी कमर पर लादे हुए आदमियों को जोर से जमीन पर पटका और दुश्मन से दस्तबदस्त लड़ने लगे। इमरान के जौहर देखने के काबिल थे। जख्मी होने के बावजूद भी वो बेइंतहा फुर्ती से लड़ रहा था। उधर X2 के जोरदार मुक्कों ने हशर बर्पा कर दिया। सफदर भी हत्तुल मकतूर लड़ रहा था कि ऊपर से जूलिया ने उन्हें देख लिया। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कैप्टन शकील ने मशीन गन से दुश्मन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि सफदर, इमरान और X2 भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कैप्टन शकील का निशाना इतना सही था कि मजाल के कोई गोली उनको लगती। फायरिंग से आने वाले घबरा कर इधर से उधर भागे। जूलिया ने हेलीकॉप्टर वापस उतारा और सफदर, X2 और इमरान ने 2 आदमियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में फेंका, फिर खुद भी सवार हो गए। अब हेलीकॉप्टर दोबारा उठने लगा था। सफदर ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा, अभी तक हम पर बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ और ना ही हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान बुरा, दरअसल वो माका जोंगा के अहकामात के मुंतजिर हैं और माका जोंगा इस वक्त बेबस हुए हमारे सामने पड़े हैं। सब ने हैरत से कहा, माका जोंगा क्या? यही माका जोंगा है। इमरान बोला, जी यही है जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के ख्वाब दिख रहे थे। X2 एक तरफ चुपके से बैठा था। सब उसकी तरफ चोर नजरों से दिख रहे थे, लेकिन साफ मालूम होता था कि X2 मेकअप में है। मेकअप भी बेढंगा था।
उसके बेढंगे होने का मकसद ही यही था कि सब अच्छी तरह पहचान जाएं कि ये मेकअप है। जब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा निकल गया तो इमरान ने जेब से वायरलेस सेट निकालकर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। एक लम्हे के बाद जोरदार धमाके हुए और फिर नीचे आग के शोले और पत्थर हवा में उड़ते नजर आए। माकाजोंगा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और माकाजोंगा दोनों इमरान की हिरासत में थे। सब ने इत्मीनान का सांस लिया और हेलीकॉप्टर इमरान के मुल्क की तरफ उड़ा जा रहा था।